Okay guys, good evening. बादाम बादाम खा के आए हो? आज जरूरत पड़ेगी. Okay, so today we will be starting a new topic in geography, a very important topic with your examination perspective, and that is climatology. In simple words, guys, when we talk about climatology, climatology is the study of the atmosphere. So now, guys, we will be studying about the atmosphere. हमारी स्टडीज कुल मिला के 4 पार्ट्स में डिवाइडेड होंगी. We will be talking about 4 things. First, I will be giving you certain introduction of the atmosphere. After the introduction, guys, we will be talking about the characteristics of the atmosphere. Then we will be discussing about a newly discovered concept that is known as air masses. And then lastly, we will be talking about the global climatic classification. तो गाइस ये 4 चीजें हैं जो हम लोग पढ़ेंगे क्लाइमेटोलॉजी में. इंट्रोडक्शन में हम लोग एटमॉस्फेयर के फॉर्मेशन के बारे में, एटमॉस्फेयर के कंपोनेंट्स के बारे में, एटमॉस्फेयर के स्ट्रक्चर के बारे में, इन सब चीजों के बारे में बातचीत करेंगे. We'll be talking about formation, the components and the structure. Characteristics, guys, is possibly the most important part for you. Guys, characteristics में एटमॉस्फेयर की 3 मेजर कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं जिसके बारे में हम लोगों को बातचीत करनी है. There is atmospheric temperature. There is atmospheric pressure, and then lastly there is atmospheric moisture. टेम्परेचर है, प्रेशर है और मॉइस्चर है. These are the 3 major, or these are the 3 characteristics of the atmosphere about which we need to understand. ज्यादातर क्वेश्चंस आपको यहीं से मिलेंगे. तभी मैंने कहा आपके एग्जामिनेशन पर्सपेक्टिव से ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है. एयर मासेस एक स्टैंड अलोन टॉपिक है. ये एक सिंगल टॉपिक है जिसको हम लोग डिस्कस करेंगे. अब गाइस, ग्लोबल क्लाइमेटिक क्लासिफिकेशन में एक बात याद रखिएगा. ये मैं इसलिए बता रहा हूं ताकि आप लोग कंफ्यूज ना हो. गाइस, ग्लोबल क्लाइमेटिक क्लासिफिकेशन में हमारे पास 2 टाइप की क्लासिफिकेशंस हैं. वी हैव जनरल क्लासिफिकेशन and we have specific classifications. प्लीज रिमेंबर, स्पेसिफिक क्लासिफिकेशंस वो हैं जो हमें
कुछ साइंटिस्ट ने दी थी। एक का नाम था कोपन, एक का नाम था ट्रेवार्था, एक का नाम था थॉर्नवेट। We have Kopan's classification, we have Trevartha's classification, we have Thornwaite's classification. इनमें से कोपन की क्लासिफिकेशन आपको एनसीईआरटी में दे रखी है, ये आपको जीएस के लिए नहीं पढ़ना है। Neither of these classifications you have to read for GS. पहले भी मैंने बोला है, दोबारा बोलता हूं, ये मत समझना एनसीईआरटी में जो कुछ भी दे रखा है वो आपके सिलेबस में है, वो सीबीएसई के सिलेबस के हिसाब से लिखी गई है, यूपीएससी के सिलेबस के हिसाब से नहीं। जनरल क्लासिफिकेशन हैज बीन गिवन बाय वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल एसोसिएशन। सिर्फ यही एक क्लासिफिकेशन है जो आपको पढ़नी है। The only classification that you have to study is the general classification. ये एनसीईआरटी में नहीं दे रखी है, ये जीसी लियोंग में दे रखी है। It is not given in NCERT, it has been given in GC लियोंग। तो अगर आपको जनरल क्लासिफिकेशन के लिए बुक चाहिए, देन दैट बुक इज जीसी लियोंग। बाकी ये जितने भी टॉपिक्स मैंने लिखे हैं, ये सारे के सारे टॉपिक्स एनसीईआरटी में दे रखे हैं। ऑल ऑफ देम आर गिवन इन द 11th एनसीईआरटी। तो इतना काम है गाइस जो हम लोगों को क्लाइमेटोलॉजी में करना है। सो नाउ गाइस लेट अस कम टू आवर फर्स्ट टॉपिक, दैट इज फॉर्मेशन ऑफ द एटमॉस्फेयर। सबसे पहले क्योंकि हम लोग एटमॉस्फेयर के बारे में बात करने वाले हैं, तो बट ऑब्वियसली हमें सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि एटमॉस्फेयर बना कैसे था। नाउ गाइस इट इज एस्टिमेटेड दैट द एज ऑफ द एटमॉस्फेयर is around 4.2 to 4.5 billion years। जो एटमॉस्फेयर की एज है वो 4.2 से लेके 4.5 बिलियन के बीच में है। गाइस ओरिजिनली हमारी अर्थ गैसियस फॉर्म में थी, गैसियस फॉर्म से हमारी अर्थ कौन सी फॉर्म में आई? लिक्विड फॉर्म में आई, और फाइनली हमारी अर्थ सॉलिडिफाई हो गई। सो दिस इज द गैसियस फॉर्म, दिस इज द लिक्विड फॉर्म, दिस इज द सॉलिड फॉर्म। और इन सारे के सारे फॉर्म्स की फॉर्मेशन कैसे हुई? ड्यू टू द प्रोसेस ऑफ कूलिंग। गैसियस फॉर्म जब कूल हुई तो लिक्विड बनी, लिक्विड फॉर्म जब कूल हुई तो सॉलिड बनी। द एटमॉस्फेयर वॉज फॉर्म्ड ड्यूरिंग द लिक्विड फॉर्म। एटमॉस्फेयर की फॉर्मेशन लिक्विड फॉर्म में हुई थी। जब अर्थ लिक्विड फॉर्म में आ चुकी थी, consider this is the liquid earth। तो अभी भी अर्थ में बहुत सारे ऐसे सब्सटेंसेस थे जो गैसियस फॉर्म में थे। There were still many substances inside the earth that were in gaseous form। ज्यादातर सब्सटेंसेस तो लिक्विड फॉर्म में आ चुके थे, बट अभी भी कुछ ऐसे सब्सटेंसेस थे जो गैसियस फॉर्म में थे, क्योंकि गैसेस की डेंसिटी लिक्विड से कम होती है।
इसी वजह से गाइस ये जो गैसियस फॉर्म वाले सब्सटेंसेस थे, इन सब्सटेंसेस ने राइज करना स्टार्ट किया, क्योंकि जो हल्की चीज होती है वो राइज करती है. These gaseous substances started rising. When these gaseous substances started rising, there were three gases that basically rose: hydrogen, helium, and hydrogen sulfide. तीन गैसेस थी गाइस, जिन तीन गैसेस की हम लोगों को राइजिंग देखने को मिली: हाइड्रोजन, हीलियम और हाइड्रोजन सल्फाइड की. जब इन गैसेस ने राइज किया तो इनकी जो राइजिंग वेलोसिटी थी वो अर्थ की एस्केप वेलोसिटी से कम थी. The rising velocity was lesser than the escape velocity. Escape velocity क्या होती है? This is the minimum velocity required to escape the gravitational force of the earth. अर्थ के ग्रेविटेशनल फोर्स को एस्केप करने के लिए जो मिनिमम वेलोसिटी चाहिए होती है, दैट इज द एस्केप वेलोसिटी, approximately equals to 11.2 kilometers per second. कोई भी चीज अगर 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी या इससे ज्यादा वेलोसिटी से राइज करेगी तो वो अर्थ की ग्रेविटेशनल फील्ड को छोड़ के आउटर स्पेस में चली जाएगी. लेकिन क्योंकि इन गैसेस की वेलोसिटी एस्केप वेलोसिटी से कम थी, इस रीजन की वजह से ये गैसेस अर्थ की ग्रेविटेशनल फील्ड को एस्केप नहीं कर पाई. और जब ये गैसेस अर्थ की ग्रेविटेशनल फील्ड को एस्केप नहीं कर पाई तो ये सारी की सारी गैसेस अर्थ के लिक्विड सरफेस के चारों तरफ अक्यूमुलेट हो गई. और जब ये अर्थ के लिक्विड सरफेस के चारों तरफ अक्यूमुलेट हो गई, देन अराउंड द सरफेस of the earth, a region only consisted of gases. This region, guys, is called as the atmosphere. तो जब ये गैसेस अर्थ के सरफेस के चारों तरफ अक्यूमुलेट हो गई तो क्या हुआ गाइस, इन गैसेस के अक्यूमुलेशन की वजह से अर्थ के सरफेस के चारों तरफ एक ऐसा रीजन बन गया जिस रीजन में सिर्फ और सिर्फ गैसेस थी. और इसी रीजन को गाइस हम लोग क्या बुलाते हैं? इसी रीजन को हम लोग एटमॉस्फेयर बुलाते हैं. This region is known as the atmosphere. तो यहां पर सबसे पहली बात ये समझनी है कि जब इनिशियल एटमॉस्फेयर की फॉर्मेशन हुई थी तो आप लोग बचपन से रट्टा मारते चले आए होंगे, नाइट्रोजन 78%, ऑक्सीजन 21%, आर्गन 0.8%, कार्बन डाइऑक्साइड 0.04%. वो सब कुछ उस समय एटमॉस्फेयर में नहीं था. एटमॉस्फेयर में इनिशियली हमारे पास कौन कौन सी गैसेस थी? The initial gases that we had in the atmosphere were hydrogen, helium and hydrogen sulfide. These were the only three gases that were initially present in the atmosphere.
लेकिन गाइस टाइम के साथ साथ क्या हुआ? टाइम के साथ साथ देयर वर चेंजेस इन द एटमॉस्फेरिक कंपोजिशन। टाइम के साथ साथ गाइस एटमॉस्फेरिक कंपोजिशन चेंज हुई। जब एटमॉस्फेरिक कंपोजिशन चेंज हुई तो सबसे पहला फिनोमेना जिसकी वजह से एटमॉस्फेरिक कंपोजिशन चेंज हुई थी वाज वॉल्केनिक इरप्शंस। जब गाइस वॉल्केनिक इरप्शंस होते हैं तो वॉल्केनिक इरप्शंस में देयर इज emission of huge amount of gases। ह्यूज अमाउंट में गैसेस जो हैं वो वॉल्केनिक इरप्शन से निकल के आती है। अब गाइस वॉल्केनिक इरप्शंस में मेजरली 4 गैसेस हैं जो 4 गैसेस निकलती हैं। First is water vapor, then we have carbon dioxide, then we have methane, and lastly we have ammonia. Water vapor, carbon dioxide, methane and ammonia are the major gases that are emitted during a volcanic eruption। इन गैसेस को गाइस हम लोग वॉल्केनिक गैसेस भी कहते हैं। तो बात को ध्यान से समझिए, वॉल्केनिक इरप्शंस की वजह से ये चारों की चारों गैसेस एटमॉस्फेयर में लिबरेट होती रही। जब ये चारों गैसेस एटमॉस्फेयर में लिबरेट होती रही तो टाइम के साथ साथ इन गैसेस की कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज होती चली गई। The concentration of these gases increased, and when the concentration of these gases increased guys, तो इन गैसेस की कॉन्सेंट्रेशन के इंक्रीज होने की वजह से अब हमारे एटमॉस्फेयर में टोटल मिला के कितनी गैसेस हो गई? टोटल मिला के we had 7 gases। There was hydrogen, there was helium, there was hydrogen sulfide, there was water vapor, there was carbon dioxide, there was methane and there was ammonia। ये जो सातों की सातों गैसेस की कॉम्पोजिशन है, इसी को गाइस वी कॉल एज द सेकंड एटमॉस्फेयर ऑफ द अर्थ। इसे हम अर्थ का सेकंड एटमॉस्फेयर कहते हैं। हाइड्रोजन, हीलियम और हाइड्रोजन सल्फाइड फर्स्ट एटमॉस्फेयर है एंड दिस इज the second atmosphere। अब इनमें से 2 गैसेस, वाटर वेपर और अमोनिया, इन दोनों गैसेस में गाइस हम लोगों को प्रोसेस देखने को मिलता है फोटोलिसिस का। We see the process of photolysis। What is photolysis? Guys, photolysis is breakdown due to light। कुछ मॉलिक्यूल्स ऐसे होते हैं जिनके ऊपर जब हाई एनर्जी रेडिएशंस पड़ती हैं तो वो हाई एनर्जी रेडिएशंस की वजह से अपने जो भी कॉम्पोजिट एलिमेंट्स होते हैं
यानी कि जो एलिमेंट्स उन्हें बना रहे होते हैं उनमें ब्रेक डाउन हो जाते हैं और इसी प्रोसेस को हम लोग फोटोलिसिस कहते हैं। जैसे आपने बहुत बार देखा होगा, जो दवाई की बॉटल्स होती हैं उनके ऊपर लिखा होता है कीप अवे फ्रॉम डायरेक्ट सनलाइट, इसी वजह से लिखा होता है। उसमें बहुत सी कंपाउंड्स ऐसी होती हैं जो फोटोलिसिस अंडरगो करती हैं। अगर आप उसे डायरेक्ट सनलाइट में रख देंगे तो उसकी केमिकल कॉम्पोजिशन चेंज हो जाएगी, दवाई खराब हो जाएगी। तो गाइस, जब वाटर वेपर का फोटोलिसिस हुआ तो वाटर वेपर चेंज हो गया हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में, और जब अमोनिया का फोटोलिसिस हुआ तो अमोनिया चेंज हो गई नाइट्रोजन और हाइड्रोजन में। सो व्हेन द फोटोलिसिस ऑफ water vapor took place, it got broken down into hydrogen and oxygen, and when photolysis of ammonia took place, it got broken down into nitrogen and hydrogen. तो अब ध्यान से सोचिए, अब हमारे एटमॉस्फेयर में कितनी गैसेस हो गई? How many gases were there in the atmosphere? हाइड्रोजन तो पहले से ही थी, हीलियम भी थी, H2S थी। वाटर वेपर में से हाइड्रोजन निकल गया तो सिर्फ क्या बचा? ऑक्सीजन बचा। कार्बन डाइऑक्साइड थी, मीथेन थी, और अमोनिया में से जब हाइड्रोजन निकल गया, क्योंकि हाइड्रोजन को जब हम एक बार लिख चुके हैं तो बार बार तो नहीं लिखेंगे, तो अब क्या बचा? नाइट्रोजन बची। दिस इज गाइस आवर थर्ड एटमॉस्फेयर। तो आप लोग इसे इस तरीके से भी समझ सकते हैं, इफ यू थिंक अबाउट दिस, it was due to photolysis that the two present major components of the atmosphere, that is nitrogen and oxygen, were created. फोटोलिसिस से पहले नाइट्रोजन और ऑक्सीजन नहीं थे, फोटोलिसिस की वजह से ही नाइट्रोजन और ऑक्सीजन क्रिएट हुए। अब गाइस, ऐसा माना जाता है थर्ड एटमॉस्फेयर के क्रिएट होने के बाद हाइड्रोजन एंड हीलियम एस्केप्ड आउट। हाइड्रोजन और हीलियम एस्केप आउट हो गए और हमारे पास सिर्फ और सिर्फ ये गैसेस बची। These were the remaining gases. अब इन गैसेस की जब हम लोग बात करते हैं तो ये गैसेस अभी भी हमारे एटमॉस्फेयर की प्रेजेंट कंपोजिशन में है। All these gases are found in the present composition of the atmosphere. नाइट्रोजन भी है, ऑक्सीजन भी है, हाइड्रोजन सल्फाइड भी है, कार्बन डाइऑक्साइड भी है, मीथेन भी है। सिर्फ फर्क कितना है? फर्क तो नहीं, सिर्फ हाइड्रोजन सल्फाइड और मीथेन को हम लोग इसलिए मेंशन नहीं करते हैं क्योंकि ये दोनों की दोनों गैसेस किस में प्रेजेंट हैं? ट्रेसेस में प्रेजेंट हैं, बहुत ही स्मॉल अमाउंट्स में प्रेजेंट हैं। अब गाइस, जब हाइड्रोजन और हीलियम एस्केप आउट कर गए, उसके बाद जो बची हुई गैसेस थी H2S, O2, CO2, CH4 एंड N2, इसी को हम लोग हमारा फोर्थ एटमॉस्फेयर कहते हैं। वी कॉल इट एज द फोर्थ एटमॉस्फेयर। गाइस, फोर्थ एटमॉस्फेयर
when reached had conditions that could support life. फोर्थ एटमॉस्फेयर के पास ऐसी कंडीशंस थी कि ये एटमॉस्फेयर लाइफ को सपोर्ट कर सकता था। इसीलिए फोर्थ एटमॉस्फेयर के आने के बाद ही हम लोगों को अर्थ पे एवोल्यूशन ऑफ लाइफ देखने को मिलता है। फोर्थ एटमॉस्फेयर से पहले अर्थ पे ऐसी कंडीशंस नहीं थी कि लाइफ का एवोल्यूशन पॉसिबल हो। अब जब लाइफ का एवोल्यूशन हुआ तो लाइफ का एवोल्यूशन सबसे पहले किस फॉर्म में हुआ? फ्लोरा की फॉर्म में हुआ। फ्लोरा मींस वेजिटेशन, और जितना भी फ्लोरा होता है वो सारा का सारा फ्लोरा आप लोग जानते होंगे एक प्रोसेस अंडरटेक करता है, दैट इज नोन एज फोटोसिंथेसिस। क्या होता है फोटोसिंथेसिस में? कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर मॉलिक्यूल मिलके क्या प्रोड्यूस कर देते हैं? ग्लूकोज का मॉलिक्यूल प्रोड्यूस कर देते हैं और ऑक्सीजन प्रोड्यूस कर देते हैं। फोटोसिंथेसिस की इक्वेशन आपको पता होनी चाहिए। इन सब के आगे 666 लगा दो, इक्वेशन बैलेंस हो जाएगी। तो फोटोसिंथेसिस की वजह से जब कार्बन डाइऑक्साइड का कंजम्पशन हो रहा था तो कार्बन डाइऑक्साइड का अमाउंट एटमॉस्फेयर में धीरे धीरे करके कम होने लग गया, और क्योंकि ऑक्सीजन का प्रोडक्शन हो रहा था इसलिए ऑक्सीजन का अमाउंट धीरे धीरे करके बढ़ने लग गया। तो जब एवोल्यूशन ऑफ लाइफ हुआ तो कॉम्पोजिशनल चेंजेस तो नहीं आए, यानी कि कोई नया जिसे कहते हैं गैस ऐड या सब्सट्रैक्ट तो नहीं हुआ, बट डेफिनेटली कॉन्सेंट्रेशन चेंजेस आए। जो ऑक्सीजन था उसकी कॉन्सेंट्रेशन बढ़ने लग गई और जो कार्बन डाइऑक्साइड थी उसकी कॉन्सेंट्रेशन रिड्यूस होने लग गई। फाइनली फ्लोरा के बाद किसका एवोल्यूशन हुआ? फाउना यानी कि एनिमल्स का एवोल्यूशन हुआ, और क्योंकि एनिमल्स रेस्पायर करते हैं, रेस्पिरेशन शो करते हैं, इस रीजन की वजह से एनिमल्स के आने के बाद, क्योंकि एनिमल्स ऑक्सीजन का कंजम्पशन करने लग गए और कार्बन डाइऑक्साइड लिबरेट करने लग गए, जो ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड के लेवल्स थे वो लेवल्स क्या हो गए? वो लेवल स्टेबल हो गए। प्लांट्स जो भी ऑक्सीजन प्रोड्यूस करते थे उसे एनिमल्स ले लेते थे, कंज्यूम कर लेते थे, और एनिमल्स जो भी कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस करते थे उसे प्लांट्स कंज्यूम कर लेते थे। So this is how finally our present atmosphere was created. अब प्रेजेंट एटमॉस्फेयर कब बना था एग्जैक्टली इसके बारे में बहुत अलग अलग डेटा हैं, बहुत अलग अलग जिसे कहते हैं रिपोर्ट्स हैं। कुछ रिपोर्ट्स कहती हैं present atmosphere was formed as early as 2 billion years ago. Some reports suggest that it was formed only around 100 million years ago. तो हमें जब conflicting reports हैं तो हमें उसके जिसे कहते हैं facts में नहीं जाना है. We just need to understand that once the oxygen and carbon dioxide were stabilized, we had the formation of the present atmosphere. तो ये पूरी की पूरी कहानी हुई गाइस, जिस तरीके से हमारा प्रेजेंट एटमॉस्फेयर बना। तो पहले अर्थ गैसियस फॉर्म में, फिर अर्थ लिक्विड फॉर्म में, फिर अर्थ सॉलिड फॉर्म में,
एटमॉस्फेयर की फॉर्मेशन कौन सी फॉर्म में स्टार्ट हुई? एटमॉस्फेयर की फॉर्मेशन लिक्विड फॉर्म में स्टार्ट हुई। लिक्विड फॉर्म में अर्थ में अभी भी बहुत सारे गैसियस सब्सटेंसेस थे। इन गैसियस सब्सटेंसेस ने अपनी लेस डेंसिटी की वजह से राइज करना स्टार्ट किया। जब इन्होंने राइज किया तो इनकी राइजिंग वेलोसिटी एस्केप वेलोसिटी से कम थी और इसी वजह से ये जो गैसियस सब्सटेंसेस थे ये अर्थ की ग्रेविटेशनल फील्ड को एस्केप नहीं कर पाए। ये अर्थ की सरफेस के चारों तरफ अक्यूमुलेट होके रह गए और अर्थ के सरफेस के चारों तरफ ये जो रीजन बना जिसमें सिर्फ गैसेस की प्रेजेंस थी, इसी रीजन को हम लोग एटमॉस्फेयर कहते हैं। जब हम लोग एटमॉस्फेयर की बात करते हैं तो इनिशियली एटमॉस्फेयर में हमारे पास सिर्फ 3 गैसेस थी। कौन कौन सी गैसेस थी? वी हैड हाइड्रोजन, हीलियम एंड हाइड्रोजन सल्फाइड। इसी को गाइस हम लोग क्या बुलाते हैं? इसी को हम लोग अर्थ का फर्स्ट एटमॉस्फेयर बुलाते हैं। इसके बाद धीरे धीरे करके एटमॉस्फेरिक कॉम्पोजिशन में चेंजेस आए। ये चेंजेस कौन से प्रोसेस की वजह से आए? दीज चेंजेस केम इन ड्यू टू वॉल्केनिक इरप्शंस। वॉल्केनिक इरप्शंस की वजह से कौन कौन सी गैसेस ऐड हुई? वाटर वेपर, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन और अमोनिया वर दी गैसेस दैट वर एडेड ड्यू टू दी वॉल्केनिक इरप्शंस। अब हमारे एटमॉस्फेयर में कुल मिला के 7 गैसेस आ गई और इन्हीं 7 गैसेस को कंबाइंड फॉर्म में हम लोग क्या बुलाते हैं? वी कॉल एज दी सेकेंड एटमॉस्फेयर। इसमें से वाटर वेपर और अमोनिया का क्या हुआ? फोटोलिसिस हुआ, ब्रेकडाउन ड्यू टू लाइट हुआ और गाइस जब ये फोटोलिसिस हुआ तो वाटर वेपर कन्वर्ट हो गया हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में और अमोनिया कन्वर्ट हो गया नाइट्रोजन और हाइड्रोजन में। अब गाइस हमारे पास फिर से कुल मिला के 7 गैसेस थी लेकिन अब हमारे पास ऑक्सीजन और नाइट्रोजन आ गया था। इसी को हम लोग क्या बुलाते हैं? थर्ड एटमॉस्फेयर बुलाते हैं। थर्ड एटमॉस्फेयर में से हाइड्रोजन और हीलियम एस्केप आउट हो गई। इनकी जो वेलोसिटी थी वो किसी तरीके से एस्केप वेलोसिटी से ज्यादा हो गई और जब ये एस्केप आउट हो गई तो हमारे पास कुल मिला के सिर्फ 5 गैसेस बची, दैट इज H2S, O2, CO2, CH4 एंड N2। इसी को हम लोग क्या बुलाते हैं? इसी को हम लोग फोर्थ एटमॉस्फेयर बुलाते हैं। फोर्थ एटमॉस्फेयर बनने के बाद लाइफ का सपोर्ट पॉसिबल हुआ और जब लाइफ का सपोर्ट पॉसिबल हुआ सबसे पहले आया फ्लोरा। फ्लोरा ने फोटोसिंथेसिस दिखाया और इस फोटोसिंथेसिस की वजह से ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन बढ़ी और CO2 की कंसंट्रेशन कम हुई। फाइनली फाउना आ गया। फाउना ने जब रेस्पिरेशन शो किया तो O2 और CO2 की जो कंसंट्रेशन है वो स्टेबलाइज हो गई और जब ये कंसंट्रेशन स्टेबलाइज हो गई तो साइंटिस्ट का मानना है हमारा प्रेजेंट एटमॉस्फेयर अचीव हो गया। So this is what we need to understand about the story of the formation of the atmosphere. तो अब एक बात समझिएगा, हमें सिर्फ ये नहीं समझना है इसमें कि एटमॉस्फेयर बना कैसे था, हमें ये भी समझना है कि एटमॉस्फेयर में कॉम्पोजिशनल और कॉन्सेंट्रेशनल चेंजेस किस किस तरीके से आए हैं। इसके ऊपर यूपीएससी ने आपसे प्रीलिम्स में क्वेश्चन भी पूछा था last year, that which of the following are responsible for the formation of the present composition of the atmosphere। उसमें उन्होंने volcanic eruptions के बारे में बात की थी, उसमें उन्होंने evolution of life के बारे में बात किया था और उसमें उन्होंने फोटोलिसिस के बारे में भी बात किया था। उसमें जो ऑप्शन था वो ऑप्शन डी था, ऑल ऑफ दी अबव। एबीसी में ये तीनों ऑप्शन दे रखे थे तो वो दोबारा से भी इस टाइप का क्वेश्चन आपसे पूछ सकते हैं। सो दिस इज व्हाट वी नीड टू नो अबाउट द फॉर्मेशन। तो प्लीज गाइस पहले इसके बारे में कुछ बातें लिखिएगा, राइट डाउन सर्टेन थिंग्स अबाउट दिस, राइट डाउन। Climatology is the study of the atmosphere. Climatology is the
study of the atmosphere, which is defined as a region around the Earth's surface, a region around the Earth's surface, which only has the presence of gaseous form, which only has the presence of gaseous form, comma. Scientists believe that the atmosphere was created approximately 4.2 to 4.5 billion years ago. Approximately 4.2 to 4.5 billion years ago, during the liquid state of the Earth. During the liquid state of the Earth, comma. During that period, the Earth's composition still contained certain gaseous substances, which started rising from the liquid surface due to their lower density, comma. They were unable to escape the Earth's gravitational field. They were unable to escape the Earth's gravitational field and got concentrated around the surface, thereby forming the atmosphere. Comma. Hydrogen, helium and hydrogen sulfide were the gases that formed the initial atmosphere. Comma. With time, due to continuous volcanic eruptions, other gases were also added. Such as water vapor, carbon dioxide, methane and ammonia.
and thus the second atmosphere was created, and thus the second atmosphere was created, comma, due to high energy radiations from the sun, due to high energy radiations, अभी आगे बताऊंगा ये हाई एनर्जी रेडिएशंस क्या होती है, from the sun, photolysis of water vapor and ammonia took place, photolysis of water vapor and ammonia took place, leading to formation of oxygen and nitrogen, leading to formation of oxygen and nitrogen, comma, thus the third atmosphere was created, thus the third atmosphere was created, but somehow oxygen and hydrogen and helium escaped, but somehow hydrogen and helium escaped, leading to formation of fourth atmosphere, which had optimum characteristics to support life, which had optimum characteristics to support life, comma, when evolution of life took place, when evolution of life took place, it was initially in the form of flora, which when carried out photosynthesis, caused reduction in the amount of CO2, and increase in the concentration of oxygen, comma, it was only after the evolution of fauna, that oxygen and CO2 stabilized, and the present atmosphere was created, full stop. Next para. Hence it can be concluded that
changes in the nature of the atmosphere, that changes in the nature of the atmosphere took place due to volcanic eruptions, took place due to volcanic eruptions, comma, solar radiations, comma, solar radiations, and also living organisms, and also living organisms, full stop. तो ये तो गाइस हमारे एटमॉस्फेयर के फॉर्मेशन का सिनेरियो है। अब गाइस ये तो हम लोगों ने बातचीत करी कि एटमॉस्फेयर कैसे बना था और इनिशियली एटमॉस्फेयर में कौन कौन से सब्सटेंसेस हुआ करते थे। अब वी आर मोर कंसर्न्ड अबाउट द प्रेजेंट composition of the atmosphere। अब पहले तो जो भी था वो था, उससे हमें ज्यादा मतलब नहीं है। हमें तो जो प्रेजेंट सब्सटेंसेस एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट हैं उनसे ज्यादा मतलब है। अब गाइस जब हम लोग प्रेजेंट कंपोजिशन की बात करते हैं तो प्रेजेंट कंपोजिशन में जो भी सब्सटेंसेस हमारे एटमॉस्फेयर में हैं उन सब्सटेंसेस को हम दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। वी हैव स्टैटिक कंपोनेंट्स एंड वी हैव डायनेमिक कंपोनेंट्स। हमारे पास स्टैटिक कंपोनेंट्स है और हमारे पास डायनेमिक कंपोनेंट्स हैं। What are static components? Static components, guys, are those components the concentration of which remains same throughout the Earth's surface। यानी कि हम अर्थ सरफेस पे कहीं पर भी खड़े हैं, हर जगह इन कंपोनेंट्स की जो कंसंट्रेशन है वो कंसंट्रेशन सेम रहेगी। आप दिल्ली में खड़े हैं तब भी वही कंसंट्रेशन होगी, आप मुंबई में खड़े हैं तब भी वही कंसंट्रेशन होगी, आप लंदन में खड़े हैं, न्यूयॉर्क में खड़े हैं, कहीं पर भी हैं, हर जगह यू विल सी द सेम कंसंट्रेशन ऑफ द सब्सटेंसेस। डायनेमिक कंपोनेंट्स ऑन द अदर हैंड, जैसा आप लोग समझ गए होंगे, द कंसंट्रेशन ऑफ द सब्सटेंसेस और कंपोनेंट्स changes from place to place। ये वो कंपोनेंट्स होते हैं गाइस जिनकी कंसंट्रेशन प्लेस टू प्लेस चेंज होती है। जब हम लोग स्टैटिक कंपोनेंट्स के बारे में बात करते हैं तो स्टैटिक कंपोनेंट्स को गाइस वी आल्सो कॉल एज the gaseous components। और जब हम डायनेमिक कंपोनेंट्स की बात करते हैं then dynamic components are also called as the non-gaseous components। तो हमारे पास स्टैटिक और डायनेमिक दोनों टाइप के कंपोनेंट्स होते हैं। we have gaseous components and we have नॉन गैसियस कंपोनेंट्स। अब पहले से ही बता देता हूं, हमारे लिए गैसियस कंपोनेंट ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, हमारे लिए नॉन गैसियस कंपोनेंट्स ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं। Now when we talk about the gaseous components और the static components, guys बचपन से आप लोग पढ़ते चले आए हैं,
वही है हमारे स्टैटिक कंपोनेंट्स. वी हैव नाइट्रोजन, वी हैव ऑक्सीजन, वी हैव आर्गन, वी हैव कार्बन डाइऑक्साइड, वी हैव नियॉन, हाइड्रोजन, ओजोन एंड मीथेन. तो हमारे पास गाइस कुल मिला के 8 मेजर गैसेस हैं. वैसे तो बहुत सारी गैसेस हैं, बट 8 मेजर गैसेस हैं जो हमारे एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट हैं. दे आर नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, आर्गन, कार्बन डाइऑक्साइड, नियॉन, हाइड्रोजन, ओजोन एंड मीथेन. जिसमें आप लोगों ने बचपन से रट्टा मारा ही हुआ है. नाइट्रोजन is approximately 78% by volume. Oxygen is approximately 21% by volume. Argon is approximately 0.8% by volume. Carbon dioxide is approximately 0.04% by volume. And neon, hydrogen, ozone and methane are in traces. ये गाइस ट्रेसेस में है. ट्रेसेस को वी कैन कंसिडर एज अप्रोक्सीमेटली 0.1% बाय वॉल्यूम ईच. ईच गैस जो है इन चारों में अप्रोक्सीमेटली 0.1% बाय वॉल्यूम है. तो ये तो हमारे गाइस स्टैटिक कंपोनेंट्स हैं. जैसा मैंने बताया हमारे लिए स्टैटिक कंपोनेंट्स का कोई खास यूज नहीं है. The components which are important for us are dynamic components. जब हम लोग डायनेमिक कंपोनेंट्स की बात करते हैं तो डायनेमिक कंपोनेंट्स गाइस दो कैटेगरीज में डिवाइडेड है. We have solid components, we have non-solid components. Talking about solid components, guys, atmosphere में there are two solid components that are dynamic in nature. The first one are dust particles and the second one are what we call particulate matter. So दो टाइप के सॉलिड कंपोनेंट्स हैं, एक डस्ट पार्टिकल्स हैं और एक पर्टिकुलेट मैटर है. नॉन सॉलिड कंपोनेंट्स में गाइस वी हैव वाटर वेपर. वाटर वेपर भी एक डायनेमिक कंपोनेंट है हमारे एटमॉस्फेयर का. अब गाइस एक बात याद रखिएगा, यहां पर मैंने डस्ट पार्टिकल्स और पर्टिकुलेट मैटर अलग अलग लिखा है. कई जगह आप ये चीज लिखी हुई देखेंगे, वो भी गलत नहीं है, दोनों चीजें अपनी जगह सही. कुछ जगह यू विल सी that they will divide particulate matter into two categories, which is known as PM 2.5 and PM 10. ये जो 2.5 और 10 है ये साइजेस के हिसाब से है, तो आप समझ सकते हैं PM 2.5 is the smaller particulate matter
and PM10 is the larger particulate matter. PM10 is actually dust particles. तो बहुत जगह वो लोग डस्ट पार्टिकल्स को भी पर्टिकुलेट मैटर में ही कंसिडर कर लेते हैं. दोनों अलग अलग जगहों पर दोनों जो है वो कैटेगराइजेशन हम लोगों को देखने को मिलता है. कई जगह डस्ट पार्टिकल्स को पर्टिकुलेट मैटर में इंक्लूड किया जाता है, कई जगह नहीं भी किया जाता है. PM 2.5 guys is actually what we call black carbon. PM 2.5 ब्लैक कार्बन होता है. आप लोगों ने देखा होगा जो ऑटोमोबाइल्स होती हैं उनके पीछे से एक काले रंग का धुआं निकलता है. उस धुएं के जो पार्टिकल्स होते हैं उन्हीं पार्टिकल्स को हम लोग ब्लैक कार्बन कहते हैं. So basically when we are talking about black carbon, these are the particles of automobile exhaust. ये ऑटोमोबाइल एग्जॉस्ट के पार्टिकल्स होते हैं और ये ऑटोमोबाइल एग्जॉस्ट के पार्टिकल्स बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल्स की वजह से प्रोड्यूस होते हैं. दे आर रिलीज्ड ड्यू टू द बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल्स. पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स जब बर्न करते हैं तो वो कार्बन के पार्टिकल्स को लिबरेट करते हैं. इसी को हम लोग ब्लैक कार्बन कहते हैं. So PM 2.5 is black carbon, PM10 is dust particles. ये दोनों हमारे सॉलिड कंपोनेंट्स हैं और गाइस नॉन सॉलिड कंपोनेंट इज वाटर वेपर. अब क्वेश्चन ये आता है कि हमारे लिए ये जो डायनेमिक कंपोनेंट्स हैं ये डायनेमिक कंपोनेंट्स इंपॉर्टेंट क्यों हैं? क्यों वाटर वेपर इंपॉर्टेंट है? क्यों डस्ट पार्टिकल्स, पर्टिकुलेट मैटर एक्सेट्रा इंपॉर्टेंट है? तो गाइस प्लीज अंडरस्टैंड, अभी हम लोग आगे इसके बारे में डिटेल डिस्कशन करेंगे. गाइस वाटर वेपर इज इंपॉर्टेंट ड्यू टू टू रीजंस. द फर्स्ट रीजन इज दैट प्रेजेंस ऑफ वाटर वेपर is the indicator of precipitation. किसी रीजन में प्रेसिपिटेशन होगी यानी कि रेनफॉल होगा या फिर नहीं होगा, ये वाली बात वहां पर जो भी ह्यूमिडिटी लेवल्स होते हैं यानी कि जो भी वाटर वेपर की प्रेजेंस होती है एटमॉस्फेयर में उससे पता लगता है. एंड द सेकेंड थिंग about water vapor is it also determines the perceived temperature of the region. ये guys रीजन का perceived temperature भी डिटरमिन करता है. What is perceived temperature? There is a difference between the actual temperature and the temperature that human body feels. अभी हम लोग आगे बात करेंगे इसके बारे में. जो एक्चुअल टेम्परेचर होता है और जो हम लोग टेम्परेचर को फील करते हैं उन दोनों में डिफरेंस होता है. ह्यूमन बॉडी जो टेम्परेचर फील करता है गाइस, ये सिनेरियो डिपेंड करता है ह्यूमिडिटी लेवल्स पे यानी कि वाटर वेपर की प्रेजेंस पे. जैसे अगर हम इस समय देखते हैं दिल्ली का ही टेम्परेचर देख लीजिए, then you will see there will be a difference between the actual temperature and the perceived temperature. दोनों में डिफरेंस होगा. एक्चुअल टेम्परेचर अलग होगा, परसीव्ड टेम्परेचर अलग होगा.
guys, this that is being shown to us of around 42 degree Celsius is the actual temperature, और ये अभी का नहीं है, 6 बजे का है. This is the actual temperature of Delhi. अगर हम लोग परसीव्ड टेम्परेचर की बात करते हैं तो परसीव्ड टेम्परेचर अलग हो जाएगा. हम लोगों को जो परसीव्ड टेम्परेचर दिखता है वो परसीव्ड टेम्परेचर अलग दिखता है. ये 42 ही दिखा रहा है, इस पे दिखा देगा शायद. आप लोग अपने फोन्स में देख सकते हैं. फोन्स में ये देखिए करंट वेदर क्या है और रियल फील क्या है. देयर इज अ डिफरेंस ऑलवेज बिटवीन द करंट वेदर एंड द रियल फील. कई बार रियल फील जो है वो करंट टेम्परेचर से ज्यादा होती है, कई बार रियल फील जो है वो करंट टेम्परेचर से कम होती है. डिपेंड्स अपॉन दी ह्यूमिडिटी लेवल्स. जैसे जैसे ह्यूमिडिटी बढ़ती चली जाती है, जो रियल फील है टेम्परेचर की वो चेंज होती चली जाती है. ह्यूमिडिटी अगर कम होगी तो रियल फील कम रहेगी, अगर ह्यूमिडिटी बढ़ जाएगी तो टेम्परेचर की रियल फील बढ़ती चली जाएगी. जैसे अभी देखिएगा कुछ दिनों बाद जब मॉनसून्स आ जाएंगे, मॉनसून्स के टाइम ह्यूमिडिटी लेवल्स बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगे, टेम्परेचर होगा इस टेम्परेचर से कहीं ज्यादा कम, बट हम लोगों को गर्मी लगेगी अब से कहीं ज्यादा. ऐसा होगा क्योंकि परसीव्ड टेम्परेचर जो है वो चेंज हो जाएगा विद रिस्पेक्ट टू ह्यूमिडिटी लेवल्स. तो वाटर वेपर इसलिए इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है हमारे लिए, हमारी कैलकुलेशंस के लिए, क्योंकि वाटर वेपर हमें दो चीजें बताता है. वाटर वेपर हमें ये बताएगा कि प्रेसिपिटेशन होने के कितने चांसेस हैं, और वाटर वेपर हमें ये बताएगा कि जो रीजन है उसका परसीव्ड टेम्परेचर या रियल फील कितनी है. अगर ह्यूमिडिटी लेवल्स राइज करेंगे तो प्रेसिपिटेशन की पॉसिबिलिटी भी ज्यादा होगी, और अगर ह्यूमिडिटी लेवल्स राइज करेंगे तो परसीव्ड टेम्परेचर भी धीरे धीरे करके बढ़ता चला जाएगा. डस्ट पार्टिकल्स और पर्टिकुलेट मैटर हमारे लिए इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स क्यों हैं? क्योंकि सबसे पहले तो डस्ट पार्टिकल्स और पर्टिकुलेट मैटर गाइस पल्यूटेंट्स होते हैं. दे आर पल्यूटेंट्स. दूसरी चीज गाइस, डस्ट पार्टिकल्स एंड पर्टिकुलेट मैटर आर इंपॉर्टेंट डिटर्मिनेंट्स ऑफ डे टू डे टेम्परेचर चेंजेस. ये डे टू डे टेम्परेचर चेंजेस के इंपॉर्टेंट डिटर्मिनेंट्स होते हैं. यानी कि बात को ध्यान से समझिएगा. आप लोगों ने कई बार ऐसा देखा होगा, रोज ही देखते होंगे कि गाइस जैसे आज अगर टेम्परेचर 42 डिग्री सेल्सियस है तो कल 44 भी हो सकता है, परसों 45 भी हो सकता है, फिर 41 भी हो सकता है, सो ऑन एंड सो फोर्थ. ये जो डे टू डे चेंजेस आते हैं हमारे टेम्परेचर में, ये सन की वजह से नहीं आते हैं. सन का इससे कुछ लेना देना नहीं है. ऐसा नहीं है कि आज सन से कम हीट आ रही थी, कल सन से ज्यादा हीट आ जाएगी, परसों और ज्यादा आ जाएगी, और फिर नरसों अचानक से कम हो जाएगी. नो, इट इज रिलेटेड विद द प्रेजेंस ऑफ पर्टिकुलेट मैटर. ये सिनेरियो गाइस प्रेजेंस ऑफ पर्टिकुलेट मैटर से रिलेटेड है. ऐसा हो सकता है कि गाइस आज दिल्ली के एटमॉस्फेयर में डस्ट पार्टिकल्स रिलेटिवली थोड़े से ज्यादा हो, पर्टिकुलेट मैटर थोड़ा सा ज्यादा हो. इस वजह से क्या होता है, जो भी सनलाइट दिल्ली तक आनी चाहिए वो जब इन डस्ट पार्टिकल्स के ऊपर पड़ती है, जब इन
पर्टिकुलेट मैटर के ऊपर पड़ती है तो वो सनलाइट कुछ अमाउंट में रिफ्लेक्ट हो जाती है। अब अगर रिफ्लेक्शंस ज्यादा होंगे तो बात को ध्यान से सोचिए, जो सरफेस तक आने वाली हीट है वो सरफेस तक आने वाली हीट कम हो जाएगी और टेम्परेचर्स क्या हो जाएंगे, मार्जिनली लोअर हो जाएंगे। लेकिन विंड्स की वजह से ये डस्ट पार्टिकल्स और पर्टिकुलेट मैटर डिस्प्लेस होते रहते हैं। कल मान लीजिए अगर यही डस्ट पार्टिकल्स और पर्टिकुलेट मैटर की कंसंट्रेशन कुछ कम हो जाएगी तो जो रिफ्लेक्शंस हैं वो रिफ्लेक्शंस कम होंगे, और जब रिफ्लेक्शंस कम होंगे तो ज्यादा हीट सरफेस तक पहुंचेगी, और जब ज्यादा हीट सरफेस तक पहुंचेगी तो टेम्परेचर्स बढ़ जाएंगे। हमें जो भी टेम्परेचर के प्रिडिक्शंस दे रखे होते हैं वो टेम्परेचर के प्रिडिक्शंस इसी बेसिस पे दे रखे होते हैं कि जो पर्टिकुलेट मैटर है, डस्ट पार्टिकल्स और ब्लैक कार्बन है, उसकी कितनी कॉन्सेंट्रेशन प्रिडिक्टेड है। ऐसा नहीं है कि सन से आने वाली हीट में कोई खास चेंज होता है एक दो दिन के टाइम पीरियड में। एक दो दिन के टाइम पीरियड में सन से आने वाली हीट सेम रहती है, लेकिन पर्टिकुलेट मैटर की कॉन्सेंट्रेशन क्या करती है, जो डे टू डे टेम्परेचर चेंजेस हैं उन्हें अफेक्ट कर देती है। तो देखिए, नाइट्रोजन कितनी भी हो, ऑक्सीजन कितना भी हो, इससे कोई खास फर्क नहीं पड़ता है हमारे वेदर या फिर क्लाइमेटिक सिनारियोज पे। हमारे वेदर या फिर क्लाइमेटिक सिनारियोज पे इंपैक्ट पड़ता है जब हमारे डायनेमिक कंपोनेंट्स की कंसंट्रेशन चेंज हो जाती है। अगर वाटर वेपर की कंसंट्रेशन बढ़ जाएगी तो क्या हो जाएगा, प्रेसिपिटेशन आने की पॉसिबिलिटी बढ़ जाएगी और परसीव्ड टेम्परेचर भी बढ़ जाएगा। अगर बाय चांस जो पर्टिकुलेट मैटर है उसकी कंसंट्रेशन बढ़ जाएगी तो पोल्यूटेंट्स भी बढ़ जाएंगे और साथ में सरफेस तक आने वाली हीट भी रिड्यूस हो जाएगी। इसीलिए मैंने आपसे कहा हमारी स्टडी के लिए जो डायनेमिक कंपोनेंट्स हैं वो ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं एज कंपेयर टू दी स्टैटिक कंपोनेंट। स्टैटिक कंपोनेंट्स हमारी स्टडी में कहीं यूज नहीं होंगे। So this is what we need to know about the present components in the atmosphere. तो सबसे पहले समझिएगा, एटमॉस्फेरिक कंपोनेंट्स की जब हम लोग बात करते हैं तो गाइस एटमॉस्फेयर में दो टाइप के कंपोनेंट्स होते हैं। The first type of components are static and the second type of components are dynamic. Static components वो होते हैं अक्रॉस द अर्थ सरफेस इनकी कंपोजिशन सेम रहती है, सॉरी इनकी कंसंट्रेशन सेम रहती है, कहीं पर भी इनकी कंसंट्रेशन चेंज नहीं होती है। डायनेमिक कंपोनेंट्स वो होते हैं जिनकी कंसंट्रेशन प्लेस टू प्लेस चेंज होती चली जाती है। स्टैटिक कंपोनेंट्स को हम लोग गैसियस कंपोनेंट्स भी कहते हैं। 8 मेजर गैसियस कंपोनेंट्स हैं जो हमारे एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट होते हैं। डायनेमिक कंपोनेंट्स की बात करते हैं तो डायनेमिक कंपोनेंट्स फर्दर दो पार्ट्स में डिवाइडेड हैं। सॉलिड कंपोनेंट्स होते हैं जिसे हम पर्टिकुलेट मैटर भी कह सकते हैं, और नॉन सॉलिड कंपोनेंट्स होते हैं जिसे हम वाटर वेपर कहते हैं। इनकी स्टडी ज्यादा जरूरी क्यों है, क्योंकि ये डे टू डे क्लाइमेटिक कंडीशंस को कंट्रोल करते हैं। वाटर वेपर की वजह से प्रेसिपिटेशन की पॉसिबिलिटी और परसीव्ड टेम्परेचर पता लगता है, और गाइस पर्टिकुलेट मैटर की वजह से जो पोल्यूशन लेवल है और जो साथ में हीट लेवल है एट दी सरफेस वो पता लगता है। सो दिस इज व्हाट वी नीड टू अंडरस्टैंड अबाउट द कंपोनेंट्स ऑफ द एटमॉस्फेयर। तो इसके बारे में गाइस कुछ बातें लिखिएगा। राइट डाउन द हेडिंग प्रेजेंट कंपोजिशन ऑफ द एटमॉस्फेयर। प्रेजेंट कंपोजिशन ऑफ द एटमॉस्फेयर, इसमें लिखिए द एटमॉस्फेयर इज अ मिक्सचर ऑफ मल्टीपल कंपोनेंट्स द एटमॉस्फेयर is a mixture of
multiple components, comma, the major components of the atmosphere, the major components of the atmosphere can be subdivided, as static and dynamic components, can be subdivided as static and dynamic components, comma, where the static components are those which show constant concentration all throughout the surface, which show constant concentration all throughout the surface, whereas if we consider the dynamic components, then they show varying compositions, at different locations, comma. The static components are also called as gaseous components. The static components are also called as gaseous components, comma, though multiple gases are present in the atmosphere, but there are 8 major gases, comma, where nitrogen has the highest concentration, and gases like neon, hydrogen, ozone and methane. Neon, hydrogen, ozone and methane are only present in traces. Full stop. Next para. For geographical studies, it is the dynamic components that are more important. Which are more important, comma, the solid dynamic components
are also known as particulate matter. Are also known as particulate matter. Comma. On the basis of these sizes, they are subdivided as PM 2.5 and PM 10. PM 2.5 and PM 10, where PM 10 is the larger particulate matter, that is dust particles, and PM 2.5 are unburnt carbon particles, from the automobiles, also known as black carbon. ब्रैकेट में लिख लीजिएगा, both forms of particulate matter are pollutants. Full stop, bracket closed. Next para. The concentration of water vapor changes from place to place, majorly due to the presence of water bodies and temperature. Comma. Since water vapor reaches into the atmosphere through evaporation, the concentration of water vapor is always higher in warmer regions close to water bodies. फुल स्टॉप. तो ये वाली बात तो गाइज आप लोग समझते हैं. वाटर वेपर एटमॉस्फेयर में इवेपोरेशन के थ्रू पहुंचता है, तो जहां पर भी हायर टेम्परेचर्स होंगे और वाटर बॉडी की प्रेजेंस होगी वहीं पर इवेपोरेशन ज्यादा होगा, जिस वजह से वाटर वेपर की कॉन्सेंट्रेशन एटमॉस्फेयर में ज्यादा हो जाएगी. आगे लिखिए, इसी में कंटिन्यूड रखिए. The concentration of water vapor not only controls
The possibility of precipitation. The possibility of precipitation. But also controls the perceived temperature by humans. But also controls the perceived temperature by humans. ब्रैकेट में लिखिए, when humidity levels rise, when humidity levels rise, the possibility of precipitation increases. The possibility of precipitation increases, and so does and so does the perceived temperature, and so does the perceived temperature. Bracket closed. Next para. The presence of dust particles, the presence of dust particles in the atmosphere is majorly controlled by constructional activities. In the atmosphere is majorly controlled by constructional activities, comma. If higher number of constructional activities, if higher number of constructional activities will be taking place in surrounding areas, the concentration of dust particles will be higher. The concentration of dust particles will be higher, comma. The concentration of black carbon, the concentration of black carbon is dependent upon vehicular traffic, is dependent upon vehicular traffic. Since it is caused by automobiles, since it is caused by automobiles, comma. Particulate matter is an important parameter, that controls the day-to-day temperature changes, the day-to-day temperature changes, comma. If the presence of particulate matter is less, if the presence of particulate matter is less, more heat reaches the surface, more heat reaches the surface, and the temperatures tend to be higher, and the temperatures tend to be higher.
But if due to winds, the concentration of particulate matter is increased, the concentration of particulate matter is increased, this matter reflects the heat of the sun, this matter reflects the heat of the sun, and lesser temperatures are observed near the surface, full stop. Next para. It is generally observed that the concentration of particulate matter is higher in developing countries, comma, it is such because in developed countries, infrastructural development has already taken place, and hence constructional activities are rare. Similarly, they have much lower population, due to which number of automobiles are also less, comma, PM 2.5 is also emitted from industries, comma, which are majorly located in developing countries, since in developed countries most of the population has already moved on to the service sector, such as IT, finance, etc. फुल स्टॉप. तो गाइज ये क्वेश्चन ना बहुत लोगों के दिमाग में आता है.
इंडिया में इतना पोल्यूशन क्यों है, यूरोप में इतना पोल्यूशन क्यों नहीं है, उसी के रीजंस हम लोगों ने अभी अभी लिखे हैं। इफ यू गो टू एनी वेस्टर्न कंट्री, अगर आप यूरोप जाते हैं, ऑस्ट्रेलिया जाते हैं, यूएसए जाते हैं, वहां पर आपको पर्टिकुलेट मैटर नहीं मिलेगा, कम से कम उतना तो नहीं मिलेगा जितना इंडिया में है। इसके 3 रीजंस हैं। रीजन नंबर 1, they have already achieved infrastructural saturation। वहां पर जितना कंस्ट्रक्शन होना था वो कंस्ट्रक्शन बहुत पहले हो चुका है। वहां पर उन्हें अब सड़कें बनाने की जरूरत नहीं है, उन्हें बिल्डिंग्स बनाने की जरूरत नहीं है। इन सब की जरूरत तो डेवलपिंग कंट्रीज को होती है, क्योंकि वहां पर अभी तक इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट हुआ ही नहीं होता है। तो पहली बात तो वहां पर कंस्ट्रक्शनल एक्टिविटीज कम होती है। दूसरी बात, जितने भी डेवलप्ड कंट्रीज होंगे उनमें जनरली आपको पॉपुलेशन कंसंट्रेशन लो देखने को मिलेगा। ऐसा क्यों होगा, ये आप लोग सोशल इश्यूज में पढ़ेंगे। और गाइस, जब पॉपुलेशन ही कम होगी तो बट ऑब्वियसली तो ऑटोमोबाइल्स का नंबर है, ये ऑटोमोबाइल्स का नंबर भी कम होगा, और इसीलिए पर्टिकुलेट 2.5 की भी कंसंट्रेशन ज्यादा नहीं होगी। और लास्टली, इंडस्ट्रीज भी कहीं ना कहीं पर्टिकुलेट 2.5 की कंसंट्रेशन के ऊपर इंपैक्ट डालती हैं। बट अगर आप किसी भी डेवलप्ड कंट्री की प्रोफेशनल डेमोग्राफी देखेंगे कि वहां पर लोग कौन से सेक्टर में काम करते हैं, तो वो डेवलप्ड कंट्री ही इसी वजह से है क्योंकि वहां पर हाई इनकम लेवल्स हैं। और हाई इनकम लेवल्स आपको सिर्फ और सिर्फ कौन से सेक्टर में देखने को मिलेंगे, सर्विस सेक्टर में देखने को मिलेंगे। आईटी प्रोफेशनल, फाइनेंस प्रोफेशनल, डॉक्टर्स, लॉयर्स, प्रोफेसर्स, टीचर्स, इन सब के आपको हाई इनकम लेवल्स देखने को मिलेंगे। तो वहां पर इंडस्ट्रीज की कंसंट्रेशन भी कम होती है, वहां पर व्हीक्यूलर ट्रैफिक भी ज्यादा नहीं होता है, और वहां पर कंस्ट्रक्शनल एक्टिविटीज भी ज्यादा नहीं होती हैं। इन्हीं रीजंस की वजह से वहां पर ओवरऑल पोल्यूशन डेवलपिंग कंट्रीज के कंपैरिजन में काफी कम होता है। सो दिस इज व्हाट यू नीड टू नो अबाउट द प्रेजेंट कंपोजिशन ऑफ द एटमॉस्फेयर। तो गाइस, अब हम लोगों ने फॉर्मेशन के बारे में बात कर ली। फॉर्मेशन के बाद हम लोगों ने प्रेजेंट कंपोजिशन के बारे में बात कर ली। नाउ वी कम टू द लास्ट पार्ट ऑफ द इंट्रोडक्शन ऑफ द एटमॉस्फेयर, दैट इज स्ट्रक्चर ऑफ द एटमॉस्फेयर। तो अब गाइस, हम लोग एटमॉस्फेयर के स्ट्रक्चर के बारे में बात करेंगे। नाउ व्हेन वी टॉक अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ द एटमॉस्फेयर, तो सबसे पहले तो हमें एक बात समझनी है। द फर्स्ट थिंग दैट वी नीड टू अंडरस्टैंड इज, गाइस, अगर ये अर्थ का सरफेस है और ये एटमॉस्फेयर है, तो इस एटमॉस्फेयर में जितने भी गैसियस मॉलिक्यूल्स हैं, whatsoever are the gaseous molecules in this atmosphere, all these gaseous molecules are bound to the earth's surface only and only due to the force of gravity। तो सबसे पहले प्लीज ये समझिएगा कि ये जो गैसियस मॉलिक्यूल्स हैं, ये अर्थ सरफेस पे बाउंड ही क्यों हैं, ये आउटर स्पेस में क्यों नहीं चले जाते हैं, क्योंकि एक ही फोर्स है जो इन सारे के सारे मॉलिक्यूल्स को बाइंड करके रख रहा है, एंड दैट इज ग्रेविटी। अगर ग्रेविटी नहीं होती तो एटमॉस्फेयर नहीं होता। अब गाइस, ग्रेविटी के बारे में आप लोग एक बात जानते ही हैं, बचपन से आप लोग पढ़ते चले आए हैं। F is equals to Gm1m2 अपॉन आर स्क्वायर, और इन सिंपल वर्ड्स हमें इस फॉर्मूले की जरूरत नहीं है, हमें सिर्फ इस बात की जरूरत है दैट F is inversely proportional to आर स्क्वायर। जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ता चला जाता है वैसे वैसे ग्रेविटेशनल फोर्स कम होता चला जाता है। तो अब देखिए हुआ क्या है,
बात को ध्यान से समझिएगा। अगर ये अर्थ का सरफेस है, साइंटिस्ट का मानना था या मानना है कि जब ओरिजिनली एटमॉस्फेयर बना था तो जो गैसियस मॉलिक्यूल्स थे वो सारे के सारे गैसियस मॉलिक्यूल्स इस एटमॉस्फेयर में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो गए थे। इस तरीके से ऑल गैसियस मॉलिक्यूल्स वर इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड। बट एक बात ध्यान से सोचिए, ये जो गैसियस मॉलिक्यूल्स है चाहे नेग्लिजिबल ही सही, इन गैसियस मॉलिक्यूल्स के पास भी तो कुछ ना कुछ मास होगा, और अगर इनके पास मास होगा तो इनके ऊपर कौन सा फोर्स लगेगा, और ग्रेविटी की वजह से ये गैसियस मॉलिक्यूल्स कौन से डायरेक्शन में मूव करने लग जाएंगे, डाउनवर्ड मूव करने लग जाएंगे। जब ये गैसियस मॉलिक्यूल्स डाउनवर्ड मूव करेंगे तो ध्यान से सोचिए क्या होगा, ये गैसियस मॉलिक्यूल्स ज्यादातर कहां आके कॉन्सेंट्रेट हो जाएंगे, सरफेस के पास आके कॉन्सेंट्रेट हो जाएंगे। सरफेस से जैसे जैसे हम दूर जाते चले जाएंगे वैसे वैसे ग्रेविटी का इंपैक्ट कम होता चला जाएगा, और ग्रेविटी का इंपैक्ट कम होने की वजह से जो गैसियस मॉलिक्यूल्स की कॉन्सेंट्रेशन है वो गैसियस मॉलिक्यूल्स की कॉन्सेंट्रेशन भी रिड्यूस होती चली जाएगी। नाउ दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग दैट वी नीड टू अंडरस्टैंड। ये देखिए, ये वो रीजन है जहां पर गैसियस मॉलिक्यूल्स की और रेस्पिरेटरी डिजीजेस होते, अगर वो हम लोगों ने स्ट्रक्चर ऑफ द एटमॉस्फेयर बनाया है। द स्ट्रक्चर ऑफ द एटमॉस्फेयर हैज बीन क्रिएटेड ऑन दिस बेसिस ओनली। गाइस, अगर हम लोग स्ट्रक्चर ऑफ द एटमॉस्फेयर की बात करते हैं तो अगर ये अर्थ का सरफेस है तो गाइस हमारी साइंटिफिक स्टडीज बताती हैं दैट एटमॉस्फेयर एक्सटेंड्स टिल एन अप्रोक्सीमेट हाइट ऑफ 10,000 मीटर्स। 10,000 मीटर्स की हाइट तक, सॉरी 10,000 किलोमीटर्स, नॉट मीटर्स, 10,000 किलोमीटर्स की हाइट तक जो हमारा एटमॉस्फेयर है वो एक्सटेंड करता है। 10,000 किलोमीटर्स के ऊपर हमारे पास कोई गैसियस प्रेजेंस नहीं है। 10,000 किलोमीटर्स के ऊपर हमारे पास वैक्यूम है, और ये जो रीजन है वैक्यूम वाला, इसी रीजन को गाइस वी कॉल एज आउटर स्पेस। इसी को हम लोग आउटर स्पेस कहते हैं। ये देखिए, मैंने एक क्रूकेड सी लाइन बनाई है जो आउटर स्पेस को और एटमॉस्फेयर को सेपरेट करती है। दिस लाइन गाइस इज नोन एज द एक्सोलिमिट। इसे हम एक्सोलिमिट कहते हैं। एक्सोलिमिट वो इमेजिनरी बाउंड्री है जो हमारे एटमॉस्फेयर को आउटर स्पेस से सेपरेट करती है। अब गाइस, जब हम लोग एटमॉस्फेयर की बात करते हैं, when we talk about the atmosphere, firstly please understand atmosphere is divided into two parts. सरफेस से लेके अप्रोक्सीमेटली 400 किलोमीटर की हाइट तक एटमॉस्फेयर का जितना पार्ट पड़ता है, दिस इज कॉल्ड एज द होमोस्फेयर। इसे हम लोग होमोस्फेयर कहते हैं। 400 किलोमीटर से लेके एक्सोलिमिट तक जितना पार्ट पड़ता है, दिस इज नोन एज द हेट्रोस्फेयर। इसे हम हेट्रोस्फेयर कहते हैं। अब सबसे पहले यह समझना है कि ये डिमार्केशन क्यों किया गया है होमोस्फेयर और हेट्रोस्फेयर का। गाइस, होमोस्फेयर वो रीजन है जहां गैसेस एक होमोजेनस मिक्सचर की तरीके से प्रेजेंट होती हैं,
This is the region where the gases are present as a homogeneous mixture और इसी homogeneous mixture को हम लोग क्या बुलाते हैं? Air बुलाते हैं. This homogeneous mixture is known as air. हेट्रोस्फेयर वो रीजन है गाइस जहां पर हमें सेपरेशन ऑफ गैसेस देखने को मिलता है. दिस इज द रीजन वेयर वी सी सेपरेशन ऑफ गैसेस. यहां पर गैसेस एयर के फॉर्म में प्रेजेंट नहीं होती है. यहां पर गाइस गैसेस अलग अलग लेयर्स में प्रेजेंट है. इस तरीके से गैसेस सेपरेटेड हैं, गैसेस मिक्सचर के फॉर्म में प्रेजेंट नहीं है, गैसेस इस तरीके से लेयर्स में प्रेजेंट है. इन्हीं लेयर्स को हम लोग गैसियस स्ट्रैटास भी कहते हैं. These layers are known as gaseous stratas. मैं यहां पे सारे बना नहीं पाया हूं, उतनी जगह नहीं है. गैसियस स्ट्राटास में याद रखिएगा जो लोएस्ट स्ट्राटा है वो CO2 का है. CO2 के ऊपर O2 है, O2 के ऊपर N2 है, N2 के ऊपर आर्गन है, आर्गन के ऊपर हीलियम है और सबसे ऊपर हाइड्रोजन है. 6 लेयर्स बने हुए हैं. CO2 is the lowest and hydrogen is the highest. साइंस वाले इस बात को समझ गए होंगे. ये लेयर्स गाइस वेट के हिसाब से अरेंज्ड हैं. CO2 का हाईएस्ट वेट होता है या हाईएस्ट डेंसिटी होती है, डेंसिटी कह लीजिए, और हाइड्रोजन की लोएस्ट डेंसिटी होती है. डेंसिटी इज अ बेटर टर्म टू यूज. तो यहां पर एयर नहीं है, यहां पर गाइस हमारे पास बहुत सारे गैसियस स्ट्रैटास बने हुए हैं. लोएस्ट स्ट्रैटा जो है वो CO2 का है, फिर O2 है, फिर नाइट्रोजन है, फिर आर्गन है, फिर हीलियम है, फिर हाइड्रोजन है. ये जो हेट्रोस्फेयर वाला पार्ट है, इसी हेट्रोस्फेयर वाले पार्ट को गाइस वी कॉल एज द एक्सोस्फेयर. इसी को हम लोग एक्सोस्फेयर कहते हैं. एक्सोस्फेयर गाइस इज ऑल्सो कॉल्ड एज द आउटर एटमॉस्फेयर. इसे हम आउटर एटमॉस्फेयर भी कहते हैं. अभी तक हम ये नहीं समझ पाए हैं कि ये गैसियस स्ट्रैटास बने कैसे हैं. वी हैव नॉट बीन एबल टू अंडरस्टैंड हाउ दीज गैसियस स्ट्रैटास हैव बीन क्रिएटेड. अब गाइस जो होमोस्फेयर है, उसी होमोस्फेयर को हम लोग इनर एटमॉस्फेयर भी कहते हैं. इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज द इनर एटमॉस्फेयर. अब बचपन से आप लोग रट्टा मारते चले आए हैं. इनर एटमॉस्फेयर का जो लोएस्ट लेयर है, दिस इज कॉल्ड एज द ट्रोपोस्फेयर. ट्रोपोस्फेयर के ऊपर जो लेयर है, दिस इज कॉल्ड एज द स्ट्रैटोस्फेयर. स्ट्रैटोस्फेयर के ऊपर जो लेयर है, दिस इज कॉल्ड एज द मीजोस्फेयर. और मीजोस्फेयर के ऊपर जो लेयर है, दैट इज कॉल्ड एज द थर्मोस्फेयर. अब आप लोग जानते हैं, मैं पहले भी ये वाली बात बोल चुका हूं, जब भी कैटेगराइजेशन होगा, कैटेगराइजेशन गाइस हमेशा किसी ना किसी रीजन की वजह से होगा. ऐसे ही कैटेगराइजेशन नहीं कर दिया जाएगा. तो यहां पर भी जब कैटेगराइजेशन हुआ है, जब लेयर्स में डिवाइड किया है, तो इन लेयर्स में डिवीजन का कोई ना कोई रीजन होगा. व्हाट इज द रीजन गाइस? द रीजन इज डेंसिटी. अभी हम लोगों ने ऊपर बातचीत करी
जैसे जैसे हम लोग हायर रीजन्स में जाते चले जाते हैं, वैसे वैसे डेंसिटी क्या होती चली जाती है, डेंसिटी कम होती चली जाती है। गाइस, ट्रोपोस्फेयर वो रीजन है where the density is higher than 0.1 gram per centimeter cube. ट्रोपोस्फेयर लोएस्ट है, यहां पर सबसे ज्यादा डेंसिटी होगी। ये वो रीजन है गाइस जहां पर डेंसिटी 0.1 ग्राम्स पर सेंटीमीटर क्यूब से ज्यादा है। अब बस एक एक जीरो लगाते चले जाइए। अगर डेंसिटी 0.01 से ज्यादा है और 0.1 से कम है तो वो रीजन स्ट्रेटोस्फेयर है, वही ग्राम्स पर सेंटीमीटर क्यूब। अगर डेंसिटी 0.001 ग्राम्स पर सेंटीमीटर क्यूब से ज्यादा है लेकिन 0.01 से कम है तो उसी को हम लोग मीजोस्फेयर कहते हैं। और फिर आप समझ सकते हैं अगर डेंसिटी 0.001 ग्राम्स पर सेंटीमीटर क्यूब से भी कम है तो उसी को गाइस हम लोग थर्मोस्फेयर कहते हैं। और उसके ऊपर तो खैर फिर कहानी बदल ही जाती है। तो ये जो पूरा का पूरा, ये आपको याद रखने की जरूरत नहीं है, ये मैंने लिख दिया है, यू डू नॉट नीड टू रिमेंबर दिस, जस्ट रिमेंबर द रीजन व्हाई the inner atmosphere has been segregated into different layers is density. ट्रोपोस्फेयर की सबसे ज्यादा डेंसिटी है और थर्मोस्फेयर की सबसे कम डेंसिटी है। अब गाइस, ये जो इमेजिनरी लाइंस हैं या इमेजिनरी बाउंड्रीज हैं अलग अलग लेयर्स के बीच में, इन्हें हम लोग पॉजेस कहते हैं। ट्रोपोस्फेयर और स्ट्रेटोस्फेयर के बीच की जो बाउंड्री है उसे हम लोग ट्रोपोपॉज कहते हैं। स्ट्रेटोस्फेयर और मीजोस्फेयर के बीच की जो बाउंड्री है उसे हम लोग स्ट्रेटोपॉज कहते हैं। फिर हमारे पास मीजोपॉज आता है और लास्टली हमारे पास थर्मोपॉज आता है। तो ये गाइस हमारी बाउंड्रीज हो जाती। स्ट्रेटोपॉज अप्रोक्सीमेटली 50 किलोमीटर्स पे है, मीजोपॉज अप्रोक्सीमेटली 80 किलोमीटर्स पे है, थर्मोपॉज तो लिखा ही हुआ है 400 किलोमीटर्स पे। और अगर आपने बाय चांस ध्यान दिया हो, नहीं दिया हो तब भी कोई बात नहीं है, मैंने गाइस ट्रोपोपॉज की लाइन को सीधा नहीं बनाया है, मैंने जानबूझ के ट्रोपोपॉज की लाइन को स्लैंटिंग बनाया है। रीजन इज ट्रोपोपॉज की हाइट हर जगह सेम नहीं रहती है। ट्रोपोपॉज कैन गो, और ऐसा क्यों होता है मैं आगे बताऊंगा। ट्रोपोपॉज कैन गो as high as 18 kilometers from the surface and tropopause can go as low as 8 kilometers from the surface. ट्रोपोपॉज की हाइट कांस्टेंट नहीं होती है, ट्रोपोपॉज 8 किलोमीटर तक भी जाता है सरफेस से, ट्रोपोपॉज 18 किलोमीटर तक भी जाता है सरफेस से। जो एवरेज हाइट है ट्रोपोपॉज की दैट इज अराउंड 12 किलोमीटर, 12 किलोमीटर के आसपास ट्रोपोपॉज की एवरेज हाइट होती है। तो ये हमारे लेयर्स हैं गाइस जो एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट होते हैं। तो जब हम लोग एटमॉस्फेयर के स्ट्रक्चर के बारे में बात कर रहे हैं तो प्लीज सबसे पहले ये समझिएगा कि एटमॉस्फेयर इज बाउंड टू दी सरफेस बाय ग्रेविटी। इसी ग्रेविटी की वजह से क्या हुआ है, जो गैसियस मॉलिक्यूल्स हैं वो नीचे की तरफ बैठ गए हैं, बिल्कुल सरफेस के पास गैसियस मॉलिक्यूल्स की हाई कॉन्सेंट्रेशन है, और जैसे जैसे हम ऊपर की तरफ जा रहे हैं
वैसे वैसे गैसियस मॉलिक्यूल्स की कॉन्सेंट्रेशन कम होती चली जा रही है. इन सिंपल वर्ड्स, द डेंसिटी ऑफ गैसेस इज रिड्यूसिंग विद ऑल्टीट्यूड. अब इसी को हम लोगों ने स्ट्रक्चरिंग में यूज किया है. अगर हम लोग एटमॉस्फेयर को देखते हैं तो एटमॉस्फेयर अप्रोक्सीमेटली 10,000 किलोमीटर तक एक्सटेंड करता है. 10,000 किलोमीटर के ऊपर हमें वैक्यूम दिखाई देती है. जो एटमॉस्फेयर है और जो वैक्यूम है उसके बीच की जो इमेजिनरी लाइन है, देखिए उसे भी मैंने स्ट्रेट लाइन नहीं बनाया है, वो भी एक स्ट्रेट लाइन नहीं है, उसे हम लोग एक्सोलिमिट कहते हैं. अब जो हमारा एटमॉस्फेयर है वो सबसे पहले दो पार्ट्स में डिवाइडेड होता है. वी हैव दी हेट्रोस्फेयर, वी हैव दी होमोस्फेयर. होमोस्फेयर वो रीजन है जहां पर एयर की प्रेजेंस है, यानी कि होमोजेनस मिक्सचर ऑफ गैसेस की प्रेजेंस है. हेट्रोस्फेयर वो रीजन है जहां पर हम लोगों को सेपरेशन ऑफ गैसेस देखने को मिलता है. हेट्रोस्फेयर वाले रीजन में गाइस गैसियस स्ट्राटास बने हुए हैं. लोएस्ट स्ट्राटा CO2 का है, हाईएस्ट स्ट्राटा हाइड्रोजन का है. अगर हम लोग होमोस्फेयर की बात करते हैं तो होमोस्फेयर 4 लेयर्स में डिवाइडेड है. ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, मेसोस्फेयर, थर्मोस्फेयर. ये जो लेयर्स हैं गाइस, दीज लेयर्स हैव बीन डिवाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ देयर डेंसिटी. इसे आप लोग इस तरीके से कह सकते हैं दैट ट्रोपोस्फेयर इज द डेंसेस्ट लेयर. ट्रोपोस्फेयर जो है वो पूरे के पूरे हमारे एटमॉस्फेयर का डेंसेस्ट लेयर होता है. तो सबसे पहले गाइस स्ट्रक्चर के बारे में हमें इतनी बात पता होनी चाहिए. तो प्लीज इसके बारे में कुछ बातें लिखिएगा, राइट डाउन. The atmosphere is bound to the Earth's surface. The atmosphere is bound to the Earth's surface by gravity, and hence, though initially the concentration of gases would have been constant, but now due to gravity, most of the gaseous molecules are now concentrated near the surface. And since gravity reduces with altitude, so does the density of gases. Full stop. Next para. Though the extent of the atmosphere is not clearly known, but most of the scientists estimate atmosphere to be extending till around
10,000 kilometers, till around 10,000 kilometers from the surface, full stop. This gaseous region of 10,000 kilometers, this gaseous region of 10,000 kilometers is further divided into homosphere and heterosphere, is further divided into homosphere and heterosphere, where homosphere consists of, air, and heterosphere shows separation of gases, into layers known as gaseous stratas, comma. Gases in these layers have been arranged according to their density, comma, where CO2 forms the lowest strata, and hydrogen forms the highest strata, comma. The strata of hydrogen ends at the exolimit. Above which there is vacuum. Full stop. Next para. If the homosphere is considered, then it is also subdivided, on the basis of density of gases, comma. The lowermost layer, which is the densest, is known as the troposphere, comma. It does not have a constant height. Comma. Its height varies between 8 to 18 kilometers.
18 kilometers, comma, average height being 12 kilometers. Average height being 12 kilometers. Full stop. Above the troposphere is the second densest layer, known as the stratosphere, which extends till an altitude of 50 kilometers from the surface. Till an altitude of 50 kilometers from the surface, comma, within the stratosphere, between the altitude of 20 to 40 kilometers, between the altitude of 20 to 40 kilometers is the region known as the ozone layer. Is the region known as the ozone layer. तो यहां पर आप लोग भी बना लीजिए 20 टू 40 किलोमीटर्स के बीच में गाइस एक रीजन है जिसे हम लोग ओजोन लेयर कहते हैं. ये क्या है, कैसे है, ये मैं आगे बताऊंगा आपको. So between 20 to 40 is the ozone layer. आगे लिखिए. Above the stratosphere is the presence of mesosphere, which extends till a height of 80 kilometers, comma, above this is the rarest layer of the atmosphere, rarest का मतलब least density, is the rarest layer of the atmosphere, या atmosphere मत लिखिएगा, layer of the homosphere, is the rarest layer of the homosphere, that is the thermosphere, which extends till 400 kilometers, comma, the region between 78 to 400 kilometers, the region between 78 to 400 kilometers consisting of the upper part of the mesosphere, and the thermosphere is also called as the ionosphere. फुल स्टॉप. अब ये आयोनोस्फेयर और ये ओजोन लेयर क्या है,
इनके बारे में अभी हम आगे डिटेल में डिस्कशन करेंगे। तो गाइस ये हमारा स्ट्रक्चर ऑफ द एटमॉस्फेयर है। तो इसके साथ गाइस हमारे एटमॉस्फेयर की जो इंट्रोडक्शन है वो इंट्रोडक्शन खत्म होती। इंट्रोडक्शन में आपको इतनी ही बात पता होनी चाहिए, एटमॉस्फेयर कैसे बना था, किस तरीके से कॉम्पोजिशनल चेंजेस आए हैं। फिर आपको ये पता होना चाहिए कि प्रेजेंट कॉम्पोजिशन क्या है, क्यों हमारे लिए डायनेमिक कंपोनेंट स्टैटिक कंपोनेंट से ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, और फिर आपको ये पता होना चाहिए कि एटमॉस्फेयर का स्ट्रक्चर कैसा है और क्यों हमने एटमॉस्फेयर को अलग अलग लेयर्स में डिवाइड कर रखा है। तो यहां पर गाइस इंट्रोडक्शन खत्म होता है। अब कल से हम लोग कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करना स्टार्ट करेंगे। तो कल हम लोग पहली कैरेक्टरिस्टिक पढ़ेंगे, दैट इज एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर। ओके गाइस, गुड इवनिंग। ओके, तो कल हम लोगों ने एटमॉस्फेयर की बातचीत शुरू कर दी थी। And yesterday we took the introduction with respect to formation, composition and structure of the atmosphere. क्या हुआ? Now guys, we have to start our discussion with respect to atmospheric characteristics. तो अब हम लोग बात करेंगे अबाउट एटमॉस्फेरिक कैरेक्टरिस्टिक्स। और जैसा आपको शायद याद होगा, जब हम लोगों ने एटमॉस्फेरिक कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में बात करी थी, then the first characteristic was atmospheric temperature. अब गाइस मैं आपको पहले बता देता हूं, एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर इज योर बेसिक। ये समझ में नहीं आया तो आगे प्रेशर और मॉइस्चर समझ में नहीं आएगा। एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर आपके लिए समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। So now guys, when we talk about atmospheric temperature, you know one simple thing, that temperature is a function of heat. टेम्परेचर हमें वहीं देखने को मिलता है जहां पर हीट देखने को मिलती है। एंड ऑन अर्थ द अल्टीमेट सोर्स ऑफ हीट इज द सन। तो जब हम लोग एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर की बात करते हैं तो सबसे पहले हमारी कहानी कहां से शुरू होती है? सन से शुरू होती है। नाउ गाइस, व्हेन वी टॉक अबाउट द सन, तो सबसे पहले हम लोगों को सन के बारे में कुछ बेसिक इन्फो पता होनी चाहिए। Firstly, we should have some basic information about the sun. Guys, when we talk about the sun has an age of around 5.2 billion. 5.2 billion के आसपास की एज है। सन इज इन प्लाज्मिक स्टेट। सन प्लाज्मिक स्टेट में है। गाइस, व्हाट इज प्लाज्मा? Plasma is
सुपर हीटेड और सुपर कूल्ड गैसेस। गैसेस को जब हम लोग बहुत ज्यादा हीट या बहुत ज्यादा कूल कर देते हैं तो हमारे पास फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर बनती है और इस फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर को हम लोग प्लाज्मा कहते हैं। प्लाज्मा दो टाइप का होता है, हॉट प्लाज्मा होता है और कोल्ड प्लाज्मा होता है। ये आप लोग समझ ही सकते हैं। जब हम लोग सुपर हीट करेंगे तो हॉट प्लाज्मा बनेगा, जब हम लोग सुपर कूल करेंगे तो कोल्ड प्लाज्मा बनेगा। अब गाइस, प्लाज्मा में और गैस में फर्क क्या होता है? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन प्लाज्मा एंड गैस? गाइस, प्लाज्मा इज टेक्निकली द आयोनिक फॉर्म ऑफ गैस। ये गैस का आयोनिक फॉर्म होता है, यानी कि गैसेस में मॉलिक्यूल्स होते हैं। जब उनमें से कुछ मॉलिक्यूल्स आयोनिक फॉर्म में चेंज हो जाते हैं, जब उन कुछ मॉलिक्यूल्स के ऊपर चार्जेस आ जाते हैं, तो हमारे पास जो स्टेट ऑफ मैटर अचीव होती है उसी स्टेट ऑफ मैटर को हम लोग प्लाज्मा कहते हैं। यानी कि समझने वाली बात क्या है? गैस है, इस गैस को आपने सुपर हीट किया या सुपर कूल किया, ये गैस चेंज हो गई प्लाज्मा में। क्यों चेंज हो गई? जब आपने गैस को सुपर हीट या सुपर कूल किया तो गैस में जो मॉलिक्यूल्स थे उनमें से कुछ मॉलिक्यूल्स किस में कन्वर्ट हो गए हैं? आयंस में कन्वर्ट हो गए हैं। तो जब गैस के मॉलिक्यूल्स आयन में कन्वर्ट हो जाते हैं तो गैस एक नई स्टेट ऑफ मैटर में चेंज हो जाता है। इसी स्टेट ऑफ मैटर को हम लोग प्लाज्मा कहते हैं। तो अब बट ऑब्वियसली मुझे ये बताने की जरूरत नहीं है, आप लोग खुद समझ सकते हैं। सन इज इन द फॉर्म ऑफ हॉट प्लाज्मा। सन हॉट प्लाज्मा के फॉर्म में है, हैविंग एवरेज टेम्परेचर्स ऑफ अराउंड 2 लाख डिग्री सेल्सियस। सन के जो एवरेज टेम्परेचर्स हैं वो 2 लाख डिग्री सेल्सियस के आसपास हैं। अब गाइस, अगर हम लोग सन के कंपोजिशन के बारे में बात करते हैं, इफ वी टॉक अबाउट द कंपोजिशन ऑफ द सन, then guys, sun majorly consists of hydrogen and helium. sun में approximately 70% हाइड्रोजन है और sun में approximately 28% helium है। sun has approximately 70% hydrogen and sun has 28% helium। जो 2% बचता है, they are radioactive substances। सन में कुछ रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेस की भी प्रेजेंट है, दैट या दोज रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेस comprise of 2% composition of the sun। वैसे तो बहुत सारे रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेस होते हैं, सन में 3 मेजर रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेस की प्रेजेंस है, दैट इज यूरेनियम, थोरियम एंड रेडियम। These are the 3 major radioactive substances that
are present in the sun. अब गाइस क्वेश्चन ये आता है कि सन के एवरेज टेम्परेचर्स या सन के टेम्परेचर्स इतने हाई क्यों हैं? Guys, the reason for these high temperatures of the sun are nuclear reactions. There are thousands and thousands of nuclear reactions that are taking place inside the sun every second. हर सेकेंड हजारों न्यूक्लियर रिएक्शंस हैं जो सन में हो रहे हैं. जब हम इन न्यूक्लियर रिएक्शंस के बारे में बात करते हैं तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि न्यूक्लियर रिएक्शंस दो टाइप के होते हैं. कौन कौन से होते हैं? फ्यूजन होता है और फिजन होता है. फ्यूजन में क्या होता है? दो छोटे एटम्स कंबाइन करके एक बड़ा एटम बना देते हैं. फिजन में क्या होता है? एग्जैक्टली ऑपोजिट. एक बड़ा एटम टूट के दो छोटे एटम्स बना देता है. दोनों ही केसेस में क्या होता है? दोनों ही केसेस में अगर इसका मास A है, इसका मास B है, इसका मास C है और यहां पर अगर इसका मास P है, इसका मास Q है और इसका मास R है, तो गाइस A और B का जो कंबाइंड मास होता है वो C से ज्यादा होता है और यहां पर P का जो मास होता है वो Q और R के कंबाइंड मास से ज्यादा होता है. यानी कि दोनों ही केसेस में इनिशियल मास किससे ज्यादा होता है? फाइनल मास से ज्यादा होता है. तो क्योंकि इनिशियल मास फाइनल मास से ज्यादा होता है, इसलिए जब भी न्यूक्लियर रिएक्शन होता है we observe the phenomena of mass loss. कुछ मास जो है वो लूज हो जाता है. लेकिन गाइस हमारे पास तो साइंस में एक लॉ होता है which is known as law of conservation of mass, जो कहता है mass can neither be created nor be destroyed. अगर ये मास लॉस होता है तो फिर ये जो लॉस्ट मास है उसका क्या होता है? सो द ग्रेट मैन आइंस्टाइन गेव अस एन इक्वेशन which is E is equals to mc square, where E is energy, m is lost mass and c is speed of light in a vacuum. जब भी न्यूक्लियर रिएक्शन में मास लॉस होता है तो गाइस ये मास किस में कन्वर्ट हो जाता है? एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है. तो यहां पर भी यही होता है. जब मास लॉस होता है तो इसी मास लॉस की वजह से हम लोगों को क्या देखने को मिलती है? हाई अमाउंट में एनर्जी का लिबरेशन देखने को मिलता है. और ये जो एनर्जी निकलती है, इसी एनर्जी को हम लोग, या ये एनर्जी दो फॉर्म्स में निकलती है. जनरली इट इज इन द फॉर्म ऑफ हीट एंड लाइट. तो जब हम लोग सन की बात करते हैं, when we are talking about the sun, गाइस सन में हमें देखने को मिलते हैं फ्यूजन रिएक्शंस. In the sun we see
फ्यूजन रिएक्शंस, एक बात और याद रखिएगा, फ्यूजन रिएक्शंस में ज्यादा हीट प्रोड्यूस होती है या ज्यादा एनर्जी प्रोड्यूस होती है एज कंपेयर टू फिजन रिएक्शन। अब कौन से फ्यूजन रिएक्शंस होते हैं सन में? The fusion reaction that takes place in the sun are these. ये वो फ्यूजन रिएक्शन होता है गाइस जो हम लोगों को सन में देखने को मिलता है। बहुत बचपन में शायद आप लोगों ने पढ़ा होगा, हाइड्रोजन की 3 फॉर्म्स होती हैं, H11, H12, H13। H11 को हम लोग प्रोटियम कहते हैं, H12 को हम लोग ड्यूट्रियम कहते हैं और H13 को हम लोग ट्रिटियम कहते हैं। एक ही एलिमेंट की जब बहुत सारी फॉर्म्स होती हैं तो उसे हम लोग साइंटिफिकली क्या बुलाते हैं? आइसोटोप्स बुलाते हैं। तो ये हाइड्रोजन के आइसोटोप्स हैं, प्रोटियम, ड्यूट्रियम एंड ट्रिटियम। जैसा आप देख सकते हैं कौन कौन से आइसोटोप सन पे प्रेजेंट हैं? ड्यूट्रियम प्रेजेंट है, ट्रिटियम प्रेजेंट है। ये ड्यूट्रियम और ट्रिटियम आपस में फ्यूज करके क्या बना देते हैं? हीलियम बना देते हैं। एक न्यूट्रॉन रिलीज होता है और साथ में क्या प्रोड्यूस होती है? ह्यूज अमाउंट में एनर्जी प्रोड्यूस होती है। यही जो एनर्जी सन से प्रोड्यूस होती है इसी को हम लोग सोलर फॉर्म ऑफ एनर्जी कहते हैं। ये वो सोलर एनर्जी नहीं है, वो सोलर एनर्जी जो हम लोग अर्थ पे प्रोड्यूस करते हैं वो तो इलेक्ट्रिसिटी होती है जो हम सन के थ्रू प्रोड्यूस करते हैं। दिस इज सोलर फॉर्म ऑफ एनर्जी, दैट मीन्स दैट एनर्जी दैट इज लिबरेटेड फ्रॉम द सन। तो इतनी कहानी है जो सबसे पहले हमें सन के बारे में पता होनी चाहिए। तो प्लीज रिमेंबर, हम अब बात कर रहे हैं एटमॉस्फेरिक कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में। सबसे पहले वी आर टॉकिंग अबाउट एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर। एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर, क्योंकि हर जगह टेम्परेचर हीट का फंक्शन होता है और अर्थ पे जो अल्टीमेट सोर्स ऑफ हीट है वो सन है, इसलिए हमारा पूरा का पूरा डिस्कशन एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर का कहां से शुरू होता है? सन से शुरू होता है। अभी तक हम लोगों ने सन की सिर्फ बेसिक इन्फो ली है। इस बेसिक इन्फो में हमने एज की बात की है, स्टेट की बात की है, एवरेज टेम्परेचर्स की बात की है, कॉम्पोजिशन की बात की है और इसकी बात की है कि सन इतने ह्यूज अमाउंट्स में हीट और लाइट कैसे जनरेट कर लेता है। ये इक्वेशन आपके लिए इंपॉर्टेंट है, इस इक्वेशन को प्लीज याद रखिएगा कि सन पे एक्चुअली में कौन से रिएक्शंस हो रहे हैं। तो सबसे पहले गाइस इसके बारे में कुछ बातें लिखिएगा। प्लीज राइट डाउन सर्टेन थिंग्स अबाउट दिस। राइट डाउन द हेडिंग, इंट्रोडक्शन टू एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर। इंट्रोडक्शन टू एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर। अच्छा, पहले एक बार बताओ, आज ये पॉपुलेशन डिस्प्लेसमेंट क्यों हुआ है? वहां पे कुछ दिक्कत है? हैं? पानी गिर रहा है तो जो लोग नहा के नहीं आए थे वो वैसे ही नहा लेते, आधे लोग तो वैसे ही नहा के आए होंगे। कोई बात नहीं,
घर पे कौन सा मिनरल वाटर आ रहा है? हाँ? ऐसे कह रहे हो जैसे घर पे बिस्लरी से नहाते हो. ओके, राइट डाउन. Among the atmospheric characteristics, among the atmospheric characteristics, the basic and the most important characteristic, the basic and the most important characteristic is that of atmospheric temperature, is that of atmospheric temperature. अच्छा गाइस, सबसे पहले एक बात याद रखिएगा, अभी हम लोग आगे डिस्कशन करेंगे इसके बारे में. आप लोगों ने वेदर रिपोर्ट देखी होगी और वेदर रिपोर्ट में वो एक टेम्परेचर देते हैं हम लोगों को, मैक्सिमम और मिनिमम. अब सबसे पहले ये वाली बात याद रखिए, एटमॉस्फेरिक और सरफेस टेम्परेचर दो अलग अलग चीजें हैं. सरफेस का टेम्परेचर अलग होता है, एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर अलग होता है. प्रैक्टिकली ये वाली बात समझनी है तो दोपहर को 2 बजे बिना जूते या चप्पल पहने एक बार सड़क पे चले जाना, पता लग जाएगा सरफेस टेम्परेचर क्या होता है. सरफेस टेम्परेचर is not atmospheric and atmospheric temperature is not surface. आप लोगों को जो टेम्परेचर वेदर रिपोर्ट में दिया जाता है, that is the atmospheric temperature, that is never the surface temperature. अगर आजकल 42-43 एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर चल रहा है ना, कम से कम 55 होगा सरफेस का टेम्परेचर, उससे कम नहीं होगा. और हमारी ज्योग्राफिकल अंडरस्टैंडिंग के लिए टेक्निकली हमें सरफेस टेम्परेचर से ज्यादा मतलब नहीं है. ऐसा नहीं है कि बिल्कुल मतलब नहीं है, थोड़ा बहुत है. हम लोगों को जो कुछ भी मतलब है वो एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर से ही मतलब है. तो प्लीज सरफेस और एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर में कंफ्यूज मत होना. हम यहां पर सरफेस टेम्परेचर के बारे में बात नहीं कर रहे हैं, हम यहां पर सिर्फ किसके बारे में बात कर रहे हैं, एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर के बारे में बात कर रहे हैं. अब आगे लिखिए. Since temperature is the function of heat, since temperature is the function of heat and the ultimate source of heat on the earth is the sun, and the ultimate source of heat on the earth is the sun. Hence the discussion of atmospheric temperature, hence the discussion of atmospheric temperature begins with the sun, begins with the sun. Full stop, paragraph change. When our solar system was created, when our solar system was created, the initial formation was that of the sun. The initial formation was that of the sun. जो लोग ओरिजिन ऑफ द अर्थ पढ़ चुके हैं वो जानते हैं सबसे पहले क्या बना था सोलर सिस्टम में, सन बना था. कॉमा, according to our scientific estimates, according to our scientific estimates, the age of the sun, the age of the sun is roughly 5.2 billion years, is roughly 5.2 billion years. Full stop. Sun is in the form of hot plasma. Sun is in the form of hot plasma. ब्रैकेट में लिख लीजिएगा, सुपर हीटेड
ionic state of gas. Superheated ionic state of gas. Bracket closed, comma. It chiefly consists of hydrogen. It chiefly consists of hydrogen and helium and also has traces of radioactive substances. Full stop. Though different parts of the sun show different temperatures, but the average temperature is around 2 lakh degrees Celsius. Comma. The heat and light produced by the sun is due to numerous nuclear reactions taking place in the sun every second. Comma. Within these reactions, there is fusion of deuterium and tritium, which results in formation of helium and a high amount of heat and light energy. Full stop. तो गाइस ये तो बेसिक इंफॉर्मेशन है सन के बारे में. अब गाइस जब हम लोग सन की फर्दर बात करते हैं तो हम लोगों को सन का स्ट्रक्चर भी पता होना चाहिए. We need to know the interior structure of the sun. अब गाइस जब हम लोग सन के इंटीरियर स्ट्रक्चर के बारे में बात करते हैं, सन is divided into 5 layers. 5 लेयर्स हैं गाइस जिसमें सन डिवाइडेड है. सन का जो इनर मोस्ट लेयर है दैट इज नोन एज द कोर. इसे मैं नंबर 1 लिख देता हूं. जैसे अर्थ का इनर मोस्ट लेयर कोर है वैसे सन का भी इनर मोस्ट लेयर कोर है. The second innermost layer is known as the radioactive zone. The third layer is known as the convection zone. The fourth layer is known as the photosphere. And the outermost layer is known as the chromosphere. हम लोगों को सन का जो पार्ट दिखता है that is the chromosphere.
So number 1 is the core, number 2 is the radioactive zone, number 3 is the convection zone, number 4 is the photosphere, and number 5 is the chromosphere. Now, when we talk about these layers, within the core, guys, we have chief presence of hydrogen and helium, and within the core, the amount of helium is more than the amount of hydrogen. कोर अकेली ऐसी जगह है जहां पर हीलियम का अमाउंट हाइड्रोजन से ज्यादा है। रेडियो एक्टिव जोन जैसा नाम से ही पता लग रहा है, हैज रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेस। यहां पर रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेस है। कन्वेक्शन जोन में हाइड्रोजन और हीलियम का अमाउंट ऑलमोस्ट बराबर है, यहां पर भी हाइड्रोजन और हीलियम है। फोटोस्फेयर में हाइड्रोजन का अमाउंट हीलियम से काफी ज्यादा है, और क्रोमोस्फेयर में वी ओनली हैव प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन। तो इसे हम लोग इस तरीके से समझ सकते हैं, जैसे जैसे हम कोर से क्रोमोस्फेयर की तरफ मूव करते हैं, वैसे वैसे हीलियम का अमाउंट रिड्यूस होता चला जाता है। द अमाउंट ऑफ हीलियम रिड्यूसेस। ऐसा इस वजह से क्योंकि गाइस कोर वो रीजन है जहां पर हाईएस्ट न्यूक्लियर रिएक्शंस हुए हैं। इन्हीं न्यूक्लियर रिएक्शंस की वजह से क्या हुआ है, जो हाइड्रोजन है वो किस में कन्वर्ट हो गया है, हीलियम में कन्वर्ट हो गया है। और क्योंकि कोर में हाईएस्ट न्यूक्लियर रिएक्शंस हुए हैं, इसीलिए गाइस कोर का हाईएस्ट टेम्परेचर है। द टेम्परेचर ऑफ द कोर is within the vicinity of 5 lakh degree Celsius। 5 लाख डिग्री सेल्सियस के आसपास कोर का टेम्परेचर है। अब गाइस जैसे जैसे हम लोग कोर से क्रोमोस्फेयर की तरफ आते चले जाते हैं, वैसे वैसे टेम्परेचर रिड्यूस होता चला जाता है। ऑब्वियसली जो न्यूक्लियर रिएक्शंस की रेट है वो डिक्रीज होती चली जाती है, और इसलिए टेम्परेचर डिक्रीज होता चला जाता है। जब हम क्रोमोस्फेयर की बात करते हैं गाइस, क्रोमोस्फेयर हैज अ टेम्परेचर ऑफ ओनली अराउंड 6500 डिग्री सेल्सियस। क्रोमोस्फेयर का टेम्परेचर सिर्फ 6500 डिग्री सेल्सियस है, जो कोर के कंपैरिजन में काफी ज्यादा कम है। इट इज वे लेसर देन दी कोर। अब गाइस जब हम क्रोमोस्फेयर की बात करते हैं, तो क्रोमोस्फेयर के चारों तरफ हम लोगों के पास सन का अनइवन एटमॉस्फेयर है। We have the uneven atmosphere of the sun। देखिए ये मैंने एक परफेक्ट सर्कल नहीं बनाया है क्योंकि इसका ऑल्टीट्यूड कांस्टेंट नहीं है, इसका ऑल्टीट्यूड वेरी करता है। एंड दिस uneven atmosphere of the sun is known as the solar corona। इसे हम लोग सोलर कोरोना कहते हैं। दिस इज द एटमॉस्फेयर ऑफ द सन। जब हम सोलर कोरोना की बात करते हैं,
तो गाइस सोलर कोरोना has temperatures of approximately 1 million डिग्री सेल्सियस। सोलर कोरोना के जो टेम्परेचर्स हैं वो 10 लाख डिग्री सेल्सियस के आसपास हैं, यानी कि इन सिंपल वर्ड्स सोलर कोरोना इज द हॉटेस्ट पार्ट ऑफ द सन। ये सन का हॉटेस्ट पार्ट है। गाइस जब हम लोग सोलर कोरोना की बात करते हैं तो सोलर कोरोना में हम लोगों को बहुत सारे सुपर हीटेड सब एटॉमिक पार्टिकल्स देखने को मिलते हैं। अभी तक हमें सोलर कोरोना के बारे में ज्यादा नहीं पता है, बट जितना भी पता है उसमें हमें यह पता है दैट सोलर कोरोना हैज द प्रेजेंस ऑफ सुपर हीटेड सब एटॉमिक पार्टिकल्स। सब एटॉमिक पार्टिकल्स तो आप सब लोग जानते हैं, प्रोटॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स होते हैं। अब ये जो सुपर हीटेड सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं गाइस, इनमें सोलर कोरोना में जो मेजर प्रेजेंस है दैट इज ऑफ प्रोटॉन्स। तो मेजरली जब हम लोग सोलर कोरोना की बात करते हैं, सोलर कोरोना हैज द प्रेजेंस ऑफ सुपर हीटेड प्रोटॉन्स। अब गाइस ये सुपर हीटेड प्रोटॉन्स कहां से आए हैं, क्यों कोरोना का टेम्परेचर इतना ज्यादा है, इसके बारे में अभी तक हम लोगों को कुछ खास पता नहीं लगा है। वी डू नॉट नो व्हाई these superheated protons are present in the corona and why is the temperature of corona so high। इसलिए आप लोगों ने शायद सुना होगा 2018 में गाइस नासा ने एक स्पेस मिशन भेजा है जिसका नाम है पार्कर सोलर प्रोब। In 2018, NASA has sent a space mission known as Parker Solar Probe. It is also known as Touch the Sun Mission. इसे हम लोग टच दी सन मिशन भी कहते हैं। और गाइस ये पार्कर सोलर प्रोब भेजा गया है टू स्टडी दी सोलर कोरोना। इसे सोलर कोरोना को स्टडी करने के लिए ही भेजा गया है, क्योंकि अभी तक हम लोगों को इसके बारे में कुछ खास नहीं पता है। और गाइस आप लोगों ने, समझदार लोग हो, न्यूज़पेपर वगैरह पढ़ते रहते हो, अभी पढ़ा होगा लास्ट मंथ ही जो पार्कर सोलर प्रोब है वो सन के इतने पास पहुंच गया है that now it is possible for Parker solar probe to collect data from the sun and soon we will be knowing many things about the solar corona। तो अभी तक तो हमें नहीं पता लगा है, लेकिन जल्द ही हमारे पास सन से डेटा आने लग जाएगा, फोटोग्राफ्स एक्सेट्रा, और फिर हम उनको स्टडी करके सोलर कोरोना के बारे में काफी सारी चीजें पता लगा लेंगे। So this is guys the structure of the sun that you need to know। 5 लेयर्स हैं, कोर, रेडियो एक्टिव जोन, कन्वेक्शन जोन, फोटोस्फेयर और क्रोमोस्फेयर। हम लोगों को क्रोमोस्फेयर दिखता है, दैट इज द सरफेस ऑफ द सन। कोर में सबसे ज्यादा न्यूक्लियर रिएक्शंस हैं, क्रोमोस्फेयर में नेग्लिजिबल न्यूक्लियर रिएक्शंस हैं। इसीलिए गाइस जैसे जैसे हम कोर से लेके क्रोमोस्फेयर की तरफ मूव करते हैं टेम्परेचर्स कम होते चले जाते हैं। क्रोमोस्फेयर का टेम्परेचर कितना है, अप्रोक्सीमेटली 6500 डिग्री सेल्सियस। क्रोमोस्फेयर के चारों तरफ सोलर एटमॉस्फेयर है।
सोलर एटमॉस्फेयर को हम लोग सोलर कोरोना कहते हैं। इसका टेम्परेचर 1 मिलियन डिग्री सेल्सियस के आसपास है और ये गाइस सन का हॉटेस्ट पार्ट है। इसमें सुपर हीटेड सब एटॉमिक पार्टिकल्स प्रेजेंट हैं, ज्यादातर इसमें प्रोटॉन्स की प्रेजेंस है। अभी तक हमें सोलर कोरोना के बारे में ज्यादा नहीं पता है, इसीलिए 2018 में नासा ने एक मिशन भेजा है जिसका नाम है पार्कर सोलर प्रोब, व्हिच हैज बीन सेंट टू स्टडी द सोलर कोरोना। अब गाइस, जब हम लोग सोलर कोरोना की बात करते हैं, when we talk about the solar corona, तो सोलर कोरोना से गाइस हम लोगों को एक सिनारियो देखने को मिलता है एंड दैट सिनारियो इज नोन एज व्हाट वी कॉल कोरोनल मास ejections. We see a scenario from solar corona which is known as CME or coronal mass ejection. होता क्या है गाइस, अगर ये सन है और ये कोरोना है, तो जैसा अभी हम लोगों ने बातचीत करी कि कोरोना में हमारे पास बहुत सारे सुपर हीटेड प्रोटॉन्स हैं। गाइस, ये जो सुपर हीटेड प्रोटॉन्स कोरोना में प्रेजेंट हैं, ओकेजनली ऐसा होता है कि ये सुपर हीटेड प्रोटॉन्स जो सन की ग्रेविटेशनल फील्ड है उसे ओवरकम कर लेते हैं, और जब ये सन की ग्रेविटेशनल फील्ड को ओवरकम कर लेते हैं तो ये सुपर हीटेड प्रोटॉन्स कोरोना से बाहर निकल जाते हैं। और जब ये सुपर हीटेड प्रोटॉन्स कोरोना से बाहर निकल जाते हैं तो इसी सिनारियो को we call as coronal mass ejections. Coronal mass ejections क्यों होते हैं? हमें सिर्फ इतना पता है कि जैसे अर्थ के पास एक मैग्नेटिक फील्ड है वैसे सन के पास भी एक मैग्नेटिक फील्ड है। सन की मैग्नेटिक फील्ड में कुछ चेंजेस आते हैं, उन्हीं चेंजेस की वजह से ये कोरोनल मास इजेक्शंस हम लोगों को देखने को मिलते हैं। अब हमारे लिए वो इंपॉर्टेंट नहीं है, हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंट है, जब ये कोरोनल मास इजेक्शंस होते हैं तो इन कोरोनल मास इजेक्शंस के होने के बाद ये जो भी प्रोटॉन्स हैं, ये प्रोटॉन्स हमारे सोलर सिस्टम में फैल जाते हैं। These protons spread out into our solar system. जब ये प्रोटॉन्स सोलर सिस्टम में फैल जाते हैं तो ये प्रोटॉन्स अलग अलग प्लैनेट्स की ग्रेविटेशनल फील्ड में आ जाते हैं। समझ लीजिए, ये जो ग्रीन प्लैनेट मैंने बनाया है ये अर्थ है, ये जो सर्कल मैंने बनाया है अर्थ के चारों तरफ ये अर्थ की ग्रेविटेशनल फील्ड है। मान लीजिए ये कुछ सुपर हीटेड प्रोटॉन्स हैं जो कोरोना से आ रहे हैं। अब आप देख सकते हैं ये जो सुपर हीटेड प्रोटॉन्स हैं ये किसके इंपैक्ट में आ गए हैं, अर्थ की ग्रेविटेशनल फील्ड के इंपैक्ट में आ गए हैं। इस वजह से क्या होगा, इस वजह से गाइस ये प्रोटॉन्स अर्थ के सरफेस की तरफ अट्रैक्ट हो जाएंगे, और जब ये अर्थ के सरफेस की तरफ अट्रैक्ट हो जाएंगे तो आप समझ सकते हैं ये किस में एंटर कर जाएंगे, ये अर्थ के एटमॉस्फेयर में एंटर कर जाएंगे। दे विल एंटर इनटू द एटमॉस्फेयर ऑफ द अर्थ। जब गाइस ये सुपर हीटेड प्रोटॉन्स अर्थ के एटमॉस्फेयर में एंटर कर जाते हैं तो इसी सिनेरियो को वी कॉल एज सोलर विंड्स। इन्हीं को हम लोग सोलर विंड्स कहते हैं। सोलर विंड्स की हमें आगे जरूरत पड़ेगी। वी विल रिक्वायर दी सोलर विंड्स इन आवर फर्दर डिस्कशन। तो प्लीज याद रखिएगा, कई लोग कंफ्यूज रहते हैं कोरोनल मास इजेक्शन और सोलर विंड्स में।
उनको ऐसा लगता है दोनों चीजें एक ही हैं, नहीं, दोनों चीजें एक नहीं है। कोरोनल मास इजेक्शन सिर्फ वो सिनेरियो है जिस सिनेरियो में जो प्रोटॉन्स हैं वो कोरोना से बाहर निकल गए हैं। प्रोटॉन्स हैव बीन इजेक्टेड फ्रॉम दी कोरोना, दैट इज कोरोनल मास इजेक्शन। ये प्रोटॉन्स पूरे के पूरे सोलर सिस्टम में फैल गए हैं। इनमें से बहुत सारे प्रोटॉन्स अलग अलग प्लैनेट्स की ग्रेविटेशनल फील्ड में आ जाते हैं। जब ये अलग अलग प्लैनेट्स की ग्रेविटेशनल फील्ड में आ जाते हैं तो कुछ प्रोटॉन्स ऐसे भी होते हैं जो अर्थ की ग्रेविटेशनल फील्ड में आ जाते हैं। जब ये अर्थ की ग्रेविटेशनल फील्ड में आ जाते हैं तो ये ग्रेविटी की वजह से अर्थ के सरफेस की तरफ मूव करते हैं, अर्थ के एटमॉस्फेयर में एंटर कर जाते हैं, और जब ये अर्थ के एटमॉस्फेयर में एंटर कर जाते हैं तो इन प्रोटॉन्स को हम लोग क्या बुलाते हैं? तो इन प्रोटॉन्स को हम लोग सोलर विंड्स कहते हैं। So this is the scenario that you need to understand about coronal mass ejections and what solar winds are. अब solar winds का impact क्या होता है ये हम आगे के डिस्कशन में देखेंगे। तो सबसे पहले गाइस इसके बारे में कुछ बातें लिखिएगा। Write down the heading structure of the sun. Structure of the sun. उधर कोई है? अभी आएंगे तो मैं बंद करूंगा। राइट डाउन, सिमिलर टू द अर्थ, सिमिलर टू द अर्थ, द सन ऑल्सो हैज, द सन ऑल्सो हैज एन इंटीरियर स्ट्रक्चर, एन इंटीरियर स्ट्रक्चर which is subdivided into 5 layers, which is subdivided into 5 layers, comma, the innermost layer is known as the core. The innermost layer is known as the core, around which is the radioactive zone, around which is the radioactive zone, consisting of the radioactive substances, consisting of the radioactive substances, comma, it is surrounded by the convection zone, it is surrounded by the convection zone, around which is the photosphere, around which is the photosphere, and the outermost layer, is the chromosphere, comma. Since the highest nuclear reactions take place at the core, this region has highest temperatures, and highest concentration of helium, comma. As we move from the core towards the chromosphere,
from the core towards the chromosphere, the rate of nuclear reactions reduces. The rate of nuclear reactions reduces, leading to lower temperatures. Leading to lower temperatures, comma. The temperature of the chromosphere, the temperature of the chromosphere is around 6500 degrees Celsius. Is around 6500 degrees Celsius. Full stop. Next para. Around the chromosphere, is the presence of the solar atmosphere, known as corona. Recent researches have proven that corona is the hottest part of the sun. Having temperatures around 1 million degrees Celsius. Temperatures around 1 million degrees Celsius, comma. It consists of superheated subatomic particles, especially protons, comma. Our knowledge about the solar corona, is limited, comma. In 2018, NASA launched the Parker Solar Probe, to study more about the corona. Full stop. Next para. It has been observed that occasionally the protons present in the corona, are able to overcome the gravitational force of the sun, from the sun, and are ejected out, comma. This scenario is termed as coronal mass ejections. This scenario is termed as coronal mass ejections, comma. These protons spread throughout the solar system.
these protons spread throughout the solar system, and many a times enter into the gravitational field of the earth, enter into the gravitational field of the earth, due to which they are attracted towards the surface, due to which they are attracted towards the surface and enter into the Earth's atmosphere, and enter into the Earth's atmosphere, comma. These coronal protons that enter into the Earth's atmosphere, are known as solar winds, full stop. तो गाइस ये कहानी है जो हमें स्ट्रक्चर ऑफ द सन के बारे में पता होनी चाहिए। अब गाइस जब हम लोग क्रोमोस्फेयर की बात करते हैं, यानी कि सन के आउटर मोस्ट पार्ट के बारे में बात करते हैं, तो यहां पर भी हम लोगों के पास एक रिलेटेड सिनेरियो आता है। ओवर हियर टू we have a related scenario, and that related scenario guys is what we call sunspots and solar flares. This scenario guys is related with the chromosphere. अब गाइस अगर हम लोग क्रोमोस्फेयर को एक टेलीस्कोप से माइन्यूटली ऑब्जर्व करते हैं, इफ वी ऑब्जर्व द क्रोमोस्फेयर विद अ टेलीस्कोप, देन वी सी गाइस, अगर ये क्रोमोस्फेयर का सरफेस है तो हर जगह पर क्रोमोस्फेयर का जो सरफेस है वो हम लोगों को इक्वल ब्राइटनेस शो नहीं करता। इट डज नॉट शो अस इक्वल ब्राइटनेस। कुछ रीजन्स ऐसे हैं क्रोमोस्फेयर के सरफेस पे जो सराउंडिंग के कंपैरिजन में रिलेटिवली डार्कर है, और कुछ रीजन्स ऐसे हैं जो सराउंडिंग्स के कंपैरिजन में रिलेटिवली ब्राइटर है। अब ये जो रीजन्स हैं जो सराउंडिंग के कंपैरिजंस में रिलेटिवली डार्कर हैं, बट ऑब्वियसली गाइस दीज रीजन्स आर नोन एज सनस्पॉट्स। इनको हम लोग सनस्पॉट्स कहते हैं, और ये रीजन्स जो सराउंडिंग के कंपैरिजन में रिलेटिवली ब्राइटर हैं, दीज रीजन्स आर नोन एज सोलर फ्लेयर्स। इनको हम लोग सोलर फ्लेयर्स कहते हैं। अब गाइस ये सनस्पॉट्स और सोलर फ्लेयर्स प्रेजेंट क्यों हैं? क्योंकि गाइस जो भी हाइड्रोजन है दैट इज अनइवनली डिस्ट्रीब्यूटेड। जो हाइड्रोजन का डिस्ट्रीब्यूशन है सन के सरफेस पे वो इवन नहीं है, वो अनइवन है। सनस्पॉट्स वो रीजन्स हैं जहां पर हाइड्रोजन की प्रेजेंस कम है। हाइड्रोजन की प्रेजेंस कम होगी तो आप लोग समझ सकते हैं जो न्यूक्लियर रिएक्शंस की रेट है
वो न्यूक्लियर रिएक्शंस की रेट भी कम हो जाएगी, और अगर न्यूक्लियर रिएक्शंस की रेट कम हो जाएगी तो बट ऑब्वियसली जो हीट एंड लाइट है उसका प्रोडक्शन रिड्यूस हो जाएगा। तो सनस्पॉट्स वो रीजन्स हैं जहां पर हाइड्रोजन की कम प्रेजेंस है। हाइड्रोजन की कम प्रेजेंस होने की वजह से यहां पर न्यूक्लियर रिएक्शंस कम होते हैं और इसी वजह से यहां पर हीट एंड लाइट का प्रोडक्शन रिलेटिवली रिड्यूस्ड होता है। अब इसके बिल्कुल ऑपोजिट सोलर फ्लेयर्स वो रीजन्स हैं गाइस जहां पर हाइड्रोजन हायर कॉन्सेंट्रेशन में प्रेजेंट है। तो आगे की कहानी आप लोग समझ सकते हैं भाई, यहां पर ज्यादा रिएक्शंस होते हैं और यहां से ज्यादा अमाउंट में हीट और लाइट का प्रोडक्शन होता है। अब गाइस जब हम लोग सनस्पॉट्स और सोलर फ्लेयर्स के बारे में बात करते हैं तो सनस्पॉट्स और सोलर फ्लेयर्स के रिलेशन में हमें कुछ ऑब्जर्वेशंस देखने को मिलती हैं। We have some observations related to sunspots and solar flares. The first observation is the total area of sunspots is always equals to the total area of solar flares. Exactly जितना एरिया सनस्पॉट्स का होता है उतना ही एरिया सोलर फ्लेयर्स का होता है। नेक्स्ट, द सोलर फ्लेयर्स एंड सनस्पॉट्स कीप ऑन कॉन्ट्रैक्टिंग एंड एक्सपैंडिंग। जो सोलर फ्लेयर्स और सनस्पॉट्स होते हैं गाइस, उनका जो साइज होता है वो साइज कांस्टेंट नहीं रहता है। The size of the sunspots and solar flares is not constant. The size keeps on changing. And these changes happen according to a cycle which is called as the 11-year cycle. और ये जो चेंजेस होते हैं ये चेंजेस रैंडमली नहीं हो जाते हैं, ये चेंजेस 11-year साइकिल के हिसाब से होते हैं। लास्ट थिंग गाइस जो अभी तक हमें पता है, द टेम्परेचर्स ऑफ द अर्थ are dependent upon the size of solar flares and sunspots. जो अर्थ के टेम्परेचर हैं गाइस वो इस बात के ऊपर डिपेंड करते हैं कि सोलर फ्लेयर्स और सनस्पॉट्स का एरिया कितना है, इनका साइज कितना है। तो ये तीन ऑब्जर्वेशंस हैं गाइस, जो तीन ऑब्जर्वेशंस अभी तक हम लोगों ने ली हैं विद रिस्पेक्ट टू दी सनस्पॉट्स एंड दी सोलर फ्लेयर्स। तो पहली ऑब्जर्वेशन तो इजी है अंडरस्टैंड करने में। ये मैंने कुछ सनस्पॉट्स बनाए हैं, कुछ सोलर फ्लेयर्स बनाए हैं। सनस्पॉट्स का जितना टोटल एरिया होगा उतना ही टोटल एरिया किसका होगा, सोलर फ्लेयर्स का भी होगा। यानी कि जो ग्रीन बाउंड्री वाले रीजन्स हैं और जो रेड बाउंड्री वाले रीजन्स हैं उनका एरिया अगर हम ऐड कर देते हैं तो ग्रीन बाउंड्री वाले रीजन्स का जितना टोटल एरिया आएगा उतना ही टोटल एरिया रेड बाउंड्री वाले रीजन्स का भी आएगा। दूसरी बात गाइस, जो सोलर फ्लेयर्स और सनस्पॉट्स होते हैं वो अपनी पोजीशन तो चेंज नहीं करते हैं लेकिन उनमें कॉन्ट्रैक्शंस और एक्सपेंशंस दिखाई देते हैं। और ये सारा का सारा सिनेरियो 11-year साइकिल के हिसाब से होता है। होता कुछ ऐसा है, मान लीजिए ये सन है और अभी जो सोलर फ्लेयर्स और सनस्पॉट्स हैं वो अपने कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म में है।
यानी कि इस समय सनस्पॉट्स भी बहुत छोटे हैं और इस समय सोलर फ्लेयर्स भी बहुत छोटे हैं। यानी कि हम लोग इसे ऐसा कह सकते हैं कि इस समय सनस्पॉट्स और सोलर फ्लेयर्स का जो एरिया है वो एरिया मिनिमम है। इस समय सनस्पॉट्स और सोलर फ्लेयर्स बहुत ही ज्यादा छोटे हैं, ऐसा हम मान लेते हैं। अब गाइस ये सनस्पॉट्स और सोलर फ्लेयर्स बट ऑब्वियसली अगर इस समय अपने मिनिमम एरिया पे हैं तो क्या करना स्टार्ट करेंगे, एक्सपैंड करना स्टार्ट करेंगे। दे विल स्टार्ट एक्सपैंडिंग। व्हेन दे एक्सपैंड फाइनली गाइस ये जो सनस्पॉट्स और सोलर फ्लेयर्स हैं ये अपने मैक्सिमम एरिया पे आ जाएंगे। दे विल कम एट देयर मैक्सिमम एरिया। देखिए पोजीशन चेंज नहीं होगी लेकिन जो एरिया है सनस्पॉट्स और सोलर फ्लेयर्स का वो बढ़ जाएगा इस तरीके से। पहले जो सनस्पॉट्स और सोलर फ्लेयर्स बहुत ही छोटे छोटे थे वो सनस्पॉट्स और सोलर फ्लेयर्स बहुत बड़े हो जाएंगे और अब इनका एरिया मैक्सिमम हो जाएगा। अब गाइस हम लोगों ने ऐसा एस्ट्रोनॉमिकली ऑब्जर्व किया है कि ये जो एक्सपेंशन चलती है दिस एक्सपेंशन गोज ऑन फॉर 5 years and 7 months। 5 साल 7 महीने तक जो सनस्पॉट्स और सोलर फ्लेयर्स हैं वो एक्सपैंड करेंगे और जब ये 5 साल 7 महीने तक एक्सपैंड करेंगे तो फिर ये मिनिमम टू मैक्सिमम एरिया कर देंगे। दे विल मेक देयर एरिया मिनिमम टू मैक्सिमम। एक बार इनका एरिया मैक्सिमम हो गया तो उसके बाद गाइस ये फिर से कॉन्ट्रैक्ट करना स्टार्ट करेंगे। दे विल अगेन स्टार्ट कॉन्ट्रैक्टिंग और जब ये फिर से कॉन्ट्रैक्ट करना स्टार्ट करेंगे तो फिर से गाइस इनको कॉन्ट्रैक्ट होने में सेम टाइम लगेगा, दैट इज 5 years and 7 months। तो यानी कि अब बात को ध्यान से समझिए। अगर इसी सिनारियो को लेके मैं एक ग्राफ प्लॉट करता हूं, इफ आई प्लॉट अ ग्राफ where on y-axis I take the area of solar flares and sunspots and on the x-axis I take time। तो मान लीजिए अभी अगर ये एरिया मिनिमम है तो अगले 5 साल 7 महीने में ये एरिया बढ़ेगा और मैक्सिमम हो जाएगा। फिर अगले 5 साल 7 महीने में ये एरिया कम होगा और मिनिमम हो जाएगा। फिर अगले 5 साल 7 महीने में ये एरिया बढ़ेगा और मैक्सिमम हो जाएगा। तो अब बात को ध्यान से सोचिए। दिस इज 5 years 7 months, दिस इज 5 years 7 months, दिस इज 5 years 7 months। यानी कि अगर हम लोग दो मिनिमा के बीच में टाइम गैप कंसिडर करते हैं तो ये टाइम गैप कितना आएगा, 5 years 7 months प्लस 5 years 7 months यानी कि 11 years and 2 months। ऐसे ही अगर दो मैक्सिमा के बीच में हम लोग टाइम गैप कंसिडर करते हैं, दिस विल ऑल्सो कम आउट टू बी 11 years and 2 months, क्योंकि दो कंसेक्यूटिव मैक्सिमा और दो कंसेक्यूटिव मिनिमा के बीच में जो टाइम गैप होता है वो लगभग 11 साल का होता है। इसीलिए गाइस इस सिनेरियो को हम लोग क्या बुलाते हैं, इट इज कॉल्ड एज द 11 year साइकिल। इसे हम 11 year
साइकिल कहते हैं। तो यही मैं आपको कह रहा था, जो हम लोगों ने सेकंड पॉइंट लिखा है कि जो भी चेंजेस होते हैं वो चेंजेस 11 ईयर साइकिल के हिसाब से होते हैं। लेकिन गाइस ऐसा भी होता है कि स्पॉन्टेनियसली, ऐसा कम होता है, बट स्पॉन्टेनियसली the area suddenly increases and the area suddenly decreases। कभी कभी ऐसा होता है कि ये 11 ईयर साइकिल फॉलो नहीं होती है, ऐसा बहुत ही रेयरली होता है, बट जब ये 11 ईयर साइकिल फॉलो नहीं होती है तो स्पॉन्टेनियसली जो एरिया है वो कभी कभी अचानक से बढ़ जाता है और कभी कभी जो एरिया है वो अचानक से कम हो जाता है। जब गाइस एरिया अचानक से बढ़ता है, देन दिस सिनेरियो इज नोन एज मॉन्डरर्स मैक्सिमा, and similarly it is also known as Monderer's minima। इन्हें हम मॉन्डरर्स मैक्सिमा और मॉन्डरर्स मिनिमा कहते हैं। These are rare instances, but ऐसा सिनारियो हमें 400 to 500 ईयर्स में एक बार देखने को मिल जाता है। Such a scenario, guys, is observed once in 400 to 500 years। अब गाइस जैसा मैंने लिखा है कि साइज ऑफ सोलर फ्लेयर्स और सनस्पॉट्स के ऊपर अर्थ के टेम्परेचर्स इंक्रीज करते हैं या अर्थ के टेम्परेचर्स डिपेंड करते हैं। गाइस ऐसा देखा गया है दैट टेम्परेचर ऑफ द अर्थ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइज ऑफ सनस्पॉट्स एंड सोलर फ्लेयर। यानी कि अर्थ जितनी भी हीट रिसीव करती है, ये सिनारियो सोलर फ्लेयर्स और सनस्पॉट्स के साइज के ऊपर डिपेंड करता है। जब इनका एरिया मिनिमम होता है तो गाइस अर्थ को मिनिमम हीट मिलती है, और जब इनका एरिया मैक्सिमम होता है तो अर्थ को मैक्सिमम हीट मिलती है। ऐसा क्यों होता है अभी मैं आगे बताऊंगा। अभी हमारे पास इतनी इंफॉर्मेशन नहीं है कि हम ये समझ सकें कि ऐसा क्यों होता है। When we will be having the information, then I will tell you why such a scenario happens। इसीलिए आप लोगों ने अगर पढ़ा होगा ध्यान से तो एक चीज पढ़ी होगी, आज से 3-4 साल पहले की बात है। 2018-2019 में नॉर्थ अमेरिका और यूरोप के कुछ पार्ट्स में जो विंटर टेम्परेचर्स थे, वो विंटर टेम्परेचर्स हाईली रिड्यूस हो गए थे, बहुत ज्यादा कम हो गए थे। शिकागो एक सिटी है यूएस में जिसमें नेगेटिव में टेम्परेचर्स रहते हैं, बट ज्यादा ज्यादा -5 -7 तक टेम्परेचर्स जाते हैं। वहां पर गाइस -40 तक टेम्परेचर्स चले गए थे। तब अगर आप लोगों ने न्यूज़पेपर्स पढ़े हो तो आपको न्यूज़पेपर्स में ये टर्म देखने को मिला होगा। साइंटिस्ट का कहना था इतने कम टेम्परेचर्स हुए हैं ड्यू टू
मॉन्डरर्स मिनिमा। मॉन्डरर्स मिनिमा अचीव हो गया है और मॉन्डरर्स मिनिमा के अचीवमेंट की वजह से जो टेम्परेचर्स हैं वो सडनली फॉल कर गए हैं और इसी वजह से नॉर्थ अमेरिका और यूरोप में बहुत ही सेवियर विंटर्स पड़ रही हैं। So this is what we need to understand when we talk about the sunspots and the solar flares. तो प्लीज इसके बारे में कुछ बातें लिखिएगा। राइट डाउन। अरे राहुल आ गया। राहुल ये वाला बंद करवाना बेटा, इस एसी को बंद करवा देना। राइट डाउन। if the chromosphere is closely observed, if the chromosphere is closely observed, then it is seen that all regions of the chromosphere do not show equal brightness, comma. There are certain regions that are darker than the surroundings, whereas certain parts are brighter than the surroundings. Certain parts are brighter than the surroundings, comma. The darker areas are known as sunspots. The darker areas are known as sunspots, whereas the brighter areas are known as the solar flares, comma. These areas are created due to uneven distribution of hydrogen on the chromosphere, comma. Where the concentration is less than normal, nuclear reactions are lesser, and sunspots are created, comma. Increased concentration of hydrogen gives rise to higher nuclear reactions
increased concentration of hydrogen gives rise to higher nuclear reactions and solar flares are formed, and solar flares are formed. Full stop. Next para. Observations from NASA indicate that the sunspots and solar flares always have the same total area, and though their positions do not change, but their size keeps on contracting and expanding. Comma. These contractions and expansions take place in fixed time intervals, which is known as the 11-year cycle, ब्रैकेट में लिखिएगा. The time period to move from minima to maxima, is around 5 years and 7 months. And the same time period is to move from maxima to minima. Hence, it can be said that the time period between two consecutive maxima or two consecutive minima is around 11 years. Full stop, bracket closed. But rarely, there are instances when the area of sunspots and solar flares either spontaneously increases or spontaneously decreases.
or spontaneously decreases, comma. These rare geographical scenarios are known as Maunder minima and Maunder maxima. Are known as Maunder minima and Maunder maxima. Full stop. Next para. The areas of these sunspots and solar flares, the areas of these sunspots and solar flares have an impact upon human life, comma. When their area is maximum, it is observed that the sun liberates maximum heat, due to which the temperatures of the earth rise, comma. Exactly opposite scenario is observed during minimum area case. मत लिखिएगा, पीरियड लिख लीजिएगा, मिनिमम एरिया पीरियड, comma. In 2018 and 2019, parts of North America and Europe witnessed highly intense winters, comma. Most of these scientific researches revealed that it happened due to Maunder minima. Full stop. तो गाइस ये कहानी है जो कहानी हमें सनस्पॉट्स और सोलर फ्लेयर्स के बारे में पता होनी चाहिए। अब गाइस जब हम लोग सन के बारे में बात कर रहे हैं तो जैसा अभी हम लोगों ने बातचीत करी, सन से गाइस बहुत सारी एनर्जी लिबरेट हो रही है। अब आप लोग जानते ही होंगे जब भी एनर्जी का लिबरेशन होता है तो एनर्जी हमेशा किसके फॉर्म में ट्रैवल करती है? वेव्स के फॉर्म में ट्रैवल करती है। सन के चारों तरफ वैक्यूम है। अब गाइस आप लोग ये भी जानते होंगे हमारे पास दो टाइप की वेव्स होती हैं। वी हैव व्हाट वी कॉल मैकेनिकल वेव्स and we have what we call electromagnetic waves. मैकेनिकल वेव्स वो होती हैं
जिन्हें अपनी ट्रैवलिंग के लिए मीडियम चाहिए होता है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स वो होती हैं जो बिना किसी मीडियम के प्रोपगेट कर लेती हैं। क्योंकि सन के चारों तरफ वैक्यूम है, यानी कि कोई मीडियम नहीं है, ये बात मुझे बताने की जरूरत नहीं है। सन कौन सी टाइप की वेव्स को एमिट कर रहा है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को एमिट कर रहा है। आप लोग ये भी जानते होंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को हम लोग रेडिएशंस भी कहते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स आर ऑल्सो कॉल्ड एज रेडिएशंस। तो अब हमें गाइस इन सोलर रेडिएशंस के बारे में बात करनी है। वी हैव टू टॉक अबाउट सोलर रेडिएशंस कि सन से जो हीट एमिट हो रही है वो हीट कितने टाइप की रेडिएशंस के फॉर्म में एमिट हो रही है। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ रेडिएशंस आर देयर दैट द सन इज एमिटिंग? Now guys, the sun is emitting 7 types of electromagnetic waves. सन से 7 अलग अलग टाइप की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स निकल रही है। इन 7 अलग अलग टाइप की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को हम लोगों ने 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया है। We have divided the 7 types of electromagnetic waves into 3 categories, which are called as the first spectrum, the second spectrum, and the third spectrum of the sun, जिसे हम लोग सन का फर्स्ट, सेकंड और थर्ड स्पेक्ट्रम कहते हैं। गाइस, फर्स्ट स्पेक्ट्रम में हमारे पास हाई एनर्जी रेडिएशंस है। सेकंड स्पेक्ट्रम में हमारे पास मिड एनर्जी रेडिएशंस है। और थर्ड स्पेक्ट्रम में गाइस हमारे पास लो एनर्जी रेडिएशंस है। तो जैसे जैसे हम लोग फर्स्ट स्पेक्ट्रम से थर्ड स्पेक्ट्रम की तरफ मूव करते चले जाते हैं, वैसे वैसे जो एनर्जी है वो रिड्यूस होती चली जाती है। फर्स्ट स्पेक्ट्रम की जब हम लोग बात करते हैं गाइस, तो फर्स्ट स्पेक्ट्रम में हमारे पास 3 टाइप की रेडिएशंस होती हैं। The first radiations are what we call gamma radiations. पहली जो रेडिएशंस निकलती हैं सन से वो गामा रेडिएशंस निकलती हैं। आफ्टर गामा रेडिएशंस वी हैव एक्सरेज, सन से एक्सरेज भी निकलती हैं। एंड देन वी हैव, जिसके बारे में आप लोगों ने सुना ही होगा, यूवी रेडिएशंस, द अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस। जब हम लोग सेकंड स्पेक्ट्रम की बात करते हैं गाइस, तो सेकंड स्पेक्ट्रम को हम लोग विजिबल स्पेक्ट्रम भी कहते हैं। इट इज ऑल्सो नोन एज द विजिबल स्पेक्ट्रम। व्हेन वी टॉक अबाउट द विजिबल स्पेक्ट्रम गाइस, आप लोग जानते ही होंगे विजिबल स्पेक्ट्रम इज मेड अप ऑफ 7 different radiations of 7 different colors, which are violet, indigo, blue, green, yellow, orange and red, जिसे हम लोग विबग्योर कहते हैं। गाइस, जब हम लोग विजिबल स्पेक्ट्रम की बात करते हैं तो विजिबल स्पेक्ट्रम में ही हम लोगों को सन से लिबरेट होने वाली लाइट एनर्जी मिलती है। सन से लिबरेट होने वाली जो भी लाइट एनर्जी है, वो लाइट एनर्जी गाइस किसके फॉर्म में होती है? विजिबल स्पेक्ट्रम के फॉर्म में होती है। इसके बाद जब हम लो एनर्जी स्पेक्ट्रम पे आते हैं तो हमारे पास आती है इंफ्रारेड रेडिएशंस।
फिर हमारे पास आती हैं माइक्रोवेव्स और फिर हमारे पास आती हैं रेडियो वेव्स. So these are the 7 radiations that are emitted from the sun. इन रेडिएशंस को मैंने एक ऑर्डर में लिखा है. दिस इज द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी. सारी की सारी रेडिएशंस में गाइस जो हाईएस्ट एनर्जी होती है वो गामा रेडिएशंस की होती है और जो लोएस्ट एनर्जी होती है वो रेडियो वेव्स की होती है. जिस तरीके से हमारे अर्थ सरफेस पे जितनी लाइट आती है वो सारी की सारी लाइट विजिबल स्पेक्ट्रम के फॉर्म में आती है, ऐसे ही गाइस सरफेस तक जितनी हीट एनर्जी आती है वो सारी की सारी हीट एनर्जी इंफ्रारेड रेडिएशंस के फॉर्म में आती है. ये तीनों रेडिएशंस दैट इज द फर्स्ट स्पेक्ट्रम कभी भी अर्थ के सरफेस तक नहीं पहुंच पाता है. इट इज नेवर एबल टू रीच द सरफेस ऑफ द अर्थ. अगर बाय चांस ये अर्थ के सरफेस तक पहुंच जाता तो गाइस देयर वुड हैव बीन नो लाइफ पॉसिबल. कोई लाइफ पॉसिबल नहीं हो पाती. अभी बात करेंगे ये अर्थ के सरफेस तक क्यों नहीं पहुंच पाता है. तो दीज आर दी 7 रेडिएशंस. इसमें भी याद रखिएगा ये जो विब्ग्योर होता है दिस इज ऑल्सो इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी. वॉयलेट की हाईएस्ट एनर्जी होती है और रेड की लोएस्ट एनर्जी होती है. अल्ट्रा वॉयलेट का मतलब ही होता है ग्रेटर देन वॉयलेट और इंफ्रारेड का मतलब भी होता है लेसर देन रेड. इसीलिए यूवी जो है वो वॉयलेट से ऊपर आती है और इंफ्रारेड जो है वो रेड से नीचे आती है. सो ये ऑर्डर है. सबसे ऊपर गामा होती है, फिर एक्स होती है, फिर यूवी होती है, फिर विब्ग्योर आता है इसी ऑर्डर में, फिर इंफ्रारेड होती है, फिर माइक्रोवेव्स होती हैं और एंड में रेडियो वेव्स होती हैं. ऐसे एनर्जी गाइस डिक्रीज होती चली जाती है. गामा रेडिएशंस और रेडियो वेव्स दोनों का क्वेश्चन कई बार पूछा गया है. एट विच इज द हाईएस्ट एनर्जी रेडिएशन लिबरेटेड फ्रॉम द सन एंड विच इज द लोएस्ट एनर्जी रेडिएशन लिबरेटेड फ्रॉम द सन. तो ये कहानी है गाइस जो हम लोगों को समझनी है. ऑन एन एवरेज अगर हम लोग सन की एनर्जी की बात करते हैं if we talk about the energy from the sun, then guys sun liberates approximately 3.87 into 10 to the power 7 million joules of energy per second. इतनी एनर्जी है जो सन हर सेकंड लिबरेट करता है. ये सारी की सारी एनर्जी इसी फॉर्म में होती है. सो दिस इज व्हाट वी नीड टू नो अबाउट सोलर रेडिएशंस. तो इसके बारे में गाइस कुछ बातें लिखिएगा प्लीज. प्लीज राइट डाउन.
the sun liberates approximately 3.8 into 10 to the power 7 million joules of energy. The sun liberates approximately 3.8 into 10 to the power 7 million joules of energy every second into the vacuum around it, comma. Since this energy is able to travel in vacuum, it is in the form of electromagnetic waves. It is in the form of electromagnetic waves, comma. These radiations on the basis of their energy, are categorized as first, second and third spectrum of the sun. First, second and third spectrum of the sun, comma, where the first spectrum consists of the highest energy radiations, comma. It has the presence of gamma radiations, comma, X-rays, and ultraviolet radiations, where gamma radiations are the highest energy radiations liberated from the sun. Full stop. The second spectrum is the visible spectrum, that consists of VIBGYOR, in the form of light energy, comma, and the third spectrum consists of low energy radiations, in which infrared radiations carry heat energy, comma,
Microwaves and radio waves, microwaves and radio waves have least energy, and do not have any significant impact, and do not have any significant impact. फुल स्टॉप। एक बात ध्यान रखना गाइस, इनका कोई सिग्निफिकेंट इंपैक्ट नहीं होता है। अभी जब हम आगे बातचीत करेंगे इन सारे की सारी रेडिएशंस के बारे में, तो हम माइक्रोवेव्स और रेडियो वेव्स का कोई डिस्कशन नहीं करेंगे, क्योंकि इनका कोई इंपैक्ट देखने को नहीं मिलता है। सो दिस इज व्हाट वी नीड टू नो अबाउट द सोलर रेडिएशंस। अब गाइस, जैसा अभी हम लोगों ने बात करी, दिस इज द अमाउंट ऑफ एनर्जी दैट इज लिबरेटेड बाय द सन। अब मान लीजिए अगर ये सन है, इफ दिस इज द सन, सन इज लिबरेटिंग इट्स एनर्जी इन ऑल डायरेक्शंस। सन सारे डायरेक्शंस में अपनी एनर्जी लिबरेट कर रहा है। गाइस, सन से कुछ दूरी पे वी हैव द अर्थ। नाउ गाइस, इफ वी कंसिडर द अर्थ, the earth receives only a very small percentage of the total solar energy. This percentage is approximately equals to 0.1% of the total energy. तो ऐसा नहीं है कि जो भी एनर्जी सन लिबरेट करता है वो सारी की सारी एनर्जी अर्थ को मिल जाती है। अर्थ को गाइस सन जितनी एनर्जी लिबरेट करता है उसका सिर्फ 0.1% मिलता है। दिस इज द एनर्जी ऑफ द सन एंटरिंग इनटू द अर्थ्स एटमॉस्फेयर। ये गाइस वो एनर्जी है सन की जो अर्थ के एटमॉस्फेयर में एंटर करती है, और इसी एनर्जी को गाइस वी कॉल एज इंसोलेशंस। इसी एनर्जी को हम लोग इंसोलेशंस कहते हैं। इंसोलेशंस गाइस इज द शॉर्ट फॉर्म फॉर इनकमिंग सोलर रेडिएशंस। ये शॉर्ट फॉर्म है इनकमिंग सोलर रेडिएशंस का, क्योंकि अब हम लोगों को आगे जो भी बातचीत करनी है वो सारी की सारी बातचीत सिर्फ इंसोलेशंस के बारे में करनी है। तो अब आगे हम लोग जहां पर भी सोलर रेडिएशंस की बात करेंगे वहां पर गाइस वी विल यूज द टर्म इंसोलेशंस। हम लोग इंसोलेशन टर्म को ही यूज करेंगे। तो गाइस, जब हम लोग इंसोलेशंस की बात करते हैं तो सोलर एनर्जी सन से तो निकल गई, अब सोलर एनर्जी पहुंचेगी अर्थ के एटमॉस्फेयर में, और अर्थ के एटमॉस्फेयर में ये जो इंसोलेशंस हैं ये बहुत सारे अलग अलग बिहेवियर दिखाएंगी। So now we need to talk about the behavior of insolations in the Earth's atmosphere. सन का डिस्कशन इतना ही था। अब जब सन से रेडिएशंस निकलेंगी तो वो अर्थ के एटमॉस्फेयर में एंटर करेंगी, और गाइस अब हमें ये समझना है कि जब सोलर रेडिएशंस अर्थ के एटमॉस्फेयर में एंटर करती हैं तो सोलर रेडिएशंस किस तरीके का बिहेवियर दिखाती है। अब ये जो पूरा का पूरा डिस्कशन है गाइस, दिस इज साइंटिफिक डिस्कशन, ये थोड़ा साइंटिफिक है। तो इसीलिए इस डिस्कशन को करने से पहले हमें कुछ बातें पता होनी चाहिए। वी नीड टू नो certain things before doing this discussion.
गाइस सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए, ध्यान से सोचिएगा समझिएगा, ये मैं आपको साइंटिफिक बेसिक्स बता रहा हूं जो इस डिस्कशन में हमारे काम आएंगे। गाइस अगर ये एक वेव है तो आप जानते हैं, आपको दिख रहा है ये वेव के दो कंसेक्यूटिव हाईएस्ट पॉइंट्स हैं जिनको आप लोग जानते होंगे, हम लोग क्या कहते हैं, वी कॉल एज क्रेस्ट्स। ऐसे ही वेव का जो लोएस्ट पॉइंट होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, वी कॉल एज ट्रफ। अब गाइस दो कंसेक्यूटिव क्रेस्ट्स या दो कंसेक्यूटिव ट्रफ्स के बीच का जो डिस्टेंस होता है दैट इज नोन एज द वेवलेंथ ऑफ द वेव। ये वाली बात आप लोगों ने बचपन में पढ़ी होगी और आप लोग ये वाली बात जानते होंगे कि जो वेव की एनर्जी होती है वो वेवलेंथ के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। वेवलेंथ जितनी ज्यादा होती चली जाएगी एनर्जी इतनी कम होती चली जाएगी। ये दो बातें हैं जो सबसे पहले हमें पता होनी चाहिए। दूसरी बात हमें यह पता होनी चाहिए, जो थोड़ी सी एडवांस साइंस है, जिन लोगों के पास 11th में साइंस होगी गलती से उन्होंने पढ़ी होगी। अगर गाइस वेवलेंथ किसी भी वेव की किसी भी पार्टिकल के डायमीटर के इक्विवेलेंट होती है तो जब वो वेव उस पार्टिकल के ऊपर पड़ती है तो वो पार्टिकल उस वेव को एब्जॉर्ब कर लेता है। If the wavelength of a wave is equivalent to the diameter of a particle, then if the wave falls upon the particle, then the particle absorbs that wave। इसकी हमें जरूरत पड़ेगी, इसको प्लीज याद रखिएगा। इसी बेसिस पे गाइस हमारे पास कुछ डिडक्शंस आते हैं। अभी हम लोगों ने 7 टाइप के रेडिएशंस के बारे में बात की। इसमें गाइस जब हम गामा रेडिएशंस और एक्सरेस की बात करते हैं, व्हेन वी टॉक अबाउट गामा रेडिएशंस एंड एक्सरेज, तो गाइस गामा रेडिएशंस और एक्सरेज को नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स एब्जॉर्ब कर लेते हैं। The nitrogen and oxygen molecules have the diameter which is similar to the wavelength of gamma rays and X-rays, and that is why they are able to absorb it. UV rays को guys absorb करते हैं सिर्फ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स। ऑक्सीजन मॉलिक्यूल सिर्फ और सिर्फ यूवी रेस को एब्जॉर्ब कर पाते हैं और कोई मॉलिक्यूल यूवी रेस को एब्जॉर्ब नहीं कर पाता है। ऑल मॉलिक्यूल्स आर एबल टू एब्जॉर्ब इंफ्रारेड रेडिएशंस। अभी हम लोगों ने ऊपर बातचीत करी थी कि जो इंफ्रारेड रेडिएशंस होती हैं गाइस वो हीट होती है। सारे के सारे मॉलिक्यूल्स इंफ्रारेड रेडिएशंस को एब्जॉर्ब कर लेते हैं। ऑल मॉलिक्यूल्स एब्जॉर्ब इंफ्रारेड रेडिएशंस। तो ये कुछ बातें हैं जो अभी हमारे काम में आएंगी, आगे हमारे काम में आएंगी, तो प्लीज इन बातों को ध्यान रखिएगा। लास्ट बात
जो आपको साइंटिफिकली पता होनी चाहिए is but obviously about the excited state of the electron. You should know about the excited state of the electron. अब गाइस, जब हम लोग एक्साइटेड स्टेट ऑफ द इलेक्ट्रॉन की बात करते हैं तो एटम में न्यूक्लियस होती है। न्यूक्लियस में कौन कौन से पार्टिकल्स प्रेजेंट होते हैं? न्यूट्रॉन होता है, प्रोटॉन होता है। इसके चारों तरफ क्या होते हैं? शेल्स होते हैं, और इन शेल्स में हम लोगों के पास कौन होते हैं? इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, राइट? ऐसा ही कुछ बचपन में पढ़ा था। ये भी पढ़ा था, प्रोटॉन्स के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है और न्यूट्रॉन्स के ऊपर कोई चार्ज नहीं होता है। हर एक एटम में जो प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स का नंबर होता है वो इक्वल होता है, इसलिए जितना पॉजिटिव चार्ज होता है उतना ही नेगेटिव चार्ज होता है। इसलिए गाइस, जो नेट चार्ज है वो नेट चार्ज क्या होता है? जीरो होता है। नेट चार्ज इज जीरो। लेकिन अब होता क्या है? अगर बाहर से कोई हाई एनर्जी रेडिएशन आ जाती है और इस हाई एनर्जी रेडिएशन को ये इलेक्ट्रॉन एब्जॉर्ब कर लेता है, तो ये इलेक्ट्रॉन चला जाता है किसमें? एक्साइटेड स्टेट में। जब ये इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड स्टेट में जाता है तो इस इलेक्ट्रॉन में इतनी एनर्जी आ जाती है कि ये इस एटम से बाहर निकल आता है। जब ये इस एटम से बाहर निकल आता है तो हम इस इलेक्ट्रॉन को क्या कहते हैं? We call this electron as a free electron। और जब ये इलेक्ट्रॉन बाहर आ जाएगा एटम से तो प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स का नंबर इक्वल नहीं रहेगा। प्रोटॉन्स का नंबर इलेक्ट्रॉन्स से ज्यादा हो जाएगा, और जब प्रोटॉन्स का नंबर इलेक्ट्रॉन्स से ज्यादा हो जाएगा तो गाइस एटम के ऊपर क्या आ जाएगा? चार्ज आ जाएगा। और जब एटम के ऊपर चार्ज आ जाता है तभी गाइस उसी चार्ज्ड एटम को हम लोग क्या कहते हैं? आयन कहते हैं। कल पढ़ा था ना, हमारे एटमॉस्फेयर में एक रीजन आयोनोस्फेयर भी है। समझना पड़ेगा आयोनोस्फेयर कैसे बनता है, आयंस कैसे बनते हैं, तो उसके लिए ये बात पता होनी जरूरी है। इसके बिना समझ नहीं पाएंगे कि आयोनोस्फेयर कैसे बनता है। तो ये कुछ बेसिक बातें हैं गाइस जो हमें पता होनी चाहिए। नंबर 1, आपको ये पता होना चाहिए कि वेवलेंथ क्या होती है। आपको ये पता होना चाहिए एनर्जी हमेशा वेवलेंथ के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। आपको ये नहीं भी पता है वेवलेंथ डायमीटर का जो रिलेशन है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, बस ये वाली बात याद रखना। गामा और एक्सरेज को नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स एब्जॉर्ब करते हैं, यूवी को सिर्फ ऑक्सीजन एब्जॉर्ब करता है, और इंफ्रारेड रेडिएशंस को सारे मॉलिक्यूल्स एब्जॉर्ब करते हैं। लास्ट, आपको ये पता होना चाहिए कि एक्साइटेड स्टेट ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होती है। अगर कोई इलेक्ट्रॉन बाहर से किसी भी हाई एनर्जी रेडिएशन को एब्जॉर्ब कर लेता है तो गाइस वो ज्यादा एनर्जी गेन कर लेता है, और उसी इलेक्ट्रॉन को जिसने ज्यादा एनर्जी गेन कर ली है हम लोग एक्साइटेड इलेक्ट्रॉन कहते हैं। एक्साइटेड इलेक्ट्रॉन में इतनी एनर्जी होती है कि वो एटम से बाहर आ जाता है
और जब इलेक्ट्रॉन एटम से बाहर आ जाता है तो एटम किस में चेंज हो जाता है? एटम एक आयन में चेंज हो जाता है। सो दीज आर द थिंग्स दैट यू नीड टू नो। अब इसके साथ साथ आपको बेसिक इंट्रोडक्शन आयोनोस्फेयर और ओजोन लेयर के बारे में पता होना चाहिए। जब हम लोग आयोनोस्फेयर की बात करते हैं, गाइस, आयोनोस्फेयर इज अ रीजन वेयर with gaseous molecules there is also presence of gaseous ions and free electrons। गाइस, आयोनोस्फेयर एक ऐसा रीजन होता है जिस रीजन में हमारे पास सिर्फ गैसियस मॉलिक्यूल्स ही नहीं होते हैं, गैसियस मॉलिक्यूल्स के साथ साथ हमारे पास गैसियस आयंस भी होते हैं और फ्री इलेक्ट्रॉन्स भी होते हैं। तो जनरली अगर हम लोग कहीं पर भी देखेंगे तो हमारे पास सिर्फ गैसियस मॉलिक्यूल्स ही होते हैं, दीज आर दी मॉलिक्यूल्स। लेकिन अगर हम आयोनोस्फेयर में देखते हैं तो हमारे पास मॉलिक्यूल्स भी हैं, मॉलिक्यूल्स के साथ साथ कुछ आयंस भी हैं, आयंस के साथ साथ हमारे पास कुछ फ्री इलेक्ट्रॉन्स भी हैं। तो आप समझ सकते हैं, अब सिंपल सी बात है, यही सारी चीजें हमें समझने में हेल्प करेंगी। आयोनोस्फेयर वो रीजन होता है जहां पर किसी वजह से जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो किस में पहुंच गए थे? एक्साइटेड स्टेट में पहुंच गए थे। Ionosphere is the region where few electrons actually reached the excited state। अब इसके बाद अगर हम लोग ओजोन लेयर की बात करते हैं तो गाइस, कल ही हम लोग पढ़ रहे थे, आपको याद होगा, विद इन द एयर देयर इज 21% ऑक्सीजन। 21% ऑक्सीजन होता है एयर में। जब इस 21% में से अप्रोक्सीमेटली 3 या 4% ऑक्सीजन ओजोन में चेंज हो जाता है, तो कोई भी ऐसा रीजन या ऐसा रीजन हमारे एटमॉस्फेयर में जहां पर 3 to 4% ओजोन होती है और सिर्फ 17% ऑक्सीजन होता है, ऐसे ही रीजन को गाइस हम लोग ओजोन लेयर कहते हैं। सच अ रीजन इज नोन एज ओजोन लेयर। देखिए, ओजोन लेयर को लेके ना मैंने देखा है कई लोगों को ये थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है कि ओजोन लेयर एक ऐसा रीजन है जहां पर सिर्फ ओजोन की प्रेजेंस है। नहीं, ओजोन लेयर ऐसा रीजन नहीं है जहां पर सिर्फ ओजोन की प्रेजेंस है। ओजोन लेयर एक ऐसा रीजन है जहां पर जो भी ऑक्सीजन प्रेजेंट है हमारे एटमॉस्फेयर में, उस ऑक्सीजन का एक छोटा सा पार्ट जो है वो किस में कन्वर्ट हो गया है? वो ओजोन में कन्वर्ट हो गया है। कल हम लोगों ने बात करी थी ना, नाइट्रोजन इज 78%, ऑक्सीजन इज 21%, सो ऑन एंड सो फोर्थ। ओजोन लेयर में सिर्फ एक छोटा सा चेंज हो जाता है। ओजोन लेयर में नाइट्रोजन रिमेन्स 78%, ऑक्सीजन बिकम्स 17% एंड ओजोन बिकम्स अप्रोक्सीमेटली 4%। ये होती है नॉर्मल एयर। This is the air present in the ozone layer। तो ऐसा नहीं है कि ओजोन लेयर में सिर्फ और सिर्फ ओजोन ही होती है। ओजोन लेयर में एक छोटा सा पार्ट है जो किस में कन्वर्ट हो जाता है? जो
ओजोन में कन्वर्ट हो जाता है। तो प्लीज ये वाली बात याद रखिएगा, आप लोग समझ गए होंगे। आयोनोस्फेयर वो रीजन है जहां पर कुछ गैसियस मॉलिक्यूल्स किस में कन्वर्ट हो गए हैं, गैसियस आयंस में कन्वर्ट हो गए हैं, और ओजोन लेयर वो रीजन है जहां पर कुछ ऑक्सीजन किस में कन्वर्ट हो गया है, ओजोन में कन्वर्ट हो गया है। तो इतनी कहानी है गाइस जो हम लोगों को पता होनी चाहिए बिफोर अंडरस्टैंडिंग द बिहेवियर ऑफ इंसुलेशंस। अब आपको इतनी कहानी पता होगी तो आपको बिहेवियर ऑफ इंसुलेशन समझने में कोई दिक्कत नहीं होगी, वेवलेंथ की, एब्जॉर्प्शन की, एक्साइटेड स्टेट की। एंड प्लीज रिमेंबर, आयोनोस्फेयर में गैसियस मॉलिक्यूल्स के साथ आयंस की भी प्रेजेंस होती है, और ओजोन लेयर में कुछ अमाउंट में ऑक्सीजन किस में कन्वर्ट हो जाता है, ओजोन में कन्वर्ट हो जाता है। सो दीज आर द बेसिक्स दैट यू नीड टू नो। तो गाइस अब हम लोगों को बिहेवियर की बात करनी है, तो ये वाली बात हम लोग कल शुरू करेंगे। आज की कहानी यहां तक समझिए। तो आज प्लीज सन का जो पूरा का पूरा डिस्कशन है वो समझिए, और ये समझिए कि बिहेवियर के लिए हमें क्या क्या बेसिक्स पता होनी चाहिए। कल अपना दिमाग थोड़ा सा खोल के आना, बिहेवियर इंपॉर्टेंट है, आयोनोस्फेयर की फॉर्मेशन, ओजोन लेयर की फॉर्मेशन, बहुत सारी चीजें कल हम लोगों को बिहेवियर के थ्रू समझनी है। तो कल हम लोगों ने इंसुलेशंस के बारे में बात करी थी कि इंसुलेशन क्या होती है। अब हम लोगों को ये बातचीत करनी है गाइस कि इंसुलेशंस का बिहेवियर कैसा होता है इन दी अर्थ्स एटमॉस्फेयर। तो कल मैंने आप लोगों को कुछ बेसिक साइंटिफिक फैक्ट्स बताए थे। अब उन बेसिक साइंटिफिक फैक्ट्स के साथ साथ गाइस हमें दो चीजें और पता होनी चाहिए। The first thing that we need to understand is, or we need to know is, that first spectrum is rarely emitted. कल हम लोगों ने जिस फर्स्ट स्पेक्ट्रम के बारे में बात की थी, जो हाई एनर्जी रेडिएशन के बारे में बात की थी, गाइस हाई एनर्जी रेडिएशन रेयरली एमिट होता है। जो भी रेडिएशंस निकलती हैं फ्रॉम दी सन, उसमें से फर्स्ट स्पेक्ट्रम रेडिएशन का अमाउंट सबसे ज्यादा कम होता है। दूसरी चीज जो हम लोग ऑलरेडी जानते हैं, दैट डेंसिटी ऑफ एयर is inversely proportional to altitude. एक चीज और जो हम लोगों को पता है वो ये पता है कि जो एयर की डेंसिटी होती है वो ऑल्टीट्यूड के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। तो वेवलेंथ याद रखिएगा, एब्जॉर्प्शन याद रखिएगा, एक्साइटेड स्टेट याद रखिएगा, और जो फर्स्ट स्पेक्ट्रम रेयर होता है और डेंसिटी ऑल्टीट्यूड के साथ डिक्रीज होती है, ये सारी की सारी बातें याद रखिएगा। अब गाइस नाउ लेट अस कंसिडर द बिहेवियर। तो गाइस अगर ये एक्सो लिमिट है, इफ दिस इज द एक्सो लिमिट एंड दिस इज द सरफेस ऑफ द अर्थ, और ये अर्थ का सरफेस है, तो जितनी भी रेडिएशंस आ रही है, इन रेडिएशंस का हम लोगों को एक्सोस्फेयर में गैसियस मॉलिक्यूल्स के साथ कोई खास इंटरैक्शन देखने को नहीं मिलता है। मान लेते हैं ये रीजन है थर्मोपॉज का। अब गाइस थर्मोपॉज के ऊपर जहां पर एक्सोस्फेयर है वहां पर डेंसिटी बहुत ही ज्यादा कम है। द डेंसिटी ऑफ एयर इज वेरी वेरी लो। तो इसलिए क्या होता है,
जो मॉलिक्यूल्स होते हैं एयर के, वो मॉलिक्यूल्स बहुत ज्यादा फर्दर अपार्ट होते हैं, दे आर वेरी फर्दर अपार्ट, और इसलिए जनरली हम लोगों को रेडिएशंस का मॉलिक्यूल्स के साथ कोई खास इंटरेक्शन देखने को नहीं मिलता है। जो रेडिएशंस हैं वो मॉलिक्यूल्स के बीच में से पास हो जाती है। So this is the scenario that happens in the exosphere. लेकिन गाइस, अब जब रेडिएशंस थर्मोस्फेयर तक पहुंचती हैं, मान लेते हैं ये मीजोपॉज है, तो ये रीजन थर्मोस्फेयर का हो गया। अब थर्मोस्फेयर में जो डेंसिटी है वो डेंसिटी इंक्रीज हो जाती है। The density in the thermosphere increases. अब अगर ये हाई एनर्जी रेडिएशन है, तो बात को ध्यान से सोचिए। हाई एनर्जी रेडिएशन में इट कैन बी अ गामा रेडिएशन और इट कैन बी एन एक्स-रे। और ये जो मॉलिक्यूल है, ये मॉलिक्यूल गाइस नाइट्रोजन या ऑक्सीजन का है। This molecule belongs to nitrogen और oxygen. तो गाइस, जब ये हाई एनर्जी रेडिएशन इस मॉलिक्यूल पे पड़ती है, तो गाइस इस मॉलिक्यूल का जो इलेक्ट्रॉन है वो किस में चला जाता है? एक्साइटेड स्टेट में चला जाता है। जब इस मॉलिक्यूल के अंदर का जो एटम है उसका इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड स्टेट में चला जाता है, तो गाइस आप लोग जानते हैं जो इलेक्ट्रॉन है वो मॉलिक्यूल से बाहर आ जाता है, फ्री इलेक्ट्रॉन बन जाता है। फ्री इलेक्ट्रॉन के साथ साथ गाइस ये जो मॉलिक्यूल है, इस मॉलिक्यूल को कौन सा चार्ज दे देता है? पॉजिटिव चार्ज दे देता है। इस तरीके से ये जो मॉलिक्यूल है वो किस में कन्वर्ट हो जाता है? आयन में कन्वर्ट हो जाता है। एक तरीका तो ये होता है जिस तरीके से आयंस की फॉर्मेशन होती है। दूसरा तरीका, आपको याद होगा कल हम लोगों ने बातचीत करी थी, एक टाइप की रेडिएशन जो हमारे एटमॉस्फेयर में एंटर करती है, दैट इज कॉल्ड एज अ सोलर विंड। मान लीजिए ये सोलर विंड है। सोलर विंड में गाइस आपको याद होगा मेजरली कौन से पार्टिकल्स ट्रैवल करते हैं? मेजरली प्रोटॉन्स ट्रैवल करते हैं। अगर यहां सोलर विंड में प्रोटॉन आ गया, इस प्रोटॉन की इतनी हाई वेलोसिटी होती है कि ये प्रोटॉन जो भी मॉलिक्यूल हो, इररिस्पेक्टिव ऑफ विच एवर मॉलिक्यूल दिस इज, इस मॉलिक्यूल में डायरेक्ट पेनिट्रेशन शो करता है। जो प्रोटॉन है वो डायरेक्टली मॉलिक्यूल में पेनिट्रेट कर जाता है, और जब प्रोटॉन डायरेक्टली मॉलिक्यूल में पेनिट्रेट कर जाता है तो इसके ऊपर भी कौन सा चार्ज आ जाता है? इसके ऊपर भी पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। तो गाइस ये जो मॉलिक्यूल है वो मॉलिक्यूल भी किस में कन्वर्ट हो जाता है? ये मॉलिक्यूल भी आयन में कन्वर्ट हो जाता है। अब ऐसा नहीं है, आप लोगों को ऐसा लग रहा होगा कि सर एक्साइटेड स्टेट बनी तब भी पॉजिटिव ही बना है, और सोलर विंड आई तब भी पॉजिटिव आयन ही बना है, यानी कि कैटायन ही बना है। क्योंकि सोलर विंड्स में इलेक्ट्रॉन्स की भी प्रेजेंस होती है, लेकिन ये इलेक्ट्रॉन्स बहुत रेयरली प्रेजेंट होते हैं। इलेक्ट्रॉन भी डायरेक्ट पेनिट्रेशन दिखा सकता है। इवन इलेक्ट्रॉन कैन शो डायरेक्ट पेनिट्रेशन, और तब गाइस ये जो मॉलिक्यूल है, इस मॉलिक्यूल के ऊपर कौन सा चार्ज आ जाएगा? इस मॉलिक्यूल के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। बट मोस्टली
थर्मोस्फेयर में जितने भी आयंस प्रेजेंट हैं, प्लीज रिमेंबर दे आर मोस्टली कैटायंस एंड वेरी फ्यू एनायंस। ज्यादातर पॉजिटिवली चार्ज्ड हैं, नेगेटिवली चार्ज्ड बहुत ही कम आयंस की प्रेजेंस है। तो ये दो तरीके होते हैं गाइस, जिन दो तरीकों से जो हमारी आयोनिक फॉर्म है वो आयोनिक फॉर्म डेवलप हो जाती है। क्योंकि हाई एनर्जी रेडिएशंस भी रेयरली आती हैं, क्योंकि सोलर विंड्स भी रेयरली आती हैं, इनका जो कुछ भी एब्जॉर्प्शन होना होता है वो सारा का सारा एब्जॉर्प्शन थर्मोस्फेयर में हो जाता है। हाई एनर्जी रेडिएशंस में गामा रेडिएशंस और एक्सरेज थर्मोस्फेयर के नीचे मूव नहीं कर पाती हैं, और ना ही जो सोलर विंड्स हैं वो थर्मोस्फेयर के नीचे मूव कर पाती हैं। यानी कि जब हम लोग थर्मोस्फेयर की बात करते हैं, देन थर्मोस्फेयर शोज द कंप्लीट एब्जॉर्प्शन of gamma radiations, X-rays and solar winds। जितने भी गामा रेडिएशंस, एक्स रेज और सोलर विंड्स हैं, उनका कंप्लीट एब्जॉर्प्शन कहां हो जाता है? थर्मोस्फेयर में हो जाता है। तो पहली बात तो गाइस ये है। दूसरी बात यह है, अब इसके बारे में भी हमें आगे बात समझनी है। दूसरी बात यह है कि ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स निकलते हैं, बात को ध्यान से सोचिएगा, ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स जब एक दूसरे की विसिनिटी में आते हैं, when these free electrons come within the vicinity to each other, then guys ये एक दूसरे के ऊपर रिपल्शन लगाते हैं। ये वाली बात तो आप लोग जानते ही होंगे, like charges repel each other, unlike charges attract each other। इसी फोर्स ऑफ रिपल्शन की वजह से ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं गाइस, ये इलेक्ट्रॉन्स स्टैटिक नहीं रहते हैं, ये इलेक्ट्रॉन्स मोशन में रहते हैं। तो यहां पर जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो स्टैटिक नहीं रहते हैं, इलेक्ट्रॉन्स एक दूसरे के ऊपर फोर्स ऑफ रिपल्शन लगाते रहते हैं, और इस फोर्स ऑफ रिपल्शन लगाने की वजह से जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो मोशन में आ जाते हैं। इलेक्ट्रॉन्स के मोशन की वजह से गाइस किसका प्रोडक्शन होता है? इलेक्ट्रिक करंट का प्रोडक्शन होता है। और जिस एरिया में भी इलेक्ट्रिक करंट प्रेजेंट होता है, उसी एरिया को हम लोग क्या बुलाते हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं। यानी कि सिंपल वर्ड्स में, ये जो भी फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये जो मोशन दिखा रहे हैं, उस मोशन की वजह से क्या हो जाता है? जो थर्मोस्फेयर वाला रीजन है, उस थर्मोस्फेयर वाले रीजन में एक इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो जाती है। अब गाइस, जब अर्थ रोटेट करती है, जिन लोगों ने इंटीरियर स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ पढ़ा था उन्हें कुछ कुछ याद आया होगा, तो इस इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या दिखाई देता है? डिस्टर्बेंसेस दिखाई देते हैं। ये इलेक्ट्रिक फील्ड अपनी जो भी ओरिजिनल स्टेट है उसके साथ या उससे डिस्टर्ब हो जाती है। क्योंकि ये वाली बात तो आप लोग जानते होंगे, ये तो मुझे बताने की जरूरत नहीं है कि जब अर्थ रोटेट कर रही है तो उसके साथ साथ पूरा का पूरा एटमॉस्फेयर भी रोटेट कर रहा है। The atmosphere is also rotating with the earth। और जब ये इलेक्ट्रिक फील्ड डिस्टर्ब हो जाती है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड डिस्टर्ब होने के बाद क्या प्रोड्यूस करती है? मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करती है। इसीलिए ये जो आयोनोस्फेयर वाला रीजन है, उस आयोनोस्फेयर वाले रीजन में we see the presence of a magnetic field।
और इसीलिए आप लोगों ने शायद पढ़ा भी होगा कि जो आयोनोस्फेयर वाला रीजन है उसे हम लोग मैग्नेटोस्फेयर भी कहते हैं। वी ऑल्सो कॉल इट एज अ मैग्नेटोस्फेयर, क्योंकि ये वो पार्ट है एटमॉस्फेयर का जहां पर हमें मैग्नेटिक फील्ड की प्रेजेंस देखने को मिलती है। अब ये जो मैग्नेटोस्फेयर है, प्लीज रिमेंबर, ये थर्मोस्फेयर के सिर्फ और सिर्फ अपर मोस्ट पार्ट्स में ही कॉन्सेंट्रेटेड है। इट इज कॉन्सेंट्रेटेड इन दी अपर मोस्ट पार्ट्स, क्योंकि ज्यादातर जितनी भी आयोनिक फॉर्मेशंस हुई हैं वो आयोनिक फॉर्मेशंस अपर मोस्ट पार्ट में ही हुई है। ऐसा नहीं है कि लोअर पार्ट्स में आयोनिक फॉर्मेशंस नहीं हुई है, लोअर पार्ट्स में भी आयोनिक फॉर्मेशंस हुई हैं, बट प्रॉब्लम क्या है, लोअर पार्ट्स में जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो एक दूसरे से काफी ज्यादा दूर दूर हैं और इस वजह से उनके ऊपर रिपल्सिव फोर्सेस एक्ट नहीं कर पाते हैं। अपर रीजन्स में आयोनिक फॉर्मेशन ज्यादा हुई हैं, इलेक्ट्रॉन्स एक दूसरे के पास पास हैं, वहां पर रिपल्सिव फोर्सेस का एक्शन होता है और इसी रिपल्सिव फोर्सेस के एक्शन की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड का प्रोडक्शन होता है, जो रोटेशन की वजह से डिस्टर्ब हो जाती है और क्या प्रोड्यूस कर देती है, एक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर देती है। तो इसीलिए प्लीज रिमेंबर, द कंप्लीट थर्मोस्फेयर इज नॉट अ मैग्नेटोस्फेयर, ओनली द अपर पार्ट ऑफ थर्मोस्फेयर इज द मैग्नेटोस्फेयर। सिर्फ जो अपर पार्ट है वही मैग्नेटोस्फेयर है। अब गाइस, ये जो आयोनिक फॉर्मेशंस होती हैं, इन्हीं आयोनिक फॉर्मेशन से हमें एक और सिनारियो भी देखने को मिलता है, व्हाट वी कॉल एज ऑरोरा। ऑरोरा क्या होते हैं? ऑरोरा आर ग्रीन एंड रेड कलर्ड patterns observed in the night sky. नाइट स्काई में गाइस हमें ग्रीन और रेड कलर्ड पैटर्न्स देखने को मिलते हैं और इन्हीं ग्रीन और रेड कलर्ड पैटर्न्स को हम लोग ऑरोरा कहते हैं। हो सकता है आप लोगों ने ऑरोरा की पिक्चर्स देखी होंगी, बहुत फेमस हैं गाइस। ऑरोरा कुछ इस तरीके के दिखाई देते हैं। दिस इज व्हाट ऑरोरा लुक लाइक। तो ये कुछ फॉर्मेशन होती है ऑरोरास की। अब गाइस, जब हम लोग ऑरोरास की बात करते हैं तो ऑरोरा की फॉर्मेशन भी आयंस की वजह से ही होती है। इट इज ड्यू टू द आयंस दैट ऑरोरास आर क्रिएटेड। गाइस, जब आयोनिक फॉर्मेशन हो जाती है, बात को ध्यान से समझिएगा। मान लीजिए ये एक आयन है, ये नाइट्रोजन का आयन है और ये एक आयन है, ये ऑक्सीजन का आयन है। अब जब इस आयन के ऊपर विजिबल स्पेक्ट्रम पड़ता है तो गाइस, जो नाइट्रोजन का आयन है वो इस विजिबल स्पेक्ट्रम में से ग्रीन कलर को एब्जॉर्ब कर लेता है। इट एब्जॉर्ब्स ग्रीन कलर। और जो ऑक्सीजन का आयन है वो इस विजिबल स्पेक्ट्रम में से रेड कलर को एब्सॉर्ब कर लेता है। दैट एब्सॉर्ब्स रेड कलर। क्योंकि नाइट्रोजन की कॉम्पोजिशन या प्रेजेंस ज्यादा है तो ज्यादातर आयंस नाइट्रोजन के ही बनते हैं, ज्यादातर आयंस ग्रीन कलर ही एब्सॉर्ब करते हैं। इसीलिए जब भी हम लोग ऑरोरा देखते हैं, ऑरोरा में गाइस हम लोगों को जनरली ग्रीन कलर दिखाई देता है, लेकिन कुछ केसेस में हमें रेडिश कलर भी दिखाई देता है। तो ये जो ग्रीन कलर है, ये ग्रीन कलर जो आपको दिख रहा है ये नाइट्रोजन के आयंस का है और जो रेडिश या पिंकिश कलर दिख रहा है
वो ऑक्सीजन के आयंस का है। जब ये ग्रीन और रेड कलर को एब्जॉर्ब कर लेते हैं तो नाइट टाइम में गाइस जब सन की प्रेजेंस नहीं होती है तो इन्हीं ग्रीन और रेड कलर से ये आयंस ग्लो करते हैं और वही ग्लो हमें ऑरोरा के फॉर्म में दिखाई देता है। अब गाइस ऑरोरा जनरली हम लोगों को हायर लैटिट्यूड्स पे ही देखने को मिलते हैं, मतलब दिल्ली में आपको ऑरोरा देखने को नहीं मिलेगा। ऑरोरा आर जनरली सीन बिटवीन 70 टू 90 डिग्रीज लैटिट्यूड्स। 70 और 90 डिग्रीज लैटिट्यूड्स के बीच में ऑरोरा देखने को मिलते हैं। इसके दो रीजंस हैं। पहला रीजन तो है नेग्लिजिबल पॉल्यूशन। एक तो इन रीजन्स में पॉल्यूशन नहीं होता है, इसलिए आसानी से हम लोग ऑरोरा को ऑब्जर्व कर सकते हैं। अगर अपनी छत पे जाके देखोगे तो दिल्ली में तो तारे भी देखने को नहीं मिलते, ऑरोरा कहां से देखने को मिलेंगे। और दूसरा रीजन है गाइस, जिसके बारे में हम आगे एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी में बात करेंगे, क्योंकि ये उससे रिलेटेड सिनेरियो है। अभी सिर्फ नाम याद रखिएगा, इट इज कॉल्ड एज पोलर एम्प्लीफिकेशन। तो पोलर एम्प्लीफिकेशन और नेग्लिजिबल पोल्यूशन, ये दो रीजंस हैं जिन रीजंस की वजह से हम लोगों को ऑरोरा जो है वो सिर्फ हायर लैटिट्यूड्स पे ही देखने को मिलते हैं। वर्ल्ड के सिर्फ कुछ ही रीजन्स हैं जहां पर ऑरोरास देखने को मिलते हैं। ग्रीनलैंड में देखने को मिलते हैं, आइसलैंड में देखने को मिलते हैं, नॉर्वे में देखने को मिलते हैं और एंटार्क्टिका में देखने को मिलते हैं। These are some prominent parts of the world where we see aurora formations. अब गाइस ऑरोरा के दो नाम होते हैं। नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में वी कॉल ऑरोरास एज ऑरोरा बोरियालिस और सदर्न हेमिस्फेयर में वी कॉल ऑरोरास एज ऑरोरा ऑस्ट्रालिस। एक बात और, ऑरोरा बोरियालिस ज्यादा स्ट्रॉन्गर होते हैं, यानी कि ज्यादा क्लियरली दिखते हैं एज कंपेयर टू ऑरोरा ऑस्ट्रियालिस। यानी कि नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में हमें ऑरोरा ज्यादा क्लियरली दिखाई देते हैं एज कंपेयर टू दी सदर्न हेमिस्फेयर। ऐसा भी पोलर एम्प्लीफिकेशन की वजह से होता है। जब मैं पोलर एम्प्लीफिकेशन पढ़ाऊंगा तब आप लोग समझ जाएंगे कि ऐसा क्यों होता है। So this is what we need to know about aurora. तो इतनी कहानी है गाइस जो हम लोगों को समझनी है अबाउट द बिहेवियर ऑफ इंसुलेशंस इन द थर्मोस्फेयर। तो बात को ध्यान से समझिएगा, थर्मोस्फेयर में क्या क्या हो रहा है। थर्मोस्फेयर में गाइस जो हाई एनर्जी रेडिएशंस हैं, वो हाई एनर्जी रेडिएशंस नाइट्रोजन और ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स के साथ इंटरैक्ट कर रही हैं। अगर ये रेडिएशंस गामा रेडिएशंस और एक्सरेज हैं, तो ये रेडिएशंस जब नाइट्रोजन और ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स पे पड़ती हैं तो नाइट्रोजन और ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स इन्हें एब्जॉर्ब कर लेते हैं। जब नाइट्रोजन और ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स इन्हें एब्जॉर्ब कर लेते हैं तो इन मॉलिक्यूल्स के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं ये किस में पहुंच जाते हैं, एक्साइटेड स्टेट में पहुंच जाते हैं। और जब ये एक्साइटेड स्टेट में पहुंच जाते हैं तो यही जो नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स हैं ये किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, ये कन्वर्ट हो जाते हैं आयंस में। एक तो तरीका ये है आयंस बनने का, दूसरा तरीका और है आयंस बनने का। आयंस आर ऑल्सो फॉर्म्ड बाय द एक्शन ऑफ सोलर विंड। सोलर विंड जब
अर्थ के एटमॉस्फेयर में एंटर करती हैं तो जो भी प्रोटॉन्स इलेक्ट्रॉन्स आते हैं उनकी बहुत ज्यादा हाई वेलोसिटी होती है। इस हाई वेलोसिटी की वजह से ये डायरेक्ट पेनिट्रेशन दिखा देते हैं और इस वजह से भी हमारे मॉलिक्यूल्स के ऊपर चार्जेस आ जाते हैं। अब जैसा मैंने कल बताया था, प्लीज रिमेंबर, सारे के सारे मॉलिक्यूल्स आयोनिक फॉर्म में नहीं है, सिर्फ कुछ ही मॉलिक्यूल्स हैं जो यहां पर आयोनिक फॉर्म में है। अब जब हाई एनर्जी रेडिएशंस की वजह से आयंस बनते हैं तो जब फ्री इलेक्ट्रॉन्स रिलीज होते हैं तो ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स बहुत बार एक दूसरे की विसिनिटी में आ जाते हैं और इस वजह से ये एक दूसरे के ऊपर रिपल्सिव फोर्सेस लगाते हैं। इन रिपल्सिव फोर्सेस की वजह से हमें इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट देखने को मिलता है और इसी मूवमेंट की वजह से यहां पर इलेक्ट्रिक करंट का प्रोडक्शन होता है, यानी कि इस एरिया में हमें एक इलेक्ट्रिक फील्ड देखने को मिलती है। जब अर्थ रोटेट करती है तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड डिस्टर्ब हो जाती है। डिस्टर्ब का मतलब ये है कि इस इलेक्ट्रिक फील्ड में फर्दर मूवमेंट्स देखने को मिलते हैं और जब इलेक्ट्रिक फील्ड डिस्टर्ब होती है तो फिजिक्स के हिसाब से ये किसकी फॉर्मेशन करती है? एक मैग्नेटिक फील्ड की फॉर्मेशन करती है। थर्मोस्फेयर का जो अपर मोस्ट रीजन है वहीं पर सबसे ज्यादा आयोनिक कॉन्सेंट्रेशन है और वहीं पर हमें स्ट्रॉन्गेस्ट मैग्नेटिक फील्ड देखने को मिलती है, इसीलिए उसी रीजन को हम लोग मैग्नेटोस्फेयर कहते हैं। एक और सिनेरियो भी होता है एंड दैट सिनेरियो इज ऑरोरा। ऑरोरा गाइस एक ग्रीन और रेड कलर्ड ग्लो है जो हम लोगों को नाइट स्काई में देखने को मिलता है। ऑरोरा कैसे बनते हैं? जब नाइट्रोजन और ऑक्सीजन एटम्स के ऊपर विजिबल स्पेक्ट्रम पड़ता है तो नाइट्रोजन एटम्स या नाइट्रोजन आयंस उसमें से ग्रीन लाइट को एब्जॉर्ब कर लेते हैं और ऑक्सीजन आयंस उसमें से रेड लाइट को एब्जॉर्ब कर लेते हैं। जब रात का टाइम होता है तो नाइट्रोजन आयंस ग्रीन कलर से ग्लो करते हैं और ऑक्सीजन आयंस रेड कलर से ग्लो करते हैं और इसी वजह से हम लोगों को ऑरोरा फॉर्मेशंस देखने को मिलते हैं। ऑरोरा फॉर्मेशन सिर्फ हायर लैटिट्यूड्स में देखने को मिलते हैं। इसके दो रीजंस हैं, एक तो वहां पर नेग्लिजिबल पोल्यूशन होता है और दूसरा वहां पर एक और सिनेरियो देखने को मिलता है जिसे हम पोलर एम्प्लीफिकेशन कहते हैं। ये दोनों हेमिस्फेयर्स में देखने को मिलते हैं। नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में से ऑरोरा बोरियालिस कहते हैं, सदर्न हेमिस्फेयर में से ऑरोरा ऑस्ट्रेलिस कहते हैं। नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में ये ग्रीनलैंड, आइसलैंड और नॉर्वे में देखने को मिलते हैं, सदर्न हेमिस्फेयर में ये एंटार्क्टिका में देखने को मिलते हैं। सो दिस इज द बिहेवियर ऑफ इंसुलेशंस इन द थर्मोस्फेयर। यहां पर तो गाइस हमारे थर्मोस्फेयर की कहानी खत्म होती है। तो पहले इसके बारे में कुछ बातें लिखिएगा प्लीज। राइट डाउन दी हेडिंग, behavior of insolations in the thermosphere. Behavior of insolations in the thermosphere. इसमें लिखिए, when insolations enter into the atmosphere, when insolations enter into the atmosphere, they hardly show any interaction with the gaseous molecules, any interaction with the gaseous molecules in the exosphere, due to low density, comma, it is only in the thermosphere, that the density becomes high enough, for interactions to take place,
interactions to take place, comma. The gamma radiations and the X-rays, the gamma radiations and the X-rays are relatively rare, are relatively rare and are completely absorbed in the thermosphere, and are completely absorbed in the thermosphere by nitrogen and oxygen molecules, by nitrogen and oxygen molecules, comma. On absorption of these radiations, on absorption of these radiations, the electrons of these molecules, the electrons of these molecules move into excited state, move into excited state, leading to formation of ions, leading to formation of ions, comma. These ions can also be created, these ions can also be created by the action of solar winds, by the action of solar winds, when superheated, fast moving solar winds, directly enter into the air molecules, directly enter into the air molecules, comma. Since solar winds are mostly protons, and high energy radiations, also majorly form cations, they are common within the ionosphere, they are common within the ionosphere. ब्रैकेट में लिखिएगा, studies suggest that approximately 20% molecules, in the thermosphere, have been ionized, full stop, bracket closed. तो गाइस 20% मॉलिक्यूल्स हैं जो किस में कन्वर्ट हो गए हैं, आयंस में कन्वर्ट हो गए हैं. आगे लिखिए, नेक्स्ट पैराग्राफ पे आइए. When formation of ions take place due to high energy radiations,
take place due to high energy radiations. Free electrons are liberated. Free electrons are liberated, which if come in close proximity, which if come in close proximity, which if come in close proximity, repel each other, due to which movement of electrons in the thermosphere is observed. In the thermosphere is observed, comma. This leads to formation of electric current, and hence thermosphere acts as an electric field, comma. When the earth rotates, this electric field gets disturbed. And a magnetic field is produced. Comma. Since most of the ions are concentrated in the upper part of the thermosphere, it is only this region that shows magnetic presence, and hence the region between 300 to 400 kilometers is termed as the magnetosphere. Full stop. Next para. Another scenario that is observed in the ionosphere is that of aurora formations. Comma. This is a colorful glow. That is observed
in the night sky, in the night sky, comma, it happens when the ions formed by solar winds, it happens when the ions formed by solar winds absorb green and red light from the visible spectrum. Absorb green and red light from the visible spectrum and show colored glow at night. Comma. This scenario is only observed in high latitudes, due to negligible pollution, and the scenario of polar amplification, comma. In the northern hemisphere, this scenario is known as aurora borealis. This scenario is known as aurora borealis and is observed in Greenland, Iceland and Norway. Iceland and Norway, comma. In the southern hemisphere, it is only observed in Antarctica. And is known as aurora australis. Full stop. तो गाइस ये कहानी है जो हमें थर्मोस्फेयर के बारे में समझनी है। अच्छा, मैं बोलना भूल गया था लेकिन मैंने लिखवा दिया है, प्लीज याद रखिएगा। ऑरोरा सिर्फ वही आयंस बनाते हैं जो किससे बने होते हैं, सोलर विंड से बने होते हैं। वो आयंस नहीं बनाते हैं जो हाई एनर्जी रेडिएशन से बने होते हैं। सो प्लीज रिमेंबर दिस। ओके गाइस, तो ये तो बात हुई थर्मोस्फेयर। अब गाइस थर्मोस्फेयर के बाद हम लोग जब मीजोस्फेयर पे आते हैं, तो मीजोस्फेयर में हम लोगों को कोई स्पेशल इंटरैक्शंस देखने को नहीं मिलते हैं। देयर आर नो स्पेशल इंटरैक्शंस दैट टेक प्लेस इन द मीजोस्फेयर। अब गाइस जो स्पेशल इंटरैक्शंस होते हैं वो होते हैं स्ट्रेटोस्फेयर में। और अभी हमें ये भी समझ में आएगा कि मीजोस्फेयर में कोई स्पेशल इंटरैक्शंस क्यों नहीं होते हैं। अब गाइस स्ट्रेटोस्फेयर में आप समझ सकते हैं डेंसिटी काफी ज्यादा बढ़ जाती है, डेंसिटी इंक्रीजेस कंसिडरेबली। अब होता क्या है, स्ट्रेटोस्फेयर में हमें जो भी इंटरैक्शंस देखने को मिलते हैं वो यूवी रेडिएशंस और ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स के बीच में देखने को मिलते हैं। वी सी देम बिटवीन यूवी रेडिएशंस एंड ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स।
अब गाइस होता कुछ ऐसा है, अगर ये यूवी रेडिएशन है, जब यूवी रेडिएशन किसी ऑक्सीजन मॉलिक्यूल पे पड़ती है तो यूवी रेडिएशन उस ऑक्सीजन मॉलिक्यूल को स्प्लिट कर देती है इनटू इट्स एटॉमिक फॉर्म। तो अब आप लोग फिर से समझ सकते हैं, अभी हम लोगों ने परसों ही बात की थी, यहां पर भी कौन सा रिएक्शन हुआ है, फोटोलिसिस हुआ है। लाइट एनर्जी की वजह से किसी केमिकल सब्सटेंस का डिसइंटीग्रेशन हो गया है। अब गाइस आप लोग ये वाली बात जानते होंगे, किसी भी सब्सटेंस की जो एटॉमिक फॉर्म है वो अनस्टेबल होती है, एटॉमिक फॉर्म एग्जिस्ट नहीं कर सकती, एटॉमिक फॉर्म बहुत जल्दी डिसइंटीग्रेट हो जाती है, और जब एटॉमिक फॉर्म डिसइंटीग्रेट होती है देन अगेन E इज इक्वल्स टू mc स्क्वायर। यानी कि जब एटॉमिक फॉर्म डिसइंटीग्रेट होती है तो मास का डिसइंटीग्रेशन होता है, और जब मास का डिसइंटीग्रेशन होता है तो बट ऑब्वियसली किसका प्रोडक्शन होता है, एनर्जी का प्रोडक्शन होता है। लेकिन गाइस अब बात को ध्यान से समझिए, अगर ये एक और ऑक्सीजन मॉलिक्यूल है, जो ऑक्सीजन मॉलिक्यूल डिसइंटीग्रेट हुआ है, उसकी जो भी एटॉमिक फॉर्म है, उस एटॉमिक फॉर्म का किसी भी ऑक्सीजन मॉलिक्यूल के साथ बहुत अच्छा केमिकल एफिनिटी होता है। यानी कि ये जो एटॉमिक ऑक्सीजन बनी है ये किसी और एटॉमिक मॉलिक्यूल के साथ बहुत ज्यादा रेडली कंबाइन कर जाती है, और जब ये रेडली कंबाइन कर जाती है तो ये किसकी फॉर्मेशन कर देती है, ओजोन की फॉर्मेशन कर देती है। लेकिन अब बात को ध्यान से समझिएगा, इसके लिए एक कंडीशन नेसेसरी है कि जब ऑक्सीजन मॉलिक्यूल की स्प्लिटिंग हुई है तब उस ऑक्सीजन मॉलिक्यूल के आसपास कोई और ऑक्सीजन मॉलिक्यूल होना चाहिए। अगर उसके आसपास, अगर उसकी विसिनिटी में कोई और ऑक्सीजन मॉलिक्यूल नहीं है तो ये रिएक्शन टेक प्लेस नहीं कर पाएगा, और तब सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज देखने को मिलेगी, एंड दैट इज डिसइंटीग्रेशन। तो अब बात को ध्यान से समझिए, होता क्या है, दो केसेस ले लेते हैं। केस वन, जिसमें दो ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के पास पास है। केस टू, जिसमें इस ऑक्सीजन मॉलिक्यूल के आसपास कोई और ऑक्सीजन मॉलिक्यूल नहीं है। अगर इसके ऊपर यूवी रेडिएशन पड़ेगी तो ये ऑक्सीजन मॉलिक्यूल क्या हो जाएगा, स्प्लिट हो जाएगा। जब ये ऑक्सीजन मॉलिक्यूल स्प्लिट हो जाएगा तो अगर इसकी विसिनिटी में कोई और ऑक्सीजन मॉलिक्यूल है तो जो भी एटॉमिक फॉर्म बनेगी ऑक्सीजन की वो बहुत जल्दी इस ऑक्सीजन मॉलिक्यूल के साथ कंबाइन होके क्या प्रोड्यूस कर देगी, ओजोन प्रोड्यूस कर देगी। लेकिन अगर इस ऑक्सीजन मॉलिक्यूल के पास कोई और ऑक्सीजन मॉलिक्यूल नहीं है तो जब ये ऑक्सीजन मॉलिक्यूल एटॉमिक फॉर्म में स्प्लिट करेगा तो गाइस स्प्लिट करने के बाद इन दोनों के दोनों एटम्स का सिर्फ और सिर्फ डिसइंटीग्रेशन ही होगा और कुछ नहीं हो पाएगा। तो ओजोन की फॉर्मेशन के लिए सिर्फ स्प्लिटिंग इंपॉर्टेंट नहीं होती है, ओजोन की फॉर्मेशन के लिए एक दूसरे ऑक्सीजन मॉलिक्यूल की प्रेजेंस विद इन दी विसिनिटी भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। अब आप लोग ये वाली बात समझ सकते हैं, ध्यान से सोचिएगा, कॉमन सेंस लगाइएगा कि हायर ऑल्टीट्यूड्स में ओजोन लेयर क्यों नहीं बनता है। Why isn't ozone layer formed in the higher altitudes? ऐसा नहीं है कि हायर ऑल्टीट्यूड्स में स्प्लिटिंग नहीं होती,
स्प्लिटिंग हायर ऑल्टीट्यूड्स में भी होती है, बट हायर ऑल्टीट्यूड्स में प्रॉब्लम क्या होती है, आप लोग जानते हैं, डेंसिटी कम होती है, मॉलिक्यूल्स बहुत दूर दूर होते हैं। जब स्प्लिटिंग हो जाती है तो उस ऑक्सीजन एटम को अपनी विसिनिटी में क्या नहीं मिलता, कोई और ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल नहीं मिलता, और इस वजह से ओजोन की फॉर्मेशन नहीं हो पाती है। So guys, this is what happens in the stratosphere when the density increases. जब डेंसिटी बढ़ जाती है तो जहां जहां पर भी ऑक्सीजन की स्प्लिटिंग होती है वहां पर, हर बार तो नहीं बट कुछ केसेस में, ऑक्सीजन को या ऑक्सीजन के एटम को अपनी विसिनिटी में ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल मिल जाता है, वो उसके साथ कंबाइन करके किसकी फॉर्मेशन कर देता है, ओजोन की फॉर्मेशन कर देता है। अब अभी तक क्या हो चुका है, अगर समझ लीजिए ये स्ट्रेटोस्फेयर है, इफ दिस इज द स्ट्रेटोस्फेयर, तो आपको याद होगा हम लोगों ने बात की थी 20 to 40 किलोमीटर्स के बीच में ओजोन लेयर की प्रेजेंस है। गाइस, जो 20 to 40 किलोमीटर्स वाला रीजन है, उस रीजन में जो ओजोन के मॉलिक्यूल्स हैं, उन ओजोन के मॉलिक्यूल्स ने ऑलमोस्ट एक कंटिन्यूअस शीट बना दी है इस तरीके से। सारे के सारे ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स तो ओजोन में कन्वर्ट नहीं हुए हैं, बट जितने ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स ओजोन में कन्वर्ट हुए हैं उन्होंने इस तरीके से एक कंटिन्यूअस शीट बना दी है। अब ये कंटिन्यूअस शीट जो ओजोन के मॉलिक्यूल्स की बनी हुई है स्ट्रेटोस्फेयर में, इसी कंटिन्यूअस शीट को गाइस वी कॉल एज द ओजोन लेयर। इसी को हम लोग ओजोन लेयर बुलाते हैं। अब जब हम ओजोन की बात करते हैं, प्लीज रिमेंबर, ओजोन इज वन ऑफ द मोस्ट स्टेबल एलिमेंट्स। जितने भी एलिमेंट्स होते हैं उन एलिमेंट्स में ओजोन जो है वो वन ऑफ द मोस्ट स्टेबल एलिमेंट होता है। अब गाइस, ओजोन के ऊपर अगर फर्दर यूवी रेडिएशंस पड़ती हैं, मान लीजिए ये यूवी है, अगर ओजोन मॉलिक्यूल के ऊपर यूवी रेडिएशन पड़ेगी तो ओजोन मॉलिक्यूल इसे एब्जॉर्ब कर लेगा और ओजोन मॉलिक्यूल में किसी भी तरीके का कोई डिसइंटीग्रेशन देखने को नहीं मिलेगा। देयर विल बी नो डिसइंटीग्रेशन इन द ओजोन मॉलिक्यूल। तो जितनी भी यूवी रेडिएशन स्ट्रेटोस्फेयर तक पहुंच पा रही हैं, क्योंकि ओजोन ने एक कंटिन्यूअस शीट बना ली है, ओजोन के मॉलिक्यूल्स इन सारी की सारी यूवी रेडिएशंस को एब्जॉर्ब कर लेते हैं और ओजोन के मॉलिक्यूल्स इन यूवी रेडिएशंस को ट्रोपोस्फेयर में एंटर नहीं होने देते हैं। They do not allow these UV radiations to enter into the troposphere. अगर गाइस बाय चांस ये यूवी रेडिएशंस ट्रोपोस्फेयर में एंटर हो जाती तो अर्थ पे कोई लाइफ पॉसिबल नहीं थी। No life would have been possible on earth. The day temperatures of the earth would have been around 120 डिग्री सेल्सियस। अर्थ के जो डे टेम्परेचर्स हैं वो 120 डिग्री सेल्सियस के आसपास होते अगर ये यूवी रेडिएशंस ट्रोपोस्फेयर में एंटर हो जाती तो। यानी कि बात को ध्यान से समझिए। सबसे पहली बात तो ये है कि ये जो ऑक्सीजन की स्प्लिटिंग होती है, ये ऑक्सीजन की स्प्लिटिंग हमें हर जगह दिखाई देती है। थर्मोस्फेयर में भी दिखती है, मीजोस्फेयर में भी दिखती है, हर जगह दिखती है, लेकिन हर जगह ओजोन की फॉर्मेशन क्यों नहीं हो पाती?
क्योंकि विसिनिटी में किसकी प्रेजेंस नहीं होती है, एक और ऑक्सीजन मॉलिक्यूल की प्रेजेंस नहीं होती है। इतनी डेंसिटी कि एक और ऑक्सीजन मॉलिक्यूल की प्रेजेंस हो विसिनिटी में, इतनी डेंसिटी हम लोगों को सिर्फ और सिर्फ कहां देखने को मिलती है, स्ट्रेटोस्फेयर में ही देखने को मिलती है। पहली बात तो हमें यह समझनी है। दूसरी बात गाइस जो हम लोगों को समझनी है, जो इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सोचिए, ऊपर क्या बात करी थी, जो हाई एनर्जी रेडिएशंस है उसमें से गामा और एक्सरेज तो सारी की सारी कहां एब्जॉर्ब हो जाती हैं, थर्मोस्फेयर में एब्जॉर्ब हो जाती हैं। अब अगर हम लोग यूवी रेडिएशंस की बात करते हैं तो सारी की सारी यूवी रेडिएशंस कहां एब्जॉर्ब हो जाती हैं, स्ट्रेटोस्फेयर में एब्जॉर्ब हो जाती हैं, यानी कि ट्रोपोस्फेयर में प्लीज रिमेंबर फर्स्ट स्पेक्ट्रम एंटर नहीं करता है। The first spectrum, the high energy spectrum, never enters into the troposphere. अगर ये high energy spectrum troposphere में एंटर कर जाता तो अर्थ पे लाइफ पॉसिबल नहीं थी। इसका मतलब दोनों के दोनों ओजोन लेयर एज वेल एज आयोनोस्फेयर सस्टेनेंस ऑफ लाइफ के लिए इंपॉर्टेंट है। अगर ये दोनों नहीं होते तो अर्थ के सरफेस पे कोई लाइफ प्रेजेंट नहीं होती। और आप ध्यान से सोचिए, अभी मैंने थोड़ी देर पहले ऊपर क्या बताया था कि मीजोस्फेयर में कोई स्पेसिफिक इंटरैक्शंस नहीं होते हैं। देखिए मीजोस्फेयर में गामा रेस और एक्स रेस तो एंटर ही नहीं कर रही हैं, यूवी रेज जरूर एंटर कर रही हैं, लेकिन यूवी रेज मीजोस्फेयर में सिर्फ और सिर्फ क्या प्रोड्यूस कर पाएंगी, स्प्लिटिंग प्रोड्यूस कर पाएंगी। यहां की डेंसिटी क्योंकि कम है, यहां पर गाइस किसकी फॉर्मेशन नहीं हो पाएगी, ओजोन की फॉर्मेशन नहीं हो पाएगी। तो मीजोस्फेयर में आयंस इसलिए नहीं बनते हैं क्योंकि गामा रेज और एक्स रेज एंटर नहीं कर पाती हैं, और ओजोन इसलिए नहीं बनती है क्योंकि यहां की डेंसिटी काफी ज्यादा कम है। इसीलिए मीजोस्फेयर में कोई स्पेशल इंटरैक्शंस देखने को नहीं मिलते हैं, कोई स्पेसिफिक फॉर्मेशन देखने को नहीं मिलती है। सो दिस इज व्हाट वी नीड टू अंडरस्टैंड व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द फॉर्मेशन ऑफ द ओजोन लेयर। तो गाइस अब इसके बारे में कुछ बातें लिखिएगा प्लीज। राइट डाउन द हेडिंग, behavior of insolations, behavior of insolations in mesosphere and stratosphere, behavior of insolations in mesosphere and stratosphere। इसमें लिखिए, all gamma radiations and x-rays, all gamma radiations and x-rays are absorbed in the thermosphere, are absorbed in the thermosphere, and they do not cross the mesopause, and they do not cross the mesopause, comma, UV radiations enter into the mesosphere and the stratosphere, UV radiations enter into the mesosphere and the stratosphere, and when they fall upon oxygen molecules, and when they fall upon oxygen molecules,
they split these molecules into atomic form. They split these molecules into atomic form, comma. If these atoms find another oxygen molecule, within their vicinity, then they readily combine and form the ozone molecule. Then they readily combine and form the ozone molecule, comma. Such a possibility is only observed when the density of air is high, comma, hence no ozone formation takes place in the mesosphere, comma. The ozone molecule is highly stable. And if further UV radiations fall upon it, then it absorbs them, without any disintegration, comma. Since this phenomena has been taking place for millions of years, the ozone molecules have formed a continuous sheet in the stratosphere, which restricts the entry of any UV radiation, into the troposphere, and this region is known as the ozone layer, full stop. Next para. If the atomic form of oxygen is unable to find
a molecule within its vicinity, a molecule within its vicinity, then being unstable, it simply disintegrates. It simply disintegrates, producing small amount of energy, producing a small amount of energy according to energy mass equivalence, according to energy mass equivalence, full stop. ये जो फॉर्मूला होता है गाइस जो आइंस्टाइन ने दिया था, इसे हम लोग क्या बुलाते हैं? एनर्जी मास इक्विवेलेंस बुलाते हैं। तो ये कहानी है गाइस ओजोन लेयर की। तो अब जब हम लोगों ने स्ट्रेटोस्फेयर की बात कर ली है, नाउ वी कम टू द मोस्ट इंपॉर्टेंट लेयर, दैट इज द ट्रोपोस्फेयर। सॉरी, अब हम लोगों ने स्ट्रेटोस्फेयर की बात कर ली है, तो अब हम लोग ट्रोपोस्फेयर पे आते हैं। सो नाउ वी टॉक अबाउट बिहेवियर ऑफ इंसुलेशंस इन द ट्रोपोस्फेयर। अब गाइस याद रखिएगा, जैसा अभी हम लोगों ने बात की, ट्रोपोस्फेयर में सिर्फ और सिर्फ कौन से स्पेक्ट्रम एंटर हो रहे हैं? सेकंड एंड थर्ड स्पेक्ट्रम एंटर हो रहे हैं। यानी कि टेक्निकली हम लोग ये वाली बात कह सकते हैं, यहां पर सिर्फ विजिबल स्पेक्ट्रम एंटर हो रहा है और साथ में इंफ्रारेड रेडिएशंस एंटर हो रही है। कल मैंने आपको बताया था ना, माइक्रोवेव्स और रेडियो वेव्स हमारे किसी यूज की नहीं है, उनकी एनर्जी बहुत कम होती है। अब गाइस, ट्रोपोस्फेयर की कहानी हमारे लिए समझनी जरूरी है। मान लीजिए ये अर्थ का सरफेस है, ये हमारा ट्रोपोपॉज है। अब गाइस, ट्रोपोस्फेयर में बहुत सारे सब्सटेंसेस होते हैं जिनके साथ इंसुलेशंस का इंटरेक्शन होता है। देयर आर मेनी सब्सटेंसेस इन द ट्रोपोस्फेयर थ्रू विच द इंसुलेशंस इंटरैक्ट। अब सबसे पहले यहां पर हम लोगों को कुछ कैलकुलेशंस याद रखने पड़ेंगे। मान लीजिए ट्रोपोस्फेयर में जो टोटल एनर्जी एंटर कर रही है, दैट इज 100 यूनिट्स। अब सबसे पहले गाइस, ट्रोपोस्फेयर में प्रेजेंस होती है क्लाउड्स की। इन द ट्रोपोस्फेयर देयर इज द प्रेजेंस ऑफ क्लाउड्स। अब गाइस, जब हम लोग क्लाउड्स की बात करते हैं, देन प्लीज रिमेंबर, आप लोग वैसे जानते ही होंगे, क्लाउड्स आर ट्रांसलूसेंट। ये ना ट्रांसपेरेंट होते हैं, ना अपेक होते हैं, ये ट्रांसलूसेंट होते हैं। क्लाउड्स पे जितनी लाइट पड़ती है, क्लाउड्स उसमें से कुछ अमाउंट में लाइट को रिफ्लेक्ट कर देते हैं और कुछ अमाउंट में लाइट को अपने थ्रू ट्रांसमिट होने देते हैं। तो क्लाउड्स ना ही कंप्लीट रिफ्लेक्शंस दिखाते हैं, ना ही कंप्लीट ट्रांसमिशन दिखाते हैं। कुछ अमाउंट में लाइट रिफ्लेक्ट हो जाती है और कुछ अमाउंट में लाइट ट्रांसमिट हो जाती है। हमारी कैलकुलेशंस ये बताती हैं कि जितनी भी एनर्जी ट्रोपोस्फेयर में एंटर करती है, उसका 20% क्लाउड्स रिफ्लेक्ट कर देते हैं। क्लाउड्स रिफ्लेक्ट 20% ऑफ द एनर्जी दैट इज एंटरिंग इनटू द ट्रोपोस्फेयर। इसके बाद गाइस,
फर्दर जब हम लोग ट्रोपोस्फेयर की बात करते हैं तो ट्रोपोस्फेयर में आपको पता ही है हमारे पास पर्टिकुलेट मैटर भी होता है। वी ऑल्सो हैव पर्टिकुलेट मैटर, 10 पार्टिकल्स होते हैं, सॉलिड कंपोनेंट्स होते हैं। जब एनर्जी या लाइट इस पर्टिकुलेट मैटर पे पड़ती है गाइस, तो ये जो पर्टिकुलेट मैटर है, ये पर्टिकुलेट मैटर इस एनर्जी को स्कैटर कर देता है। स्कैटरिंग का मतलब क्या होता है? सारे के सारे डायरेक्शंस में इस तरीके से रिफ्लेक्ट कर देता है। अब गाइस जब स्कैटरिंग होती है तो सोचिए, स्कैटरिंग के टाइम भी कुछ लाइट ऐसी होती है जो लाइट दोबारा से स्पेस की तरफ चली जाती है। गाइस दिस लाइट इज अराउंड 6 यूनिट्स। 6 यूनिट लाइट होती है जो लाइट चली जाती है टुवर्ड्स दी स्पेस अगेन। इसके बाद गाइस आप जानते ही हैं हमारे पास एयर मॉलिक्यूल्स होते हैं। ये एयर मॉलिक्यूल्स बट ऑब्वियसली लाइट को तो रिफ्लेक्ट नहीं करते हैं, लेकिन ये जो एयर मॉलिक्यूल्स होते हैं ये हीट को एब्जॉर्ब कर लेते हैं। दे एब्जॉर्ब हीट। जब ये हीट को एब्जॉर्ब करते हैं गाइस, देन देयर टोटल हीट एब्जॉर्प्शन इज अराउंड 16 यूनिट्स। जो एब्जॉर्प्शन होता है गाइस, वो एब्जॉर्प्शन अराउंड 16 यूनिट के आसपास होता है। अब गाइस जो रिमेनिंग हीट है वो रिमेनिंग हीट पहुंचती है अर्थ तक। वॉटेवर इज द रिमेनिंग हीट, दैट रिमेनिंग हीट रीचेस द अर्थ। अब गाइस ये जो रिमेनिंग हीट अर्थ तक पहुंचती है, आप ध्यान से समझिएगा। अर्थ पे माउंटेन्स है, माउंटेन्स पे आइस कैप्स की प्रेजेंस है। वी हैव द प्रेजेंस ऑफ आइस कैप्स। और गाइस हमारे पास ग्लेशियर्स भी हैं। ये जो ग्लेशियर्स और आइस कैप्स हैं, ये ग्लेशियर्स और आइस कैप्स भी हीट को रिफ्लेक्ट कर देते हैं। दे ऑल्सो रिफ्लेक्ट हीट। गाइस ये जो हीट को रिफ्लेक्ट करते हैं, दैट हीट इज अराउंड 2 यूनिट्स। ये 2 यूनिट के आसपास की हीट होती है। अब जो भी बची हुई एनर्जी होती है, whatever is the remaining energy, that remaining energy guys reaches the surface। वो remaining energy surface तक पहुंच जाती है। तो एक बात जरा ध्यान से देखिएगा, टोटल एनर्जी लॉस्ट कितनी है? टोटल एनर्जी लॉस्ट इज 20 plus 6 plus 16 plus 2. This is the total energy lost। कुल मिला के कितनी आ रही है? 44 यूनिट्स आ रही है। कुछ गड़बड़ हुई है, इसे 44 यूनिट्स नहीं आना चाहिए, इसे
49 यूनिट्स आना चाहिए। हाँ, गड़बड़ यहां हुई है। दिस इज नॉट 20, प्लीज इसे चेंज कर लीजिए। दिस इज 27 एंड दिस इज नॉट 16, दिस इज 14। अब ठीक है। सो दिस इज 27 एंड दिस इज 14। तो गाइस, जो टोटल एनर्जी लॉस्ट है वो टोटल एनर्जी लॉस्ट 49 यूनिट्स हो जाती है। यानी कि 49 यूनिट्स की एनर्जी ऐसी होती है जो हमारे सरफेस तक पहुंच ही नहीं पाती है। दिस इज द एनर्जी विच इज अनेबल टू रीच द सरफेस। तो सरफेस तक गाइस जो एनर्जी पहुंचती है वो एनर्जी सिर्फ और सिर्फ कितनी होती है? दैट एनर्जी इज ओनली 51 यूनिट्स। तो यानी कि जितनी एनर्जी ट्रोपोस्फेयर में एंटर करती है उसमें से भी सिर्फ और सिर्फ ऑलमोस्ट आधी ही एनर्जी होती है, जो आधी एनर्जी सरफेस तक पहुंच पाती है। ये जो 51 यूनिट्स की एनर्जी होती है इसमें से गाइस 34 यूनिट्स की एनर्जी डायरेक्ट होती है और 17 यूनिट्स की एनर्जी स्कैटर्ड होती है। यानी कि वहां पर देखिए स्कैटरिंग हो रही है। स्कैटरिंग की वजह से भी कुछ एनर्जी जो है वो सरफेस तक पहुंच रही है। ये एनर्जी गाइस 17 यूनिट्स की होती है और कुछ एनर्जी डायरेक्टली सरफेस तक पहुंच रही है जिसकी कोई स्कैटरिंग नहीं हुई है। ये एनर्जी 34 यूनिट्स की होती है। ये जो एनर्जी गाइस सरफेस तक पहुंचती है इसी को हम लोग सरफेस इंसोलेशंस कहते हैं। दिस इज नोन एज सरफेस इंसोलेशंस। सरफेस इस एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लेता है। द सरफेस एब्जॉर्ब्स दिस एनर्जी। तो अब गाइस कल याद कीजिए मैंने आपको एक बात बताई थी कि एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर अलग होता है और सरफेस टेम्परेचर अलग होता है। एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर के लिए कौन सी एनर्जी रिस्पॉन्सिबल होती है? ये 14 यूनिट्स जो एयर मॉलिक्यूल्स ने एब्जॉर्ब किए हैं। और सरफेस टेम्परेचर के लिए कौन सी एनर्जी रिस्पॉन्सिबल होती है? ये 51 यूनिट्स जो सरफेस ने एब्जॉर्ब किए हैं। एयर अलग अमाउंट में एनर्जी एब्जॉर्ब करती है और सरफेस अलग अमाउंट में एनर्जी एब्जॉर्ब करता है। सो दिस इज व्हाट हैपेंस विथ द एनर्जी दैट इज एंटरिंग इनटू द ट्रोपोस्फेयर। तो बात को ध्यान से समझिएगा। अच्छा, ये एनर्जी प्लीज याद रखिएगा लाइट और हीट दोनों का मिक्सचर है। लाइट और हीट का कोई डिफरेंशिएशन नहीं किया गया है यहाँ पे कि लाइट एनर्जी कितनी है, हीट एनर्जी कितनी है। ये जो 100 यूनिट्स हम लोगों ने बातचीत करी है, दिस इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ लाइट एनर्जी एज वेल एज हीट एनर्जी। अब गाइस हमें क्या क्या याद रखना है, ध्यान से समझिए। अगर 100 यूनिट्स की एनर्जी ने ट्रोपोस्फेयर में एंटर किया है तो इसमें से 27 यूनिट एनर्जी को, 27 यूनिट्स एनर्जी को क्लाउड्स जो हैं वो रिफ्लेक्ट कर देते हैं। इसके बाद हमारे पास पर्टिकुलेट मैटर भी होता है। पर्टिकुलेट मैटर क्या करता है? पर्टिकुलेट मैटर स्कैटरिंग दिखाता है। जब स्कैटरिंग होती है तो रिफ्लेक्शंस हर डायरेक्शन में हो जाते हैं
कुछ रिफ्लेक्शन स्पेस की तरफ भी होते हैं। ये जो रिफ्लेक्शन स्पेस की तरफ होते हैं, इन रिफ्लेक्शंस का अमाउंट 6 यूनिट्स का होता है। इसके बाद 14 यूनिट की एनर्जी ऐसी होती है जिस 14 यूनिट की एनर्जी को एयर मॉलिक्यूल्स एब्जॉर्ब कर लेते हैं। और जब सरफेस की बात आती है तो सरफेस पे आइस कैप्स और ग्लेशियर्स होते हैं, यानी कि जिसे हम लोग कहते हैं फ्रोजन वाटर होता है। प्लीज ये वाली बात भी याद रखिएगा, अर्थ के जिस पार्ट पे फ्रोजन वाटर की प्रेजेंस होती है उस पार्ट को हम लोग क्रायोस्फेयर कहते हैं। तो ये जो आइस कैप्स हैं, ये जो ग्लेशियर्स हैं जो मैंने बनाए हैं, इन्हें कंबाइंड फॉर्म में गाइस हम लोग क्या कहते हैं? क्रायोस्फेयर कहते हैं। तो क्रायोस्फेयर से 2 यूनिट्स के रिफ्लेक्शंस हो जाते हैं। क्योंकि क्रायोस्फेयर सरफेस पे ही है, ये जो 2 यूनिट के रिफ्लेक्शंस होते हैं इन्हें हम लोग सरफेस रिफ्लेक्शंस भी कहते हैं। They are also called as surface reflections. तो 27 यूनिट चली गई क्लाउड्स की वजह से, 6 यूनिट्स चली गई पर्टिकुलेट मैटर की वजह से, 14 यूनिट्स एब्जॉर्ब हो गई मॉलिक्यूल्स की वजह से, और 2 यूनिट्स रिफ्लेक्ट हो गई क्रायोस्फेयर की वजह से। यानी कि टोटल जो एनर्जी लॉस हुआ है बिफोर रीचिंग दी सरफेस वो कितना हुआ है? 49 यूनिट्स का हुआ है। तो सरफेस तक टोटल कितनी एनर्जी पहुंच पाती है? 51 यूनिट्स की एनर्जी पहुंच पाती है। ये भी 2 टाइप की होती है। वो एनर्जी जो डायरेक्टली पहुंचती है दैट इज 34 यूनिट्स, और वो एनर्जी जो स्कैटर्ड होने के बाद पहुंचती है दैट इज 17 यूनिट्स। सरफेस जो है वो इस एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लेता है, और जब सरफेस इस एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लेता है तो इसी वजह से गाइस हम लोगों को सरफेस टेम्परेचर्स की प्रेजेंस देखने को मिलती है। जो एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर्स होते हैं वो इस 14 यूनिट ऑफ एनर्जी की वजह से होते हैं। जो सरफेस टेम्परेचर्स होते हैं वो इस 51 यूनिट्स ऑफ एनर्जी की वजह से होते हैं। So this is what you need to understand when we talk about the behavior of the insolations in the troposphere. तो पहले गाइस इसके बारे में कुछ बातें लिखिएगा। ये सारे नंबर्स आपको याद रखने पड़ेंगे। You will have to remember these numbers. Write down. The high energy solar radiations, the high energy solar radiations are unable to enter into the troposphere, are unable to enter into the troposphere, comma, gamma rays and X-rays, gamma rays and X-rays are absorbed in the thermosphere, whereas the UV radiations are never able to cross the ozone layer, are never able to cross the ozone layer, comma, hence it is only the visible spectrum and infrared radiations, the visible spectrum and infrared radiations
that are able to enter into the troposphere. That are able to enter into the troposphere. Comma. Whatever energy enters into this region, whatever energy enters into this region, only approximately half of that, only approximately half of that is able to reach the surface, is able to reach the surface, comma. Since clouds are translucent, since clouds are translucent, they reflect approximately, they reflect approximately 27% of this energy, 27% of this energy, comma. The particulate matter, the particulate matter is opaque in nature, is opaque in nature, which scatters light, which scatters light, due to which 6%, 6% is again reflected back into space. 6% is again reflected back into space, comma. The air molecules, the air molecules keep on absorbing heat, the air molecules keep on absorbing heat and are able to absorb around 14%, and are able to absorb around 14%. ब्रैकेट में लिखिए, it is this heat, it is this heat that is responsible for atmospheric temperatures. It is this heat that is responsible for atmospheric temperatures, comma. The presence of ice, the presence of ice on the surface, on the surface further acts as a reflector, further acts as a reflector, comma. The region on the surface consisting of ice, the region on the surface consisting of ice is known as the cryosphere, is known as the cryosphere, which is also able to reflect, which is also able to reflect around 2% of the total energy, around 2% of the total energy, comma.
Thus, before reaching the surface, thus, before reaching the surface, 49% of the energy entering into the troposphere, 49% of energy entering into the troposphere is either reflected or absorbed, is either reflected or absorbed, comma. Only 51% of this energy, only 51% of this energy is able to reach the surface, is able to reach the surface, which is termed as surface insolations, which is termed as surface insolations, comma. Of this, approximately two-third of this, approximately two-third comes in the form of direct radiations, comes in the form of direct radiations, and one-third in the form of scattered radiations, and one-third in the form of scattered radiations. Full stop. तो गाइस ये कहानी है जो हमें सबसे पहले ट्रोपोस्फेयर के बारे में समझनी है. अब गाइस ये जो पूरा का पूरा सिनेरियो हुआ है ट्रोपोस्फेयर में, उससे रिलेटेड एक ज्योग्राफिकल टर्म है दैट इज नोन एज अल्बीडो. गाइस अल्बीडो इज डिफाइंड एज the total amount of solar energy reflected by any heavenly body back into the space. तो गाइस जब हम लोग अल्बीडो की बात करते हैं, अल्बीडो की डेफिनेशन कहती है इट इज द टोटल अमाउंट ऑफ सोलर एनर्जी रिफ्लेक्टेड बाय एनी हेवनली बॉडी बैक इनटू द स्पेस. आप लोग एक चीज देख सकते हैं कि गाइस अर्थ पे जितनी सोलर एनर्जी आ रही है उसमें से कुछ सोलर एनर्जी ऐसी है जिसे अर्थ दोबारा से कहां रिफ्लेक्ट कर रही है, अर्थ दोबारा से स्पेस में रिफ्लेक्ट कर रही है. ये जो एनर्जी है, ये एनर्जी या ऐसे रिफ्लेक्शंस जो हैं वो रिफ्लेक्शन सिर्फ अर्थ के पास नहीं होते हैं, ऐसे रिफ्लेक्शंस हर हेवनली बॉडी के पास होते हैं. और हर हेवनली बॉडी जो भी टोटल अमाउंट ऑफ सोलर एनर्जी को रिफ्लेक्ट करता है उसी को हम लोग अल्बीडो कहते हैं. क्योंकि हर हेवनली बॉडी के पास अल्बीडो होता है. अभी जो हम लोग बात कर रहे हैं वो किसके बारे में बात कर रहे हैं? वी आर टॉकिंग अबाउट द अल्बीडो ऑफ द अर्थ which is roughly equals to 35% of energy entering into troposphere. तो गाइस जो अल्बीडो है वो अप्रोक्सीमेटली ट्रोपोस्फेयर में जितनी भी एनर्जी एंटर कर रही है उसका 35% होता है. 27
क्लाउड्स वाला, 6 स्कैटरिंग वाला और 2 क्रायोस्फेयर वाला। अब गाइस, बचपन से आप लोग एक बात सुनते चले आए होंगे कि मून does not have any light of its own, it simply reflects the sunlight. That is not only true for the moon, that is true for all the planets as well. सारे के सारे हमारे जितने भी planets हैं, planets के पास कोई लाइट तो है नहीं अपनी, लेकिन तब भी आप चाहे मर्करी को देखिए, वीनस को देखिए, जुपिटर को देखिए, ये सारे के सारे प्लैनेट्स आपको नाइट स्काई में स्टार्स की तरीके से ग्लो करते हुए दिखाई देंगे। ये क्यों ग्लो करते हैं? ये अपने अल्बीडो की वजह से ग्लो करते हैं, क्योंकि इनका सरफेस भी क्या रिफ्लेक्ट कर रहा है? कुछ ना कुछ अमाउंट में सनलाइट को रिफ्लेक्ट कर रहा है। वही सनलाइट हमारी आंखों तक पहुंचती है और उसी सनलाइट की वजह से ये प्लैनेट्स हमें ग्लो करते हुए दिखाई देते हैं। अब आप लोग एक बात और भी जानते होंगे कि अगर हम लोग सारे के सारे प्लैनेट्स और स्टार्स को देखते हैं तो सबसे ज्यादा ब्राइटेस्ट ऑब्जेक्ट आफ्टर द मून नाइट स्काई में हमें कौन सा प्लैनेट दिखाई देता है? वीनस दिखाई देता है। वीनस इज द ब्राइटेस्ट अमंग ऑल द प्लैनेट्स एंड स्टार्स इन द नाइट स्काई। और वीनस गाइस इस वजह से ब्राइटेस्ट है क्योंकि वीनस का मैक्सिमम अल्बीडो है। वीनस हैज मैक्सिमम अल्बीडो। वीनस का पूरा सरफेस बहुत ही डेंस क्लाउड से कवर्ड है। वो क्लाउड सल्फ्यूरिक एसिड से बने हुए हैं। हमें खैर उस डिस्कशन में जाने की कोई जरूरत नहीं है, बट आप समझ सकते हैं क्योंकि क्लाउड्स बहुत अच्छे रिफ्लेक्टर्स होते हैं। अगर पूरा का पूरा सरफेस ही क्लाउड से कवर्ड हो जाएगा तो उसका अल्बीडो बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। तो अल्बीडो के बारे में आपको 3 बातें पता होनी चाहिए। सबसे पहले आपको यह पता होना चाहिए कि अल्बीडो होता क्या है। दूसरी बात, आपको अर्थ के अल्बीडो की वैल्यू पता होनी चाहिए। तीसरी बात, आपको यह पता होना चाहिए कि हमारे सोलर सिस्टम में जितने भी प्लैनेट्स हैं उन सारे के सारे प्लैनेट्स में से हाईएस्ट अल्बीडो किसका है? वीनस का है। और इसीलिए मून के बाद वीनस नाइट स्काई में सेकंड ब्राइटेस्ट ऑब्जेक्ट दिखाई देता है। बचपन में एक चीज कहते हैं कि वीनस ब्राइटेस्ट इस वजह से दिखता है क्योंकि वो अर्थ के क्लोजर है। दिस इज ऑल्सो ट्रू टू अ सर्टेन एक्सटेंट, बट अगर इसी वजह से वीनस ब्राइटेस्ट दिखता है तो फिर मार्स को भी बहुत ज्यादा ब्राइट दिखना चाहिए क्योंकि मार्स भी हमारे अर्थ से काफी ज्यादा क्लोजर है। मार्स उतना ज्यादा ब्राइट नहीं दिखता। वीनस नो डाउट अर्थ से क्लोजर है इसलिए ब्राइटर दिखता है, बट दूसरा रीजन जिस वजह से वीनस ब्राइटर दिखता है दैट इज द हाईएस्ट अल्बीडो ऑफ वीनस अमंग ऑल द प्लैनेट्स। तो दिस इज व्हाट यू नीड टू नो अबाउट अल्बीडो। तो इसके बारे में एक छोटा सा पैराग्राफ लिखिएगा प्लीज। फिर हम लोग अपना डिस्कशन सरफेस इंसुलेशंस की तरफ लेके जाएंगे। राइट डाउन। As is evident, as is evident from the above discussion, that some part of the energy, entering into the troposphere, is reflected back into space, comma. Such scenarios are shown by all planets in our solar system. Such scenarios are shown by all planets in our solar system, comma. This solar energy that is reflected back
that is reflected back by any heavenly body, into space, is known as its albedo, comma. The Earth's albedo is approximately 35%, of the total energy entering into the troposphere. Is approximately 35% of total energy entering into the troposphere. Full stop. Next para. Among all planets in our solar system, the highest albedo is that of Venus. Since its complete surface is covered by dense clouds of sulfuric acid. Comma. Having the highest albedo, and being very close to the Earth, Venus appears to be the second brightest object in the night sky. After the moon. Full stop. तो गाइस ये कहानी है अल्बीडो की. अब अल्बीडो के बाद गाइस we need to now focus upon surface insolations. अब हम लोगों को सरफेस इंसोलेशंस के ऊपर फोकस करना. तो गाइस जब हम लोग सरफेस की बात करते हैं तो आप लोग जानते ही हैं, the earth's surface is approximately 29% land and 71% water. राइट? अब इस बात को जरा ध्यान से समझिएगा, ये चीज थोड़ी सी कंफ्यूजिंग है. अब जो भी एनर्जी इंसिडेंट हो रही है, क्योंकि वाटर का एरिया ज्यादा है और लैंड का एरिया कम है, इस वजह से गाइस ज्यादा एनर्जी वाटर को मिलती है और कम एनर्जी लैंड को मिलती है. या इसे इस तरीके से हम लोग कह सकते हैं, एनर्जी इंसिडेंट ऑन वाटर is more than energy incident on land. और इसका सीधा सीधा रीजन क्या है? एरिया. लेकिन गाइस अब एक छोटी सी बात है, ध्यान से सोचिए. लैंड के ऊपर जितनी एनर्जी पड़ती है, लैंड का सरफेस
उस सारी की सारी एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लेता है। लेकिन वाटर के साथ तो एक छोटी सी प्रॉब्लम होती है। वाटर होता है गाइस ट्रांसपेरेंट, और क्योंकि वाटर ट्रांसपेरेंट होता है, इस रीजन की वजह से गाइस वाटर के सरफेस पे ही सारा का सारा एब्जॉर्प्शन नहीं होता। कुछ एब्जॉर्प्शन सरफेस पे हो जाता है और फिर जो एनर्जी है वो वाटर के अंदर भी एंटर करती है। अब वाटर के अंदर क्या होता है, ये हमारा ओशनोग्राफी का डिस्कशन है, तो इसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। लेकिन गाइस अब बात को ध्यान से समझिए। ऐसा देखा गया है, या हमारी कैलकुलेशंस ये कहती हैं कि लैंड का जितना सरफेस एब्जॉर्प्शन होता है उतना ही सरफेस एब्जॉर्प्शन वाटर का भी होता है। यानी कि ध्यान से बात को समझिए, इंसिडेंट एनर्जी भले ही ज्यादा वाटर पे हुई है और कम लैंड पे हुई है, बट लैंड पे जो भी हीट इंसिडेंट होती है, लैंड उस सारी की सारी हीट को सरफेस पे ही एब्जॉर्ब कर लेता है। लेकिन वाटर के ऊपर जितनी भी हीट इंसिडेंट होती है, वाटर सारी की सारी हीट को सरफेस पे ही एब्जॉर्ब नहीं करता है, क्योंकि वाटर ट्रांसपेरेंट होता है। काफी सारी हीट वाटर के इंटीरियर में भी ट्रैवल कर जाती है। लेकिन लैंड जितना सरफेस पे एब्जॉर्प्शन कर रहा है, उतना ही सरफेस पे एब्जॉर्प्शन कौन करता है, वाटर भी करता है। यानी कि प्लीज रिमेंबर द सरफेस एब्जॉर्प्शन ऑफ बोथ लैंड एंड वाटर आर इक्वल। दिस इज अ प्रूवन थिंग, दिस इज अ यूनिवर्सली ट्रू थिंग। तो एक बात सोचिए, अगर लैंड और वाटर का सरफेस एब्जॉर्प्शन सेम है, तो जो सरफेस टेम्परेचर्स हैं लैंड के और वाटर के, वो सरफेस टेम्परेचर्स भी कैसे होने चाहिए, इक्वल होनी चाहिए। क्योंकि भाई टेम्परेचर तो किसके ऊपर डिपेंड करता है, हीट के एब्जॉर्प्शन के ऊपर डिपेंड करता है। अगर दो एंटिटीज सेम अमाउंट में हीट एब्जॉर्ब कर रही हैं, तो उनके टेम्परेचर्स भी इक्वल होने चाहिए, राइट? लेकिन ऐसा नहीं होता है। और ऐसा क्यों नहीं होता है? क्योंकि सिर्फ हीट एब्जॉर्प्शन ही टेम्परेचर्स को कंट्रोल नहीं करता है। एक और प्रॉपर्टी होती है जो टेम्परेचर्स को कंट्रोल करती है, which is called as specific heat capacity। बस अगर आपको ये समझ में आ गया तो समझ जाना पूरी की पूरी क्लाइमेटोलॉजी समझ में आ गई। क्लाइमेटोलॉजी में स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी का बहुत ज्यादा रोल है। अब स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी होती क्या है, फिजिक्स में तो इसकी जो डेफिनेशन होती है हमें उससे मतलब नहीं है। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी को अगर प्रैक्टिकली समझना है तो सिर्फ एक काम करना, अभी घर जाना, दो गैस ऑन करना, एक गैस में एक लकड़ी का चम्मच पकड़ना और खड़े हो जाना गैस के ऊपर लेके, और दूसरे हाथ में स्टील का चम्मच पकड़ना और उसे गैस के ऊपर लेके खड़े हो जाना। पता लग जाएगा स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी क्या होती है। आप दोनों के दोनों स्पून्स को सेम अमाउंट में हीट दोगे, लेकिन फिर भी लकड़ी का चम्मच उतनी जल्दी गर्म नहीं होगा, स्टील का चम्मच बहुत ही जल्दी गर्म हो जाएगा। ऐसा इस वजह से होता है क्योंकि हर मटेरियल के पास एक प्रॉपर्टी होती है
कि वो कितनी जल्दी हीट गेन करता है और कितनी जल्दी हीट लूज करता है। इसी प्रॉपर्टी को हम लोग स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी कहते हैं। स्टील का जो चम्मच है वो बहुत ही जल्दी हीट गेन कर लेता है और जो लकड़ी का चम्मच है वो इतनी तेजी से हीट गेन नहीं कर पाता है। इसीलिए जो स्टील का चम्मच है वो बहुत तेजी से गर्म हो जाता है और लकड़ी का जो चम्मच है वो इतनी तेजी से गर्म नहीं हो पाता है। इसका आप लोगों ने एक और एग्जाम्पल देखा होगा, बहुत सिंपल सा एग्जाम्पल। पार्क्स में गाइस बहुत सारी बेंचेस होती हैं जो मेटल की बनी होती हैं। अगर आप गर्मियों में देखेंगे तो वो बेंचेस बहुत ज्यादा गर्म दिखेंगी और अगर सर्दियों में देखेंगे तो वो बेंचेस बहुत ज्यादा ठंडी दिखेंगी। आप लोग खैर यूपीएससी एस्पिरेंट हो, आपके पास कहां पार्क वार्क में जाने का टाइम है, तो ऐसा नहीं पता होगा तो मैं बता देता हूं कि ऐसा होता है, ठीक है। तो गाइस ये भी इसी वजह से होता है क्योंकि वो जो मेटालिक बेंचेस होती हैं वो गर्मियों में बहुत ही तेजी से हीट गेन कर लेती हैं और सर्दियों में बहुत ही तेजी से हीट लूज कर देती हैं। तो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, इसकी फिजिक्स में डेफिनेशन कुछ और होती है, बचपन में रट्टा मारा होगा जिनके पास 11th में फिजिक्स होगी। इट इज द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ अ सब्सटेंस बाय 1 डिग्री सेल्सियस। इससे हमें यहां पर कोई मतलब नहीं है, ये फिजिक्स की डेफिनेशन है। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी अकॉर्डिंग टू अस इज द प्रॉपर्टी of a material that shows how quickly it gains or loses temperature. Guys, specific heat capacity किसी भी मटेरियल की वो प्रॉपर्टी होती है जो हमें ये बताती है कि वो मटेरियल कितनी जल्दी टेम्परेचर गेन करता है और कितनी जल्दी टेम्परेचर लूज करता है। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, बात को ध्यान से समझिएगा, एक न्यूमेरिकल वैल्यू होती है। हमें इस न्यूमेरिकल वैल्यू से कोई मतलब नहीं है। अगर ये न्यूमेरिकल वैल्यू हाई है तो मतलब सिर्फ इतना सा है कि ये जो टेम्परेचर गेन या लूज कर रहा है वो प्रोसेस बहुत ज्यादा स्लो है। यानी कि आपको सिर्फ इतनी बात याद रखनी है, अगर मैं कहता हूं किसी सब्सटेंस की स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी हाई है तो आपको सिर्फ ये याद रखना है कि वो सब्सटेंस स्लो टेम्परेचर गेन दिखाएगा और स्लो ही टेम्परेचर लॉस दिखाएगा। अगर मैं कहता हूं किसी सब्सटेंस की स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी लो है तो इसका मतलब उसका टेम्परेचर गेन और टेम्परेचर लॉस बहुत ही ज्यादा रैपिड है। वो बहुत ही तेजी से टेम्परेचर गेन भी कर लेता है, वो बहुत ही तेजी से टेम्परेचर लूज भी कर देता है। हमारे लिए ज्योग्राफी में स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी की सिर्फ इतनी ही यूज है। यानी कि अभी मैंने बोला ना, एक लकड़ी के चम्मच को गर्म कीजिएगा, एक स्टील के चम्मच को गर्म कीजिएगा, ज्यादा तेजी से कौन सा चम्मच गर्म होगा, स्टील वाला या लकड़ी वाला? स्टील वाला गर्म होगा। यानी कि स्टील की जो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है वो कैसी है? लो है। जो चीज ज्यादा तेजी से गर्म होगी उसकी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी कैसी होगी? लो होगी। जो चीज
धीरे धीरे गर्म होगी उसकी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी कैसी होगी? हाई होगी। और एक इंपॉर्टेंट बात क्या है, जो चीज तेजी से गर्म होगी वो चीज तेजी से ठंडी भी होगी, और जो चीज धीरे धीरे गर्म होगी वो चीज धीरे धीरे ही ठंडी होगी। आप लोग इसे बिल्कुल ऐसा समझ लीजिए जैसे इंसान को गुस्सा आता है, जिसको बहुत ज्यादा गुस्सा आता है ना, बहुत फ्रीक्वेंटली गुस्सा आता है, उसका गुस्सा बहुत जल्दी ठंडा भी हो जाता है। लेकिन जिसको कभी कभी गुस्सा आता है ना, उसका गुस्सा आसानी से ठंडा नहीं होता है। यही चीज यहां पर भी है। जो इंसान जितनी जल्दी गर्म होता है वो उतनी ही जल्दी ठंडा हो जाता है, यानी कि उसकी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी लो होती है। जो इंसान देर में गर्म होता है वो देर से ठंडा भी होता है, यानी उसकी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी हाई होती है। तो अपने ऊपर अप्लाई करके देख लो, आपकी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी लो है या फिर हाई है। सिंपल सी बात है। अब गाइस, जब हम लोग स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी की बात करते हैं तो एक और छोटा सा साइंटिफिक मेथड है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी को समझने का। प्लीज रिमेंबर, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डेंसिटी। जिस सब्सटेंस की डेंसिटी ज्यादा होगी उस सब्सटेंस की स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी कम होगी, और जिस सब्सटेंस की डेंसिटी कम होगी उसकी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ज्यादा होगी। साइंस वालों ने यह सेंटेंस कई बार पढ़ा होगा कि जो मेटल्स की स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी होती है वो कम होती है, जो नॉन मेटल्स की स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी होती है वो ज्यादा होती है। ये इसीलिए होता है क्योंकि मेटल्स की डेंसिटी हाई होती है और नॉन मेटल्स की डेंसिटी कम होती है। अब हमें सारे के सारे सब्सटेंसेस से मतलब नहीं है, हमें सिर्फ ज्योग्राफिकल सब्सटेंसेस से मतलब है। अब प्लीज एक बात ध्यान रखिएगा, जितने भी ज्योग्राफिकल सब्सटेंसेस हम लोग पढ़ेंगे उन सारे के सारे सब्सटेंसेस में सबसे हाई स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी होती है वाटर वेपर की। वाटर वेपर हैज द हाईएस्ट स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। वाटर वेपर के बाद नेक्स्ट हाईएस्ट स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी होती है एयर की। और यहां पर बट ऑब्वियसली क्योंकि मैंने वाटर वेपर को अलग से लिखा है, आप समझ सकते हैं यहां पर मैं कौन सी एयर की बात कर रहा हूं, ड्राई एयर की बात कर रहा हूं जिसमें वाटर वेपर नहीं है। इसके बाद गाइस, थर्ड हाईएस्ट स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी होती है वाटर की। वाटर के बाद फोर्थ हाईएस्ट स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी होती है लैंड की, और लैंड के बाद लोएस्ट स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी होती है सैंड की। दिस इज हाउ द स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी गोज। हमें सिर्फ इतने ही सब्सटेंसेस की स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी की जरूरत है। और लैंड में भी एक बात चाहे तो याद रख लीजिएगा, 3 टाइप की रॉक्स, सेडिमेंट्री, इग्नियस, मेटामॉर्फिक, इनकी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी इसी ऑर्डर में होती है। सबसे ज्यादा स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी सेडिमेंट्री की है, फिर इग्नियस की है, फिर मेटामॉर्फिक की है। यानी कि सबसे ज्यादा स्लो हीटिंग और स्लो कूलिंग सेडिमेंट्री की होती है, सबसे ज्यादा फास्ट हीटिंग और फास्ट कूलिंग मेटामॉर्फिक की होती है। इसकी आगे जरूरत भी पड़ेगी हमें। तो ये सब्सटेंसेस हैं गाइस जिनकी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी से हम लोगों को मतलब है। तो अब ध्यान से सोचिए, हम लोग तो लैंड और वाटर के सरफेस टेम्परेचर्स के बारे में बात कर रहे हैं,
जब हम लोग लैंड और वाटर को कंसिडर करते हैं तो यहां पर अभी अभी हम लोगों ने क्या लिखा है, वाटर की स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी किससे ज्यादा होती है, लैंड से ज्यादा होती है। अब बात को ध्यान से सोचिए, हमारे पास डे टाइम होता है, नाइट टाइम होता है। अगर हमारे पास कोई कोस्टल एरिया है, ये लैंड है, ये वाटर है, तो डे टाइम में गाइस सन विजिबल होता है, इंसोलेशंस लैंड पर भी पड़ रही होती हैं, वाटर पे भी पड़ रही होती हैं। जैसा अभी अभी हम लोगों ने बात करी, लैंड जितना सरफेस एब्जॉर्प्शन दिखाता है उतना ही सरफेस एब्जॉर्प्शन वाटर भी दिखाता है। लेकिन अब बात को ध्यान से सोचिए, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी के हिसाब से लैंड ज्यादा रैपिड हीटिंग दिखाएगा ना वाटर के कंपैरिजन में। तो गाइस हालांकि दोनों पे सेम अमाउंट ऑफ हीट पड़ रही है, लेकिन हमें हायर टेम्परेचर्स किसके देखने को मिलेंगे, वाटर के लोअर टेम्परेचर्स देखने को मिलेंगे और लैंड के हायर टेम्परेचर्स देखने को मिलेंगे। क्योंकि गाइस लैंड क्या शो करेगा, रैपिड हीटिंग शो करेगा और वाटर क्या शो करेगा, स्लो हीटिंग शो करेगा। लेकिन अब बात को ध्यान से सोचिए, जब नाइट टाइम होता है तब इंसोलेशंस प्रेजेंट नहीं होती है, तब सरफेस हीट एब्जॉर्ब नहीं करता है, हीट लिबरेट करता है। नाइट टाइम में सन तो विजिबल होता नहीं है, हीट तो होती नहीं है अवेलेबल फॉर एब्जॉर्प्शन, तो ऐसे टाइम में गाइस जो सरफेस है वो हीट एब्जॉर्ब नहीं करता, वो हीट लिबरेट करता है। अब जब हीट लिबरेट हो रही होगी तो कूलिंग होगी, और फिर आप लोग जानते हैं अगर कूलिंग होगी तो वाटर उतनी तेजी से कूल डाउन नहीं होगा जितनी तेजी से लैंड कूल डाउन होगा। और इसी वजह से गाइस अब क्या होगा, अब वाटर के टेम्परेचर्स किससे ज्यादा दिखेंगे, लैंड से ज्यादा दिखेंगे। इस सिनारियो में हीटिंग हो रही है, इस सिनारियो में कूलिंग हो रही है। तो जब हीटिंग होगी तो लैंड ज्यादा तेजी से हीट अप हो जाएगा, जब कूलिंग होगी तो लैंड तेजी से कूल डाउन हो जाएगा। इसलिए डे टाइम में लैंड के टेम्परेचर्स हायर होंगे और नाइट टाइम में लैंड के ही टेम्परेचर्स लोअर होंगे। अब आप लोगों ने बचपन से एक सेंटेंस पढ़ा होगा, अब आई गेस आप उस सेंटेंस का एक्सप्लेनेशन दे सकते हैं। डेजर्ट्स आर वेरी हॉट ड्यूरिंग द डेज एंड वेरी कोल्ड ड्यूरिंग द नाइट्स। देखिए सबसे कम स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी किसकी है, सैंड की है। सैंड डे टाइम में बहुत ही तेजी से हीट अप भी हो जाता है और नाइट टाइम में बहुत ही तेजी से कूल डाउन भी हो जाता है। इसीलिए डेजर्ट्स डे टाइम में बहुत ज्यादा हॉट रहते हैं और नाइट टाइम में काफी ज्यादा कोल्ड रहते हैं। सो दिस इज द फर्स्ट थिंग। अभी ऐसा मत समझिएगा कि स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी खत्म हो गई, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी का तो अभी आगे काफी डिस्कशन है, बट ये पहली चीज है जो हमें स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी के बारे में पता होनी चाहिए। सो प्लीज अंडरस्टैंड, पहली बात तो ये। अब हम लोग किसके बारे में बात कर रहे हैं, अब हम लोग सरफेस इंसुलेशंस के बारे में बात कर रहे हैं, क्योंकि ट्रोपोस्फेयर तक की तो बात हो गई थी, अब तो हमें सरफेस के बारे में ही बात करनी है। जब हम सरफेस इंसुलेशंस के बारे में बात करते हैं गाइस, तो भले ही वाटर का एरिया लैंड के एरिया से ज्यादा है,
बट जो सरफेस एब्जॉर्प्शन होता है वाटर का और लैंड का, वो सरफेस एब्जॉर्प्शन इक्वल होता है। क्यों होता है? क्योंकि वाटर जो है वो ट्रांसपेरेंट होता है, सरफेस पे ही वाटर सारी की सारी हीट एब्जॉर्ब नहीं कर पाता है। वाटर की काफी ज्यादा हीट जो वाटर पे इंसिडेंट होती है वो वाटर के इंटीरियर पार्ट में भी एंटर कर जाती है। तो अगर सरफेस एब्जॉर्प्शन लैंड और वाटर का सेम है तो टेक्निकली जो टेम्परेचर्स हैं लैंड और वाटर के वो सेम होने चाहिए एट दी सरफेस आई एम टॉकिंग अबाउट। बट ऐसा नहीं है कि जो सरफेस टेम्परेचर्स हैं लैंड और वाटर के वो सेम होते हैं। ऐसा क्यों नहीं होता है? क्योंकि सिर्फ हीट एब्जॉर्प्शन ही टेम्परेचर्स को कंट्रोल नहीं करता है, टेम्परेचर्स को एक और इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी कंट्रोल करती है जिसे हम लोग क्या कहते हैं? स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी कहते हैं। आपसे कोई स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी की डेफिनेशन नहीं पूछ रहा, कुछ नहीं पूछ रहा, आपको सिर्फ ये याद रखना है कि जिन सब्सटेंसेस की स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ज्यादा होती है वो स्लो टेम्परेचर गेन और स्लो टेम्परेचर लॉस शो करते हैं, जिन सब्सटेंसेस की स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी लो होती है वो रैपिड टेम्परेचर गेन और रैपिड टेम्परेचर लॉस शो करते हैं। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी साइंटिफिकली किसके ऊपर डिपेंड करती है? स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी साइंटिफिकली डेंसिटी के ऊपर डिपेंड करती है। हम लोगों को जितने भी सब्सटेंसेस पढ़ने हैं ज्योग्राफी में, उन सारे के सारे सब्सटेंसेस में सबसे ज्यादा स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी किसकी होती है? वाटर वेपर की होती है। और सबसे कम स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी किसकी होती है? सैंड की होती है। अब अभी तो हमें मेजरली फोकस करना है अपॉन द स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ वाटर एंड लैंड। प्लीज रिमेंबर, वाटर की स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी लैंड की स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी से ज्यादा होती है। इसीलिए डे टाइम में जब हीट एब्जॉर्ब करता है सरफेस तो लैंड ज्यादा तेजी से हीट अप होता है एज कंपेयर टू वाटर, और इसीलिए लैंड के टेम्परेचर्स वाटर के टेम्परेचर से ज्यादा होते हैं। जबकि नाइट टाइम में जो सरफेस है वो हीट का लिबरेशन करता है, और जब सरफेस हीट का लिबरेशन करता है तो वाटर उतनी तेजी से ठंडा नहीं होता जितनी तेजी से लैंड ठंडा होता है, और इसी वजह से जो वाटर के टेम्परेचर्स हैं वो लैंड के टेम्परेचर से हायर होते हैं। सो दिस इज द थिंग दैट वी नीड टू अंडरस्टैंड फर्स्ट। तो गाइस पहले इसके बारे में कुछ बातें लिखिएगा प्लीज, ये आपके लिए एक इंपॉर्टेंट डिस्कशन है, राइट डाउन। If the surface insulations are considered, if the surface insulations are considered, then they are incident, then they are incident both upon land and water, both upon land and water. Though the surface area of land, though the surface area of land is lesser than that of water, is lesser than that of water, but still, the surface heat absorption of land and water, but still the surface heat absorption of land and water is approximately equal, is approximately equal. ब्रैकेट में लिखिए, it is such because, it is such because land completely absorbs heat, land completely absorbs heat
at the surface, whereas since water is transparent, whereas since water is transparent, only a fraction of heat, only a fraction of heat is absorbed by the surface, is absorbed by the surface. Full stop. Since the heat absorbed is the same, since the heat absorbed is the same, the surface temperatures of land and water, the surface temperatures of land and water should be equal, but such is not the case, but such is not the case, comma. It is due to the scientific property, it is due to the scientific property of specific heat capacity, of specific heat capacity, comma. This is a numerical value, this is a numerical value, comma. Lower this value is, lower this value is, higher, sorry, not higher, lower this value is, more rapid is the temperature gain and loss of the substance. More rapid is the temperature gain and loss of the substance, comma. Among all the geographical entities, among all the geographical entities, water vapor has the highest specific heat capacity. Water vapor has the highest specific heat capacity, whereas sand has the lowest. Whereas sand has the lowest, comma. The value for water, the value for water is higher than that of land, is higher than that of land, comma. Due to which during the daytime, when the surface is absorbing heat, land heats up faster than water, land heats up faster than water, leading to higher temperatures, comma. On the other hand,
during the night time, when the surface liberates heat, land cools faster than water. Showing lesser temperatures. Comma. It is due to the lowest value of sand. That deserts are excessively hot. During the day, and excessively cold during the night. Full stop. तो गाइस ये कहानी है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी की, जो अभी के लिए हमें समझनी। तो आज का डिस्कशन यहां तक रखते हैं, कल हम लोग इससे आगे का डिस्कशन करेंगे। सो गाइस, दैट इज ऑल फॉर टुडे। थैंक यू सो मच।